आप शांगजिंग सिटी को बहुत कम आते हैं, कियाओफी ने अनसुना किया। वे विंड स्नो स्कूल के कुछ शिष्य थे। खैर ही उनके संरक्षक और बुजुर्ग बुजुर्ग सिटी कम्युनिस्ट रहेंगे। कियाओफी ने इसके बारे में एक दोस्त से पूछा और कहा, इसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं। हमें इस बारे में ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। वे लोग मार्शल आर्ट की दुनिया में टॉप पर हैं और हम जो कहते हैं उसकी वजह से हमें खुद को परेशानी में डालने से बचना चाहिए। ये रिपोर्ट ही उस आदमी के चेहरे पर ठंडक है। उसने झट से समझ गया। मैं बिल्कुल उत्सुक था। आखिरकार वे विंड स्नो स्कूल से हैं। हाँ, क्या आप में से कोई भी शास्त्रीय नोटबुक है कि विंड स्नो स्कूल में हर कोई शक्तिशाली है? बिल्कुल नहीं। अंडस्को शिष्य थे। वे शीफेंघों शक्तिशाली नहीं थे। वे शायद पहली बार मिले होंगे या मुझे नहीं लगा होगा कि वे शांग शहर में कोई हलचल पैदा कर सकते हैं। वे शांगजिंग में क्या करने जा रहे हैं? कई लोगों ने उत्सुकतावश प्रश्न पूछे। वे मार्शल आर्ट की दुनिया के उच्च वर्ग के बारे में बहुत कम जानते थे। कियाओ ज़ान अपने से अलग थे क्योंकि वह सम्राट किंग से संपर्क कर सकते थे। इसलिए कियाओ ज़ैन आम लोगों की तुलना में अधिक नोट थे। हालांकि उसने बहुत सारी बातें बताईं, फिर भी वह इस समय उनसे मिलना नहीं चाहती थी। कियाओ ज़ैन शांति से मुस्कुराओ। उन्होंने विंसोल ग्लास उठाया और कहा, यह खबर कुछ अटकलों पर आधारित थी और इस पर कोई निष्कर्ष नहीं निकला था। केवल एक चीज जो मैं आपको बता सकता हूं वह यह है कि विंड स्नो स्कूल के वे शिष्य पर्यवेक्षक आपको इंग्लैंड गए थे। उन्होंने एक स्थानीय राजकुमार को नाराज कर दिया है। पर्यवेक्षक ने कहा कि उसने अपनी जान चुकाई और अन्य लोगों को 6 साल तक वहां मरहम लगाने वाले के रूप में काम करना शुरू कर दिया। वे अब उत्पीड़कों से निकाले जा रहे हैं, परंतु मुझे इस बात का यकीन नहीं है कि वे खोजे जा रहे हैं। और यदि मैं उनका उद्देश्य भी जानता हूं तो भी मुझे ये लेख नहीं बताएगा। समझ गया भाईजान। अन्य मार्शल कलाकारों ने एक दूसरे की ओर से सिर हिलाया और अन्य लोगों की ओर से देखने से खुद को रोक नहीं सके जो सैनिक नहीं थे। ये स्पष्ट है कि हमें इसके बारे में अधिक बात नहीं करनी चाहिए। कियाओ जान स्पष्ट रूप से उन सामान्य लोगों से कम बात करने के लिए कह रही थी। हालांकि उन मार्शल कलाकारों को यह नहीं पता था कि कियाओ ज़ैन केवल ग्रैंड मास्टर प्रारंभिक चरण में था और यह सामान्य था कि बहुत सी बेकार जगह थी जो वह नहीं जानता था। वैसे मैंने सुना है कि चेन फैमिली की लिंकुन ट्रेडिंग की जिम्मेदारी ली जा रही है। कियाओ जान के बगल में बैठे एक शख्स ने पूछा। झांग चेन ने उत्तर देते हुए कहा, पूछने के लिए धन्यवाद। मैं जल्द ही लिंकुन ट्रेडिंग का अध्यक्ष बनूंगा। अगर आपको तब तक किसी सहायता की आवश्यकता हो तो कृपया मुझे बताएं। लिंजी की नजर इस युवा पर कुछ सेकंड के लिए रुकी। लिंकुन ट्रेडिंग एक उच्च स्तरीय उद्यम था। अतीत में केवल झांग कबीले का मुख्य सदस्य ही इसका कार्यभार संभाल सकता था। ऐसा लग रहा था कि यह झांग चेन वास्तव में प्रतिभाशाली था। बधाई हो भाई झांग चेन। बधाई हो चेन। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। उनके आसपास के सभी लोगों ने उन्हें बधाई दी और यहां तक कि लिंजी ने भी मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया क्योंकि हर कोई जानता था कि इस पद का क्या मतलब है। कियाओ ज़ान ने झांग चेन को एक अलग नजर से देखा और कहा, चेन अब आप लिंकुन ट्रेडिंग के अध्यक्ष हैं। मुझे लगता है कि आपको अपने परिवार का मुख्य सदस्य बनने में 2 साल से भी कम समय लगेगा। मैं अपनी उंगलियां क्रॉस करके रखूंगा, झांग चेन ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, झांग चेन वास्तव में प्रतिभाशाली है। लिंजी भी अब ठीक हैं। कियाओफी ने उत्तर दिया। मैंने सुना है कि लिंजी अपने परिवार से एक उद्यम लेने जा रहे हैं। यह अवश्य ही आशाजनक होगा, है ना? ऐसा नहीं है, ये सिर्फ। लिंजी ने अपने अभिनय की शुरुआत की। उन्होंने विनम्रतापूर्वक अन्य लोगों को अपना हालिया प्रदर्शन बताया। फिर उन्होंने कियाओ ज़ान की ओर देखा और कहा, हेवनली स्ट्रेंज नीलामी की वार्षिक नीलामी 2 दिनों में शुरू होगी। भाईजान, तुम मेरे साथ वहां क्यों नहीं चलते? आपको मुझे खुद को साबित करने का मौका देना होगा। ये पहले से ही एक स्पष्ट प्रशंसा थी और लिंजी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहे थे। यदि कियाओ ज़ान ने वह प्रशंसा खरीदी तो उनका रिश्ता जल्द ही बहुत करीब हो जाएगा। यदि वह असफल हो जाता तो अन्य लोग सोचते कि वह केवल विनम्र बनने का प्रयास कर रहा था। मैं हेवनली स्ट्रेंज नीलामी में जाऊंगा, लेकिन मैं वहां अपने परिवार के साथ जाऊंगा। पूछने के लिए धन्यवाद, कियाओ ज़ान ने लापरवाही से उत्तर दिया। एक दूसरे का अभिवादन करने के बाद वे फिर से बातचीत करने लगे। उनमें से ज्यादातर नीलामी के बारे में बात कर रहे थे। हेवनली स्ट्रेंज नीलामी का मुख्यालय शांगजिंग शहर में था। उनके व्यवसाय में न केवल प्राचीन वस्तुएं बल्कि सभी प्रकार के अजीब खजाने भी शामिल थे। यदि उनके पास कोई रहस्यमय पत्थर होता तो वे उसकी कीमत एक रत्न की तरह रखते। कभी कभी ये प्राकृतिक बहुमूल्य सामग्री हो सकती है और कभी कभी ये सिर्फ साधारण पत्थर हो सकते हैं। उन्होंने नीलामी को जुए के घर की तरह चलाया। बात सिर्फ इतनी थी कि उनका व्यवसाय 100% वैध था। अक्सर आने वाले लोग अमीर लोग थे जो प्राचीन वस्तुएं इकट्ठा करना पसंद करते थे। वार्षिक कार्यक्रम में नीलामी घर द्वारा वर्ष के दौरान एकत्र किए गए सभी खजाने शामिल होंगे, जिसने नीलामी को काफी आकर्षक बना दिया है। पिछले साल के अंत में हुई आखिरी नीलामी ने 5 अरब बिक्री मूल्य के साथ कई रिकॉर्ड तोड़े। इसलिए बहुत से लोग ये देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकते थे कि इस वर्ष क्या होने वाला है। यह आयोजन केवल उन लोगों के लिए आकर्षक था जो वास्तव में इसमें रुचि रखते थे। झांग हान, जिन्होंने खुद को मिंग मैंग और जी यान के लिए समर्पित कर दिया था, ने कभी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया था। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा था कि उनके पास विकल्प खत्म हो गए हैं। अगले दिन दोपहर को तांग जियाई और फू होंगशान झांग हान से मिलने आए। वे नेपाल में छुट्टियां मनाने के लिए कल हांगकांग से जा रहे थे। ये महल वास्तव में सबसे शानदार इमारत है जिसे मैंने कभी देखा है। ये भव्य और सुरुचिपूर्ण है। मैं इसे देखकर ही सहज महसूस करता हूँ। मैं यहाँ रहने के लिए आपसे बहुत ईर्ष्या करता हूँ, होंग किताओ ने तब कहा जब उन्होंने 5वीं मंजिल पर रेस्तरां में हॉटपॉट खाया। आंटी टैंग, अंकल होंग, अगर आपको ये पसंद है तो आप यहाँ कुछ और दिन रुक सकते हैं, जी यान ने मुस्कुराते हुए कहा। हमें यहाँ आकर पहले से ही काफी खुशी महसूस हो रही है, लेकिन हम यहाँ लंबे समय तक नहीं रह सकते। तांग जियाई ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और कहा, हम आपके मधुर समय में खलल नहीं डालना चाहते। जब वह बोल रही थी तो तांग जियाई ने उसे संकेत दिया। उन शब्दों ने जी यान को शर्मा दिया। वह कुछ कहना चाहती थी लेकिन उसे नहीं पता था कि कहां से शुरू करें। सौभाग्य से जब मिंग मैंग ने झांग हान द्वारा उसके लिए छीले गए झींगे को खाया तो उसने बुदबुदाते हुए कहा, मेरा परिवार हमेशा मीठा, बहुत मीठा है। उसकी बातों ने बड़े बड़ों को जोर से हंसने पर मजबूर कर दिया। तभी झांग हान का सेल फोन बजा। मुझे कॉल का उत्तर देना होगा। तौलिए से अपने हाथ पहुंचने के बाद झांग हान घूमा और भोजन कक्ष से बाहर चला गया। वह गलियारे में खिड़की के पास सोफे पर बैठ गया और अपना फोन निकाला। तभी उसने शांगजिंग का एक अजीब नंबर देखा। उसने कॉल का जवाब दिया और फोन पर एक महिला की आवाज सुनी।
झांग हानयांग, क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ? कुछ गलत है, झांग हान ने पूछा। फोन पर आवाज वर्मिलियन बर्ड टीम के कप्तान जियांग यानलान की थी। उसकी आवाज फोन पर धीमी आवाज बदलने वाले की तरह धीमी और नर्म थी। दूसरे लोग उसे आसानी से पहचान सकते थे। तुम्हारे बारे में कुछ ऐसा है जो मुझे आश्चर्य है कि क्या तुम सुनना चाहोगे? जियांग यानलान उसे चिढ़ा रहा था। बस मुझे बताओ, आपको कहना चाहिए, कृपया मुझे बताएं, या ऐसा लगता है जैसे मैं आपसे इसके बारे में बताने का अवसर मांग रहा हूं, जियांग यानलान ने धीरे से कहा। झांग हान को यह अजीब लगा क्योंकि वह वास्तव में उससे अवसर की भीख मांग रही थी। जियांग यानलान ने उसे अनुमान लगाने से नहीं रोका। उसने उसे चिढ़ाना बंद कर दिया क्योंकि वह निर्दयी झांग था जिससे वह बात कर रही थी। जियांग यानलान ने पूछा, मुझे नहीं पता कि आपने स्वर्गीय अजीब नीलामी के बारे में सुना है या नहीं। आप इतने सालों से शांग जिंग में हैं और मुझे लगता है कि आपने इसके बारे में जरूर सुना होगा। हाँ, मेरे पास है। तय कार्यक्रम के मुताबिक कुछ ही दिनों में नीलामी शुरू हो जाएगी। झांग हान पहले भी कई बार इसमें शामिल हो चुका था, इसलिए उसे एजेंडा स्पष्ट रूप से पता था। इस साल की नीलामी कल दोपहर 2 बजे शुरू होगी। इस साल नीलामी अलग होगी, या कम से कम यह आपके लिए अलग होगी, क्योंकि इसमें कई और चीजें मौजूद होंगी, जिनमें प्राचीन वस्तुएं और कुछ यादगार वस्तुएं जैसे फोटो, डायरी आदि शामिल होंगी। जियांग यानलान गंभीर लग रही थी और उसकी आवाज और भी हल्की हो गई। उसने फिर धीरे से और उत्सुकता से कहा, मैंने तुम्हें यह इसलिए बताया क्योंकि वह जानकारी मुझे तुम्हारे पिता झांग गुआंगयू ने भेजी थी। झांग कबीले में आपका विलाप खाली है क्या? झांग हान एक सेकंड के लिए झिझके। उसकी अभिव्यक्ति स्थिर हो गई और जल्द ही वह अपमानजनक हो गया। उन लोगों ने उसके घर का सारा सामान लूट लिया और उसे नीलामी में बेचने के लिए भेज दिया। झांग हान को यह देखकर बहुत हैरानी हुई कि ये लोग इतने हृदयहीन हो सकते हैं। उन्होंने घर खाली कर दिया जबकि उसके पिता और माँ अभी भी वहां रह रहे थे। झांग हान को आश्चर्य हुआ कि क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके पास पैसे की कमी थी या क्योंकि वे वहां रहने वाले पूर्व कुलपति से नाराज थे। झांग हान का मूड इस बार जटिल था। वह वास्तव में परेशान था, जो स्वाभाविक था, और वह बहुत निराश भी था। जब झांग गुआंग्यो ने परिवार के मुखिया का पदभार संभाला तो परिवार की ताकत कई गुना बढ़ गई थी। अब वे उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? यह मानवीय रिश्तों का सतीपन हो सकता है। ओह झांग हानयांग, आवेगी मत बनो। आपको धैर्य रखना चाहिए। मैं आपको यह इसलिए बता रहा हूं ताकि आप अपना दिमाग तैयार कर सकें। यह एक कारण से हुआ, मुझे लगता है कि इसका विंस्नो स्कूल के उन शिष्यों से कुछ लेना देना है। हम अभी भी इसका पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन साथ ही आपको शांत रहना चाहिए और इंतजार करना चाहिए। शांग जिंग गड़बड़ करने की कोई जगह नहीं है। जैसे ही हमारे पास नई जानकारी होगी, मैं आपको सूचित कर दूंगा। जियांग यानलान ने उसे जल्दी से याद दिलाया। उसकी बात खत्म हुए 2 सेकंड हो चुके थे, लेकिन झांग हान अभी भी चुप थी। जियांग यानलान पुनर्विचार कर रहा था कि क्या झांग हान को खबर बताना वास्तव में एक अच्छा विचार था। लेकिन अगर उसने उसे अभी नहीं बताया तो झांग हान को खुद पता चलने पर वह क्रोधित हो जाएगा, जिसके और भी गंभीर परिणाम होंगे। सौभाग्य से झांग हान की आवाज जल्द ही फिर से फोन से बाहर आ गई। इस बार उसकी आवाज धीमी और शांत लग रही थी। मुझे ये बताने के लिए धन्यवाद। मैं उनका कोई कारण नहीं सुनना चाहता। मैं खुद ही नीलामी में जाऊंगा। इसके बाद झांग हान ने फोन रख दिया और उसके चेहरे के भाव सामान्य हो गए। शायद उन्होंने किसी कारण से ऐसा किया, लेकिन कारण चाहे जो भी हो, झांग हान के लिए यह अभी भी शायद ही स्वीकार्य था। 10 सेकंड तक वहां बैठने के बाद झांग हान खड़ा हुआ और रेस्तरां में लौट आया। भोजन कक्ष में वापस आकर वह फिर से मुस्कुराया, लेकिन जियान को उसके मूड में बदलाव का पता चल गया था। जल्द ही देर रात हो गई। झांग हान बिस्तर के पास मिंगमैन के साथ था जबकि जियान आधा जाग रहा था। उसे बिस्तर का दूसरा किनारा अब खाली महसूस हुआ। वह उठी और जांच की, लेकिन पाया कि झांग हान इस समय बिस्तर पर नहीं था। वह नंगे पैर बालकनी में चली गई और उसने झांग हान को एक कुर्सी पर बैठे चुपचाप चंद्रमा की ओर देखते हुए देखा। जियान को बाहर आते देख झांग हान ने उसकी ओर देखा और गर्मजोशी से मुस्कुराया। जियान ने अपने लाल होंठ चाटे और आगे बढ़ गई। फिर उसने झांग हान के कंधे पर अपना सिर झुकाया और धीरे से कहा, क्या परेशानी है? इसमें चिंता की कोई बात नहीं है, बस मेरी कुछ भावनाएं हैं। झांग हान ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और आह भरी। झांग परिवार एक ऐसी जगह है जो मेरी पुरानी यादों को संजोए हुए है। मैं उस जगह और उन लोगों से प्यार करता हूं, भले ही उन्होंने गलतियां की हों या उन लोगों के प्रति क्रूर रहे हों जिन्हें मैं प्यार करता हूं। मैं अपना हाथ उछालकर उन्हें मार सकता हूं, लेकिन मुझे डर है कि मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। शायद मेरा अब भी उनके साथ भावनात्मक रिश्ता है। कभी कभी मुझे ये भी नहीं पता होता कि मेरे अंदर सबसे गहरे में क्या है। मानवीय रिश्ते बहुत जटिल हैं, बट मैं पट्टी अच्छी तरह से जानता हूं। जियान ने अपना सिर झांग हान की गर्दन पर रांगा। उनके कोमल गाल झांग हान की त्वचा से चिपका हुआ था। फिर उसने फुसफुसा करने कहा, आप मेरे और मिंग के प्रति बहुत दयालु हैं। आपको आराम की कोई बड़ी परवाह नहीं है। आप अपने शत्रु के प्रति ठंडे हैं। आप एक ही समय में मर्दाना और सौम्या हो सकते हैं। हमारा रिश्ता तयशुदा है और मैं आपके साथ खुद को भाग्यशाली महसूस करता हूँ। जब तक आप हमारे साथ रहेंगे और मैं हमेशा खुश रहूंगा। जब तक आप अपने माता पिता के घर नहीं जाएंगे, हम अपनी शादी रोकेंगे। हम हमेशा एक साथ खुशहाल जीवन जिएंगे। हाँ, झांग हान हंसे। बेशक, हम तब खुश होंगे और यह हमारे अंतिम लक्ष्य का एक छोटा सा हिस्सा है। ये बस, आप बहुत उत्कृष्ट हैं, जो मुझे एक ट्रॉफी पत्नी की तरह महसूस कराता है। मुझे यकीन नहीं है कि आपके माता पिता मुझे पसंद करेंगे या नहीं, जीन यान चिल्लाकर ने कहा। यह असंभव है। झांग हान हंसे। आप एक ट्रॉफी पत्नी नहीं हैं। आपकी मिंगमैन को बहुत अच्छे से पाला है और आप एक महान स्टार हैं। आपने मुझे अपने साधना स्तर को बढ़ावा देने में भी मदद की है, जिसका अर्थ है कि शराबी जीवन का हमारा सपना जल्द ही सच होगा। शांति पाने से पहले लोगों को शांति से बाहर निकलना होगा। आपके और मेरे डिवाइस की सुरक्षा मेरे लिए हमेशा सबसे पहले आती है। ठीक है, जब तक आप यहाँ हमारे साथ हैं, मैं बेहद सुरक्षित महसूस करता हूँ और मेरा मतलब इस जगह की सुरक्षा से है। मुझे नहीं पता कि कोई और जोखिम क्या है। उदाहरण के लिए, ऐसे प्रलोभन हैं जिनका आप विरोध नहीं कर सकते। अगर आप इनमें से किसी के भी सामने काम करने का साहस करते हैं, तो मैं अपनी माँ-पिता के घर वापस चली जाऊंगी और मिंग मिंग को मेरे साथ लाओ, उसने कहा। ये सुनकर झांग हान लगभग हंसने लगा। जी यान ने फिर अपना हिलाया सिर ताकि वह झांग हान के शरीर को और अधिक आराम से छिपा सके। फिर उसने पूछा, तुम परेशान क्यों हो? ये जांग वंश का क्या कारण है? हाँ, जैन हान ने सिर हिलाया और उत्तर दिया, उसे मेरे माता पिता के घर से सब कुछ बाहर निकाल दिया गया।
फर्नीचर, प्राचीन वस्तुएं और यहाँ तक कि तस्वीरें भी। इन सभी की कल हेवनली स्ट्रेंज में नीलामी की जाएगी। जियान थोड़ी देर के लिए झिझका, फिर उसने अपना मॉडल दिखाया और कहा, वे लाइन से बहुत बाहर हैं। वे निश्चित रूप से हैं। झांग हान ने सिर हिलाया और सुदूर समुद्र की ओर देखा। चांद अब पुराने जमाने में छिपा हुआ था और रोशनी थी। समुद्र अंधेरा और उदासी लग रही थी, लेकिन इसका जंग हान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आइए कल शांग जिन सिटी आर्किटेक्चर, झांग हान ने अचानक धीरे धीरे प्रस्ताव रखा। जियान ने झांग हान की बारात में हिला सिरिया। ठीक है। उन्हें प्रभाव सा पता चला कि शांगजिंग शहर की उनकी यात्रा से बहुत बड़ी बर्बादी पैदा होगी। शांगजिंग सिटी झांग हान के घरेलू क्षेत्र में तब तक ऐसा हुआ जब तक उसे छोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया गया। अब जब उसे वापस भेजा गया तो उन लोगों को इसकी कीमत चुकानी पड़ी। तैयारी के लिए उसे नीची दृष्टि से देखा गया, उसके खिलाफ साजिश रची थी और उसके खिलाफ साजिश रची थी। जियान भी मन ही मन सोच रही थी, जिस किसी ने भी मेरे पति को दुखी किया और जिसने उन्हें धमाका किया, उसे भारी कीमत चुकानी पड़ी। कुछ सेकंड बाद झांग हान मुस्कुराया जब उसने जियान को अपनी बाहें हिलाते देखा। फिर उसने जियान को अपनी बाहों में उठाया और वापस अपने शयनकक्ष में चला गया। वे एक दूसरे की बाहों में सो गए। अगली सुबह लगभग 6 बजे जब झांग हान नाश्ता तैयार करने के लिए उठा तो उसने झाओ फैंग को बुलाया। जियाओ फेंग, इस बार शांगजिंग की हमारी यात्रा के लिए तैयारी करें और अधिक पैसे लाना सुनिश्चित करें। झांग हान ने जो कहा उसे सुनकर झाओ फैंग के चेहरे के भाव ठिठक गए। हुश, वह झट से अपने बिस्तर से उठ गया, पूरी तरह जाग गया। जैसे ही ये शब्द उसके दिमाग में गूंजने लगे, उसकी आंखें धीरे धीरे खुल गईं। आज सुबह शांगजिंग, अधिक पैसा तैयार करें, कुछ तो हुआ होगा। निर्दयी झांग शांगजिंग में वापस आ जाएगा, शो चालू है। झांग फैंग के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान थी। पिछली बार जब वह वहां गया था तब से वह कमजोर था, लेकिन फिर भी उसने लिंजी, झांग युआन और अन्य लोगों को हरा दिया था क्योंकि उसने इसके लिए बहुत तैयारी की थी। पर अब वह पहले से ही वू दाओ ग्रैंड मास्टर थे। सुरक्षा दल के 5 जनरल और लेंग यू सभी ग्रैंड मास्टर क्षेत्र में आगे बढ़ चुके थे। इस टीम में 6 ग्रैंड मास्टर्स और लगभग 100 हेवन स्टेज और अर्थ स्टेज मास्टर्स थे। उन्होंने सोचा कि टीम काफी शक्तिशाली थी, इसलिए इस बार उन्हें पिछली बार जितने फॉलोअर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। वह छोटे पैमाने के झगड़ों और गड़बड़ियों से निपट सकता था और जहां तक उन वास्तविक शक्तियों का सवाल था, उसका मालिक उसकी मदद करेगा। झाओ फैंग ने जल्दी से अपना सेलफोन उठाया और एक नंबर डायल किया। योंग, कंपनी की कार्यशील पूंजी तैयार करो और शांगजिंग के लिए 8 बजे की उड़ान की टिकट बुक करो। क्या हमारा बॉस शांगजिंग जा रहा है? फोन पर बात करने वाला व्यक्ति आश्चर्यचकित लग रहा था। हाँ, झाओ फैंग ने उत्तर दिया। अब मैं ठीक से नहीं जानता कि यह क्या है, बस पहले तैयार हो जाओ। मैं इस बार आपके साथ जाना चाहता हूँ, जू योंग ने कुछ झिझक के बाद कहा। हमारे पास हाल ही में कंपनी में करने के लिए बहुत कुछ नहीं है। जब मेरी छुट्टी होगी तो मैं प्रशिक्षक लियू को अपनी पाली संभालने दे सकता हूँ। झाओ फैंग ने एक पल के लिए इसके बारे में सोचा और सहमत हो गए। ठीक है, मैं उसे इसके बारे में बताऊंगा। इसके बाद उन्होंने फोन रख दिया। फिर उसने प्रशिक्षक लियू का नंबर डायल किया और उसे स्थिति बताई। फोन पर मौजूद व्यक्ति ने कहा, आपने क्या कहा? तुम 2 छोटे कमीने हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मौज मस्ती के लिए बाहर जाने और मुझे शिविर में छोड़ने की? मैंने पहले तुम्हारी इतनी अच्छी देखभाल की थी और अब तुमने उसे पीछे छोड़ दिया है। तुम कृतघ्न बालकों। झाओ फैंग को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उस आदमी ने ऐसे बात की जैसे झाओ फैंग ने उसे छोड़ दिया हो, इसलिए झाओ फैंग ने नाराजगी से जवाब दिया, ये काफी है, आप हमारे साथ जा सकते हैं। ये सही है, फिर मैं उठूंगा और कंपनी में आपका इंतजार करूंगा, प्रशिक्षक लियू ने खुशी से जवाब दिया और तुरंत फोन रख दिया। वह अच्छी तरह से जानता था कि जब झांग हान शांगजिंग में वापस आएगा तो क्या होगा, खासकर रैंकिंग सूची जारी होने के बाद। वह एक संवेदनशील व्यक्ति था और उसे अनुमान था कि उसका बॉस अनिवार्य रूप से सम्राट किंग के साथ लड़ाई में समाप्त होगा, जो दक्षिण और उत्तर के सबसे शक्तिशाली युवाओं के बीच टकराव होगा। क्या सम्राट किंग का शासन जारी रहेगा या यह अंत होगा? वह इसे देखने के लिए इंतजार नहीं कर सका। इसके अलावा सुरक्षा दल के सदस्यों को पता था कि झांग हान को शांगजिंग को क्यों छोड़ना पड़ा। उन्हें समझ नहीं आया कि झांग हान ने अब वापस लौटने का फैसला क्यों किया, लेकिन वे जानते थे कि झांग हान की वापसी शांगजिंग की मार्शल आर्ट दुनिया को हिला देगी। झांग हान की वापसी की खबर धीरे धीरे शांगजिंग शहर में फैल गई। झांग हान के परिवार ने अपने कपड़े पहने और कुछ नाश्ता किया। फिर वे पहली मंजिल पर चले गए और छोटे चौराहे पर पार्टर के पास पुरुषों का एक झुंड खड़ा देखा। वांग झानपिंग, वांग झानजोंग, वांग झानहोंग, वांग मिंग, रोंग जियाक्सिन, झाओ फैंग और अन्य लोग वहां खड़े होकर बातें कर रहे थे। उनमें से कम 20 थे। झांग हान और उसके परिवार को बाहर आते देखकर वे सभी पीछे मुड़े और उनका अभिवादन किया। आप? झांग हान ने उनकी ओर देखा और पूछा, क्या आप सभी हमारे साथ जा रहे हैं? बिल्कुल, शांगजिंग एक खतरनाक जगह है। हान, मुझे नहीं लगता कि आप उन्हें अकेले सुरक्षित रख सकते हैं, वांग झानपिंग ने धीमी आवाज में कहा। और अब आप अकेले नहीं हैं। हाँ, अगर आपको हमारा साथ मिलेगा तो यह ज्यादा सुरक्षित रहेगा। अच्छे से। अंत में झांग हान ने अपना सिर हिलाया। वांग झानपिंग ने कुछ देर सोचा और वांग झानहोंग को रुकने के लिए कहा ताकि रेस्तरां का प्रबंधन किया जा सके। अन्य लोग पहाड़ी से नीचे चले गए। वे अपनी कार में बैठे और कंपनी तक पांडा की कार का पीछा किया। जब वह कंपनी में पहुंचे तो झांग हान ने झांग ली, जूफी, जू योंग और यहां तक कि लेई तियानान को भी देखा। इस आदमी को हांगकांग पर शासन करने की ज्यादा परवाह नहीं थी और वह झांग हान के साथ घूमने में खुश था। वह इस बार मुख्य रूप से यहाँ था क्योंकि वह जानता था कि झांग हान और सम्राट किंग के बीच लड़ाई होगी। वह अकेले ही लड़ाई देखना चाहता था। इसके अलावा लेई तियानान, जियान और मिंगमैन जैसे अपने प्रियजनों की मदद करके झांग हान की मदद करना चाहता था। आखिरकार सुबह 8 बजे एक निजी जेट मिंगमैन ग्रुप के पीछे हवाई अड्डे पर उतरा। झांग हान का परिवार वांग झानपिंग, वांग झानजोंग, वांग मिंग, झाओ फैंग, जू योंग, एल्डर मिंग, प्रशिक्षक लियू, लेंग यू और लेई तियानान। झांग हान को छोड़कर कुल मिलाकर 9 वुडाओ ग्रैंड मास्टर्स थे। धीरे धीरे झांग हान के अनुयायियों की शक्ति में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। झांग ली और जूफी सहित 20 लोगों को एक निजी जेट मिला। जल्द ही इंजन चालू हो गया और प्राइवेट जेट आसमान में उड़ गया। विमान में परिचारिका ने पे की गाड़ी को धक्का दिया और सभी को पे वितरित करने के लिए चारों ओर चली गई। मिंग मैंग ने कुछ जूस का ऑर्डर दिया और खिड़की के पास बैठ गई। वह बहुत रोमांचित लग रही थी। परिवार फिर से एक साथ घूमने जा रहा था। 3 घंटे की उड़ान के बाद निजी जेट अंततः शांगजिंग अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा।
हालांकि जू योंग को सुबह ही यात्रा के बारे में सूचित किया गया था, लेकिन उन्होंने बहुत ही कम समय में यात्रा की पूरी व्यवस्था कर दी। जैसे ही वे विमान से उतरे, उन्होंने देखा कि 10 काली रोल्स रॉयस फैंटम वहां इंतजार कर रही थी। उन कारों में और कोई नहीं था। काले सूट में एक आदमी कारों के सामने सम्मानपूर्वक खड़ा था। झांग हान और अन्य लोग कारों की ओर चले और जू योंग उस आदमी के पास गए। उसने सूट पहने व्यक्ति का अभिवादन करने के लिए अपना दाहिना हाथ उठाया। हेलो मिस्टर वांग, मैं जू योंग हूँ। नमस्कार श्री जू, यहाँ उन कारों की चाबियां हैं। जब तुम्हें उनकी जरूरत न हो तो बस मुझे फोन कर लेना। उस आदमी ने तुरंत जू योंग से हाथ मिलाया और युक्तियां बताईं। वह लियू क्विंगफेंग के अधीनस्थों में से एक था। लियू फैंगक्विंग के पूरे देश में हजारों सहायक थे, जिनमें से कई बड़े शहरों में थे। इसलिए उसके लिए झांग हान के लिए कुछ कारों की व्यवस्था करना बहुत आसान था। जू योंग को यह स्पष्ट रूप से पता था, इसलिए उसने सुबह बिना किसी हिचकिचाहट के लियू क्विंगफेंग को फोन किया। उन्हें किसी ड्राइवर की जरूरत नहीं थी, क्योंकि सुरक्षा समूह के सदस्य गाड़ी चला सकते थे। अभिवादन के बाद जू योंग पहली कार में बैठे और उसे हवाई अड्डे से बाहर ले गए। 1 घंटे बाद उन्होंने नॉर्थ थर्ड रिंग रोड पर डोंगफेंग होटल में चेक इन किया, जो इस ब्लॉक का सबसे शानदार होटल था। प्रेसिडेंशियल स्वीट की कीमत प्रतिदिन 160,000 युआन थी और उन्होंने 7 स्वीट बुक किए, जिनमें से प्रत्येक को 2 या 3 लोगों द्वारा साझा किया गया था। जब वे होटल पहुंचे और रेस्तरां में दोपहर का भोजन समाप्त किया तो लगभग 1 बज रहा था। वे अलग हो गए और अपने अपने कमरों में वापस चले गए। पापा, हम मौज मस्ती करने कब बाहर जा रहे हैं? मिंग मैंग से पूछा, जो झांग हान के बगल में सोफे पर बैठी थी। झांग हान के स्वीट में अन्य लोग भी चर्चा का इंतजार कर रहे थे। यह ज्यादा समय नहीं लगेगा। इससे पहले कि झांग हान ने बोलना समाप्त किया, जियान ने मुस्कुराते हुए उसे रोका। कल के बारे में क्या ख्याल है? आज हमें थोड़ा आराम करने की जरूरत है। अब दोपहर हो चुकी है और जल्द ही बाहर अंधेरा हो जाएगा। पापा को अभी भी बहुत काम करना है। कैसा रहेगा अगर हम यहाँ कार्टून देखें और उसके वापस आने का इंतजार करें? ओह, मिंग मैंग आश्चर्यचकित लग रही थी। उसने जियान और झांग हान की ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया। ऐसा लग रहा था जैसे उसके मन में अन्य विचार हों। जियान ने अपना सिर नीचे किया और मिंग मैंग से कुछ फुसफुसाया। फिर मिंग मैंग ने सिर हिलाया। ओह हाँ, ठीक है पापा, मामा और मैं आपके वापस आने का इंतजार करेंगे, लेकिन आप हमें बहुत देर तक इंतजार करते हुए मत छोड़ना। बहुत अच्छा, झांग हान ने उत्तर दिया और सिर हिलाया। फिर वह खड़ा हुआ और वांग जानपिंग और अन्य लोगों की ओर देखा। मैं रुकूंगा, वांग जानपिंग ने कहा। उसने झांग हान के दिमाग को पढ़ लिया था। मैं भी यहीं रहूंगा, मैं आपका मजा खराब नहीं करना चाहता, वांग झानजोंग ने मुस्कुराते हुए कहा। हर कोई जानता था कि उन्हें झांग हान की सुरक्षा के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। जियान और मिंग मैंग की सुरक्षा के लिए उनके लिए यही रहना बेहतर होगा। इसके अलावा उन्हें नीलामी में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। तो फिर हम भी नहीं जाएंगे, वांग मिंग और रोंग जियाक्सिन ने कहा। उनमें से अधिकांश ने वहीं रहना चुना। मैं जाऊंगा। प्रशिक्षक लियू ने अपना हाथ उठाया। उसने चेहरे पर आत्मसंतुष्ट मुस्कान लाते हुए कहा, बॉस, मैं आपके साथ चलूंगा। उनके शब्दों ने झांग हान को हंसाया। अंत में केवल झाओ फैंग, जू योंग, झांग ली, टीचर लियू और लितियान ही टोक्यो में झांग हान की यात्रा में शामिल हुए थे। लगभग समय हो गया था। वे बाहर जाने के लिए तैयार थे। उनके जाने से पहले जियान झांग हान के सामने खड़ा था। उसने धीरे धीरे झांग हान के स्टॉक को ठीक किया और फुसफुसाया से कहा, तुम बहुत सुंदर हो, बस अपनी इच्छा का पालन करो। उन्होंने कहा था कि उनके और मैंग के साथ झांग हान खुद को परेशानियां पैदा करने से रोकती हैं, लेकिन अब वह नहीं चाहती थी कि वह ऐसा करें। वह शांगजिंग में लौट आया था, इसलिए उन लोगों को इस यात्रा के दौरान अतीत में पीड़ा दी गई थी कि निदेजांग शहर में वापस आ गया था। ये बहुत अच्छा है। झांग हान ने जियान की ओर देखा और हंसे। वह अपने गोरे गालों को चबाने के लिए बढ़ाती है और मिंग मिंग के सिर को रांगा करती है। फिर वह अन्य लोगों के साथ स्वीट से बाहर चला गया। जैसे ही वह दरवाजे से बाहर निकला, उन लोगों को लगा कि बॉस अब वह नहीं कह रहा जो उसने किया था। उन्हें आश्चर्य हुआ कि यह शांत प्लाजा शहर की स्थिति में बदलाव का संकेत कैसे है। हेवनली स्ट्रेंज कॉमिक्स के अध्यक्ष 10 अन्य लोमहर्षक सहयोगियों के भी प्रभारी थे। वह एक रहस्यमय व्यक्ति था। हर कोई जानता था कि वह एक मार्शल कलाकार था, लेकिन व्यक्तिगत रूप से बहुत कम लोग मिले थे। गैलरी तो उनका एक छोटा सा शौक था। उसे प्राचीन वस्तुएं और सामूहिकता बहुत पसंद थी। वह कई दिनों तक इन बिल्डरों की तारीफ करता रहा और फिर उन्हें बेच दिया। इसी तरह हर साल की नीलामी होती थी। सबसे पहले उनके व्यावसायिक साझेदारों के अलावा कुछ ही लोग थे जो इस क्रिया में रुचि रखते थे। हालांकि पहले साल की कलाकृतियों में से एक उन प्राकृतिक गोदामों और दुर्लभ प्राचीन स्मारकों ने दुनिया भर में मशहूर कर दिया था। दूसरे वर्ष में अधिक अमीर लोग ऑस्कर में शामिल हुए। जैसे जैसे समय जारी किया गया, आजकल कई वित्तीय निवेशकों ने विशेषज्ञों को हेवनली स्ट्रेंज ऑर्केस्ट्रा में भेजा है। अधिक उपस्थित लोग अधिक सुरक्षा मुद्दा लेकर आए। हेवनली स्ट्रेंज कॉमिक्स में भी 2 घटनाएं शामिल हैं। एक बार उत्तरी अमेरिका के एक अमीर आदमी ने एक बड़ी तिपाई पर 500 मिलियन खर्च किए, लेकिन जैसे ही वह प्रदर्शनी केंद्र से 1 मील दूर चला गया, तिपाई को द किलिंग स्टार मासिनरी के हत्यारों ने लूट लिया। वे लोग योजनाबद्ध तरीके से पीछे हट गए। जब अमीर आदमी इतना चिंतित हो गया तो तिपाई को उन हत्यारों के अवशेषों की जमीन के साथ वापस लाया गया, जो जंगल में हर जगह बिछे हुए थे। एक बार ऐसा भी हुआ जब एक अर्थ स्टेज मास्टर ने एक स्थानीय अमीर आदमी से वह प्राकृतिक संसाधन सामग्री लूट ली थी जिसके लिए उसने बोली लगाई थी। मालिक उन्हें ले गए, लेकिन किसानों के आने के कारण उन्होंने उन्हें वापस ले जाने में ज्यादा समय नहीं लगाया। इन दोनों कहानियों के बारे में बहुत से लोग जानते हैं। ऐसी और भी बहुत सी बातें जहां तक आम लोगों की पहुंच नहीं थी। उनमें से कई शांगजिंग शहर के बाहर उठी हुई बातें हैं। हेवनली स्ट्रेंज फिल्म के नियम थे कि वे शांगजिंग में कितने की सुरक्षा की रक्षा करेंगे, जिससे पता चलता है कि वे गौरवान्वित और शक्तिशाली थे। ऑर्केस्ट्रा हाउस हेवनली स्ट्रेंज टेलीकॉम भवन की 23वीं मंजिल पर था। जैसे ही आतंकवादियों का दरवाजा खुला, एक बड़ा गोल हॉल शोरूम सामने आया। हॉल के दोनों ओर कई स्मारक और चाय की मेजें थीं। हॉल के पार दीवार पर एक भव्य गेट था जिसके पीछे एक बड़ा ऑस्कर हॉल था। सोसाइटी कक्ष भी गोल आकार में था। मध्य भाग निचला था और सामान्य खोज के लिए था। हॉल के दोनों ओर जनता के लिए ऊंचे मंच बनाए गए थे। कुल मिलाकर 15 निजी कमरे थे। हॉल के सामने एक विस्तृत मंच था जिस पर बड़ी स्क्रीन लगी थी। सोसाइटी के पास मंच पर एक स्थान और स्क्रीन को नियंत्रित करने के लिए एक कंप्यूटर था। मंच के बाईं ओर व्यावसायिक क्षेत्र था। एक पंक्ति में 10 से अधिक लोग बैठे थे। इस समय ऑर्केस्ट्रा हॉल में पहले से ही बहुत सारे लोग मौजूद थे। ये लोग बहुत शांत थे और जब वे एक दूसरे से बात करते थे तब भी फुसफुसाते थे।
अधिकांश प्रतिभागी अभी भी हॉल के बाहर झुंड बनाकर खड़े थे और एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। उनमें से कुछ युवा थे और कुछ बूढ़े थे। झांग युआन और झांग चेन अब दो अन्य लोगों के साथ बातचीत कर रहे थे। भाई चेन, ये पहली बार है जब आपने इस नीलामी में भाग लिया है, झांग युआन ने कहा और उसकी आंखें रंगीन वेशभूषा में उन सुंदर लड़कियों पर घूम रही थीं। फिर उन्होंने आगे कहा, आज पहली बार मैंने इतने सारे लोगों को इस कार्यक्रम में शामिल होते देखा है। मैं तीव्र प्रतिस्पर्धा देख सकता था। आज दूसरे मास्टर का जन्मदिन है और मैं एक प्राचीन वस्तु के लिए बोली लगाना चाहता हूँ। इस स्थिति को देखते हुए मुझे डर है कि मेरे पास पर्याप्त पैसा नहीं है, लेकिन भाई चेन, मुझे लगता है कि आपके पास एक अच्छी प्राचीन वस्तु के लिए बोली लगाने का एक उच्च मौका है। उसका आशय ये था कि वह चाहता था कि झांग चेन उसका समर्थन करे। उसकी पॉकेट मनी सीमित थी और वह अभी भी दैनिक उपयोग के लिए कुछ बचाना चाहता था। हालांकि झांग चेन को इसका एहसास नहीं हुआ। वह हमेशा की तरह शांत दिखे और जवाब दिया, यह आपका प्यार और सम्मान है जो मायने रखता है। उपहार स्वयं उतना महत्वपूर्ण नहीं है। आप सही कह रहे हैं, झांग युआन ने अपना सिर खुजलाया और मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। अंदर उसने मन ही मन सोचा कि वह ये देखने के लिए इंतजार करेगा कि क्या झांग चेन सस्ते उपहार के लिए बोली लगाएगा। उन युवाओं में झांग चेन सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। हॉल के दूसरी ओर दो बुजुर्ग व्यक्ति थे, लेकिन उन्होंने उन युवाओं के साथ एक ही विषय साझा नहीं किया। इसके अलावा झांग युआन के लिए उनसे पैसे मांगना असंभव था। यहाँ पिछले साल जितनी खूबसूरत महिलाएं नहीं हैं। मुझे याद है कि 2 साल पहले यहाँ सभी महिलाएं सज धज कर तैयार थीं और वे बहुत खूबसूरत लग रही थीं, झांग युआन ने कहा और हॉल में सभी महिलाओं को स्कैन किया। झांग चेन ने अपना सिर हिलाया। झांग युआन एक विशिष्ट प्लेबॉय था। यहाँ तक कि झांग हान ने 4 सबसे प्रतिभाशाली युवा मास्टर्स में से एक होने के लिए अपना नाम मशहूर कर लिया। हालांकि झांग हान बाद में अपने अहंकार के कारण मुसीबत में पड़ गए। औचित्य की भावना हमेशा सबसे अधिक महत्व रखती है। झांग चेन के झांग कबीले में लौटने के बाद उन्होंने युवाओं के बीच कई उत्कृष्ट युवा लोगों को नहीं देखा। उनमें से कई ऐसे थे जो प्रतिभाशाली थे, लेकिन वे सभी बहुत भोले थे। मैं वहां जाऊंगा और श्री हुआन को नमस्ते कहूंगा, झांग चेन ने कहा और जब उसने हॉल के दूसरी ओर किसी को देखा तो वह तुरंत चला गया। झांग युआन और अन्य 2 पीछे रह गए। यह कोई मजा नहीं है, झांग युआन ने अन्य 2 लोगों की ओर देखा और बुदबुदाया। उनके पास सामान्य समय पर एक दूसरे से बातचीत करने के पर्याप्त मौके हैं, उन्हें इसे यहीं और अभी क्यों करना है। मुद्दा यह है कि उनकी बातचीत निरर्थक है। अगर वे कुछ समझौतों पर पहुंच गए हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अब तक कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। अरे, श्री लियू फैंग यहाँ हैं। एक छोटे कद के आदमी ने जैसे ही लियू फैंग को देखा तो बाकी दोनों पर भी उसका ध्यान गया। वह जहां भी जाते अपने भाइयों को अपने साथ लाते। वह आदमी अमीर है, झांग युआन ने खर्राटे लेते हुए कहा। उन्होंने एक निजी कक्ष बुक किया है और उन्हें निश्चित रूप से अपने भाइयों को उनके अनुभव को समृद्ध करने के लिए यहाँ लाना होगा। उसके आसपास की 2 लड़कियां काफी हॉट हैं, पीले बालों वाले आदमी ने कहा, जो उनसे अपनी आंखें नहीं हटा पा रहा था। जब वे देख रहे थे, लियू फैंग अपने भाइयों और 2 खूबसूरत महिलाओं के साथ लियू कबीले के बुजुर्गों के पास गए। घमंडी आदमी बड़ों के प्रति बहुत विनम्र प्रतीत होता था। उसके बाद वह हॉल के दूसरी ओर चला गया और कुछ दोस्तों के साथ बातचीत की। अरे, मैं अगली बार 2 खूबसूरत महिलाओं को अपने साथ लाऊंगा, झांग युआन ने अपने होंठ मोड़े और अपनी आंख के कोने से लियू फैंग को देखते हुए कहा। फिर वह एक सेकंड के लिए रुका और बोला, लिन जी यहाँ हैं। क्या वह कियाओफी उसके बगल में है? छोटे कद वाले लड़के ने पूछा। वह शांगजिंग शहर में सबसे प्रभावशाली युवा मास्टर हैं। सिर्फ कियाओफी ही नहीं, पीले बालों वाला आदमी गंभीर दिख रहा था और उसने धीमी आवाज में अपना परिचय दिया। अब उस व्यक्ति को उन सभी का नेतृत्व करते हुए देखें। वह कियाओ जान है। वह कियाओफी का भाई है, एक जीवित किंवदंती। हाँ, अगर यह उसके लिए नहीं होता तो कियाओफी सबसे प्रतिभाशाली युवा मास्टर कैसे बन पाती? झांग युआन ने धीमी आवाज में व्यंग्य किया। कियाओ जान वहां कियाओफी और लिन जी के साथ खड़ा था, उसके बगल में अन्य 5 लोग खड़े थे। हॉल में कई लोगों की नजर उनकी टीम पर पड़ी। झांग युआन बाहर तो मुस्कुरा रहा था, लेकिन अंदर से ईर्ष्या महसूस कर रहा था। जब वे हॉल में कियाओ जान के पास से गुजरे तो कई लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। कियाओ जान यहाँ है, भाईजान, श्री कियाओ। उन्होंने उसे कई तरह से बुलाया, लेकिन किसी ने उसे कियाओ या जान कहने की हिम्मत नहीं की क्योंकि वे योग्य नहीं थे। कोई भी वुडाओ ग्रैंड मास्टर को केवल उसके पहले नाम या दिए गए नाम से नहीं बुला सकता। इसके अलावा कियाओ जान की पीठ के पीछे सम्राट किंग था, जिसने उसे और अधिक दुर्जय बना दिया। झांग युआन के अलावा झांग चेन भी इस बार अजीब लग रहे थे। उसके चेहरे पर एक अदृश्य व्यंग्य था। वह ये देखकर आश्चर्यचकित था कि लिन जी ने इतनी तेज चाल चली थी। ये पता चला कि लिन जी में कुछ छिपी हुई प्रतिभाएं थीं। झांग चेन कियाओ जान के साथ घुलना मिलना चाहता था, लेकिन उसे ठीक से पता नहीं था कि वह क्या कर सकता है। कियाओफी की मदद से लिन जी की योजना को पूरा करना बहुत आसान था। यह उस संसाधन का हिस्सा था जिसे वह इतने वर्षों से जमा कर रहा था। वह वास्तव में एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी है। झांग चेन ने अंदर ही अंदर गहरी आह भरी। शांगजिंग का सामाजिक दायरा शतरंज के खेल की तरह था और अब उसे इसमें शामिल होने में थोड़ी देर हो गई थी। लेकिन क्या ये ज्यादा मजेदार नहीं है? झांग चेन ने लिन जी को शांति से देखा और उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि लिन जी भी उसे देख रही थी। उन्होंने थोड़ी देर के लिए एक दूसरे की आंखों में देखा और फिर अपनी आंखें दूसरी ओर कर लीं। कियाओ जान के नीलामी हॉल के रास्ते में उसने उन लोगों को छोड़कर कभी किसी का अभिवादन नहीं किया जिन्होंने पहले उसका स्वागत किया था। वे सबके देखते देखते नीलामी हॉल में चले गए। दरअसल जो लोग बाहर बातचीत कर रहे थे और हंस रहे थे, वे उच्च सामाजिक स्थिति या स्थिति वाले नहीं थे। असली दिग्गज पहले से ही नीलामी हॉल में निजी कक्षों के अंदर बैठे थे। कियाओ जान और अन्य लोगों के चले जाने के बाद नीलामी घर में आवाजें फिर से तेज हो गईं। लियू फैंग और झांग चेन कियाओफेई का मुकाबला हो सकते हैं, लेकिन उनके और कियाओ जान के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। सभी ने सोचा कि कियाओ जान आज आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण अतिथि हो सकते हैं क्योंकि दोपहर के 1:50 बज चुके थे और नीलामी शुरू होने में केवल 10 मिनट बचे थे। नीलामी हॉल में जाने से पहले वे बातचीत करते हुए 5 मिनट और बिताना चाहते थे। 2 मिनट बाद लोगों का एक और समूह लिफ्ट से बाहर चला गया। सबसे आगे काले सूट में एक अधेड़ उम्र का आदमी था। वह बहुत सतर्क दिख रहे थे। उसने अपने शरीर को थोड़ा मोड़ा और अपने पीछे वाले की जांच की। जाहिर है वह आगे आने वाले लोगों को रास्ता दिखा रहे थे। उसके पीछे 5 लोग थे। छोटे बाल और शांत चेहरे वाला एक युवा व्यक्ति। उन्होंने सफेद स्नीकर्स, गहरे नीले रंग की जीन्स और काले रंग का विंड ब्रेकर पहना हुआ था। वह एक युवा उद्यमी की तरह लग रहा था जिसके साथ एक सशक्त लड़की थी। उसके पीछे एक और आदमी बुरा चेहरा पहने हुए था। वह कोई अंगरक्षक हो सकता है।
उसके बगल में एक और आदमी खड़ा था जो मुस्कुरा रहा था और हॉल में सभी को देख रहा था। आखिरी वाला एक हट्टा कट्टा अधेड़ उम्र का आदमी था। इनका चेहरा देखते ही कई लोगों की दिलचस्पी खत्म हो गई। वे उन लोगों में से किसी को नहीं जानते थे। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने 2 सेकंड के लिए उन पर अपनी नजरें गड़ा दी और अचानक वे इतनी दिलचस्पी लेने लगे। वे झांग कबीले द्वारा निकाले गए 2 बच्चों की तरह दिखते हैं। झांग हान और झांग ली। अपने आसपास के लोगों की फुसफुसाहट सुनकर झांग चेन कुछ देर के लिए झिझके और दोनों की ओर देखा। बहुत से लोग करीब से देखने के लिए लोगों के समूह के पास पहुंचे, इसलिए जान चेन केवल उन लोगों की पीठ देख सका जब वह इसका पता लगाने की कोशिश कर रहा था। वह सोच रहा था कि क्या ये सचमुच झांग हान था। झांग युआन, जो दरवाजे पर खड़ा था, अपनी आंखें खोल रहा था। धत्तेरी की, वह झाओ फैंग से अपनी आंखें नहीं हटा सका क्योंकि उसने पहचान लिया था कि यही वह व्यक्ति था जिसने उसे पिछली बार पीटा था। उसकी शांग जिंग सिटी में वापस आने की हिम्मत कैसे हुई? रुको, झांग हान और झांग ली यहाँ क्यों हैं? जैसे ही लोगों का समूह नीलामी हॉल के गेट में प्रवेश करने वाला था, झांग युआन ने उन्हें पकड़ लिया। झांग हान। जैसे ही वह आगे बढ़ा, झांग युआन ने पुकारा। लोगों का समूह उसे देखने के लिए रुक गया। झांग युआन ने परिचित चेहरा देखते ही झांग हान को पहचान लिया। उन्होंने झांग हान को सिर से पांव तक जांचा और कहा, तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। क्या आप दूसरे मास्टर का जन्मदिन मनाने के लिए शांग जिंग में वापस आ गए हैं? यह अफसोस की बात है कि आप झांग कबीले के द्वार को पार करने में सक्षम नहीं हैं। झांग युआन के मन में यही था जिसे उन्होंने बताया नहीं। कुछ गलत है? झांग ली ने भौहें सिकोड़ ली और ठंडे स्वर में पूछा। कुछ नहीं, मैं बस नमस्ते कहना चाहता हूँ। झांग युआन ने मुस्कान दी और झाओ फैंग की ओर देखा। फिर उसने अहंकारपूर्वक कहा, लेकिन मैं तुम्हें यह भी याद दिलाना चाहता हूँ कि बेहतर होगा कि तुम उससे दूर ही रहो क्योंकि उसे मुझसे शिकायत है। जैसे इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, झांग हान ने अपनी विस्थापित ली को हटा दिया और आगे की शुरुआत की। झाओ फैंग ने उस पर अज्ञात नजरें डाली और झांग हान का करीब से पीछा किया। प्रशिक्षक लियू ने उसे ग्रे कर देखा और केवल एक शब्द कहा, आइडियट। ये शब्द रिकॉर्ड ही झांग यंग अवाक रह गया। क्या कहा तुमने? जब उसे पता चला कि क्या हुआ है तो उसे गुस्सा आ गया। उसने अपनी बाहें फैलाकर उन लोगों को रोकने की कोशिश की, लेकिन वे पहले ही नीलामी हॉल में घुसेड़ दिए गए थे। झांग यंग को ऐसी घृणा महसूस हुई मानो कोई मक्खी उसके मुंह में उड़ गई हो। उन्होंने लियू पर स्टॉक्स को प्रशिक्षित किया। लानत है तुम पर, यह अभी भी नहीं निकला है। झांग यंग ने अपने दांतों के टुकड़े और चिल्लाया। फिर वह अपनी टीम में वापस आ गया। वह बहुत क्रोधित था, न केवल इसलिए कि उसे बेवकूफ कहा गया था, बल्कि इसलिए भी क्योंकि झांग हान और झांग ली ने उसे पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया था। तुम दोनों को परिवार से बाहर निकाल दिया गया है। मैं हथियारों का अवलोकन करता हूं और तुम मुझे अनदेखा कर देते हो। तारा की दुकान कैसे हुई? ऐसा होता है कि अन्य लोगों का ध्यान नहीं गया कि क्या हुआ क्योंकि प्रशिक्षक लियू ने उन्हें जोर से नहीं रोका था, अन्यथा झांग यंग के चरित्र को देखते हुए उन्होंने तुरंत सुनने के बाद अपना आपा खो दिया। झांग यंग 2 कदम आगे बढ़ी और अभी भी मन ही मन झांग हान को कोस रहा था। अचानक किसी ने अपना रास्ता रोक लिया। आप कौन हैं? झांग यंग को तब तक पता नहीं चला कि ये लोग कौन थे जब तक उन्होंने अपना सिर नहीं उठाया और लियू फैंग का चेहरा नहीं देखा। मास्टर लियू, झांग यंग ने अपनी रैंकिंग रखी। क्या वह झांग है? लियू फैंग ने अपनी अंतिम मून लीन और झांग युआन से पूछा। लियू फैंग का चेहरा देखकर झांग युआन का एक विचार आया। उसने पाखंडी से मुस्कुराया और कहा, हाँ, मुझे अपने चचेरे भाई को यहाँ देखने की उम्मीद नहीं थी। मैंने उसे काफी समय तक नहीं देखा और मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह वापस आएगा। अब जब वह गई तो मैंने उसे परिवार के रूप में वापस बधाई दी। मैं देख रहा हूँ कि वह अब ठीक हो सकता है। वो आपके प्यारे का पड़े। अच्छा, ऐसा क्या हो सकता है कि उसने स्पोर्ट्स कार बेचकर अपना व्यवसाय शुरू किया हो? मैं प्रसन्न हूँ। लियू फैंग के पास पसंदीदा वे लोग जोर से हंसे। वे सभी जानते हैं कि लियू फैंग ने अपनी कार झांग हान से कैसे खोई थी। उसे अमीर और अमीर लोग बहुत प्यार करते थे और वह आज यहाँ अपने बॉस के लिए सामान लेकर आया है। लियू फैंग के पीछे टोपी पहने एक आदमी ने खरीदारी की। मुझे पूरा विश्वास है कि शांग जिंग वापस आने के लिए उसके लिए बहुत सारे घृणित सौदे करने पड़े, जैसे कि उस अमीर आदमी के साथ छोटा शौक पूरा करना। एक लंबे समय से जीवित व्यक्ति ने दोस्ती के साथ कहा। ये घृणित है। लियू फैंग के बगल में खड़ी एक महिला ने अपनी उंगली कुचाई और कहा। आखिरकार वह 4 युवा मास्टर्स में से एक हुआ करते थे। लियू फैंग और उनके द्वारा यहाँ 2 महिलाओं के अलावा अन्य लोग भी अमीर प्लेबॉय थे, लेकिन वे लियू फैंग प्रसिद्ध नहीं थे, इसलिए उन्होंने उनके साथ काम करने की तैयारी की। कियाओ फेई के भाई कियाओ जान के साथ भी यही हुआ। सम्राट राजा के साथ उनके संबंध ने उन्हें शांग जिंग शहर में एक उच्च सामाजिक संस्था बना दिया। इस युग में लोग निंदाओं पर नहीं, गरीबों पर हंसते थे। एक लड़के की स्थिति सामाजिक ही सब कुछ होती है। जब झांग युआन ने दूसरे लोगों का मजाक सुना तो उसके चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। हालांकि उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया, फिर भी उन्हें दिखावा करना पड़ा कि उन्होंने बाहर से ऐसा नहीं किया। हाँ, लियू फैंग ने तिरस्कारपूर्वक हंसते हुए झांग युआन के बदलते चेहरे को नजरअंदाज कर दिया। वह इतने कम पैसे में अपना व्यवसाय कैसे शुरू कर सकता था? मैं वास्तव में खुश हूं कि वह वापस आ गया है, क्योंकि पिछली बार जब उसने मेरे खिलाफ मैच जीता था तो उसने मुझसे वादा किया था कि अगले महीने हमारे पास एक और मैच होगा, लेकिन उसके ठीक बाद वह गायब हो गया। हालांकि मुझे अब भी याद है। इसके बाद उन्होंने अपने पीछे मौजूद लोगों की ओर हाथ हिलाया। चलो अंदर चलें और उसे ले आएं। लियू फैंग ने मोर्चा संभाला और कार्यक्रम स्थल में चले गए। अंदर रोशनी थोड़ी धीमी थी, लेकिन मंच पर तेज रोशनी थी। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, हम उसे कैसे ढूंढ सकते हैं? लंबे चेहरे वाले व्यक्ति ने पूछा। वह असमंजस में सिर खुजलाते हुए सामने सोफे पर बैठे लोगों को देख रहा था। आइए आसपास जांच करें। लियू फैंग बाईं ओर के मार्ग से नीचे चले गए। हॉल के मध्य की सीटें ढलान पर थीं और निजी कमरों की तुलना में नीची थीं। वह पहली पंक्ति से आखिरी पंक्ति तक चला, फिर आश्चर्यचकित होकर पूछा, यह अजीब है, मैंने उसे क्यों नहीं देखा? क्या वह किसी निजी कमरे में है? एक लंबी, खूबसूरत महिला ने धीमी आवाज में पूछा। यह संभव है। लियू फैंग ने अपने सिर के ऊपर वीआईपी कमरों पर नजर डाली। वे कमरे केवल छोटे विभाजन थे, लेकिन आंतरिक सजावट काफी शानदार और आरामदायक थी। उनकी खिड़कियां मंच की ओर झुकी हुई थीं ताकि दर्शक तुरंत देख सके कि क्या हो रहा है। उन सभी कक्षों में दृश्य का कोई अंधा स्थान नहीं था, लेकिन वे एक दूसरे को नहीं देख सकते थे, जो विशेष रूप से ग्राहक की गोपनीयता के लिए डिजाइन किया गया था। चलो बैठो, लियू फैंग ने कहा और बाईं ओर चला गया। वह एक गलियारे से गुजरे जिसके दोनों ओर 25 निजी कमरे थे।
प्रत्येक कमरे के दरवाजे पर चोंगसम पहने एक लंबी खूबसूरत महिला थी। अपना वीआईपी कार्ड दिखाने के बाद लियू फैंग और अन्य लोग वीआईपी कमरा नंबर 45 में दाखिल हुए। कमरे के सामने एक सोफा था और फर्श प्रबलित ग्लास से बना था। अंदर के लोग बाहर के सामान्य प्रतिभागियों को स्पष्ट रूप से देख सकते थे, लेकिन बाहर के लोग कमरे के अंदर के लोगों को नहीं देख सकते थे। लियू फैंग ने चारों ओर देखा और अभी भी नहीं पता लगा सके कि झांग हान कहाँ था। वह भ्रमित था और उसने सोचा कि झांग हान इन कमरों में से एक में था। अधिक से अधिक लोग हॉल में प्रवेश कर रहे थे और नीलामी शुरू होने वाली थी। झांग युआन और अन्य लोग अंदर चल रहे थे, जबकि झांग चेन हॉल के एक तरफ से तेजी से चला गया। मैंने देखा कि आप अभी अभी आए कुछ लोगों का स्वागत कर रहे हैं। मैंने सुना है वे झांग हान और झांग ली थे, है ना? झांग चेन ने धीमी आवाज में पूछा। ये वे हैं, झांग युआन ने उत्तर दिया और झांग चेन को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ता रहा। वह ये भी जानता था कि झांग चेन दो बुजुर्गों के साथ वीआईपी कमरे में जा रहा था, इसलिए वह केवल अपने दोस्तों के साथ साधारण सीटों पर ही बैठ सकता था। वे हॉल में आए और पीछे बैठ गए। झांग युआन ने तुरंत क्षेत्र का निरीक्षण किया और कहा, यहाँ बहुत सारे लोग हैं। उसने ये पता लगाने की कोशिश की कि झांग हान कहाँ है, लेकिन अंततः उसने हार मान ली क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोग बैठे थे। वह बैठ गया और अपने दोस्तों के साथ धीमी आवाज में बातें करने लगा। उनका अनुमान सही था, झांग हान एक वीआईपी कमरे में बैठा था। जब उन्होंने कार्यक्रम स्थल में प्रवेश किया तो सूट पहने व्यक्ति उन्हें बाईं ओर गलियारे में ले गया और उन्हें वीआईपी कमरा नंबर 8 में ले गया। उन्होंने दरवाजे पर महिला को अपने कार्ड दिखाए और प्रवेश किया। दरवाजे के दाईं ओर वीआईपी कमरे नंबर 1 से नंबर 25 तक थे और बाईं ओर कमरे नंबर 26 से नंबर 50 थे। हालांकि संख्याएं अलग थीं, वीआईपी कमरों का आकार लगभग समान था। कमरों के सामने की सीटें आमतौर पर बेहतर थीं क्योंकि वे आयोजन स्थल का बेहतर दृश्य प्रदान करती थीं। वे कमरे में आकर बैठ गए। काले सूट वाले व्यक्ति ने एक काला बैंक कार्ड निकाला और कहा, श्रीमान झांग, अध्यक्ष लियू चिंतित थे कि आप अपने साथ पर्याप्त धन नहीं लाए थे, इसलिए उसने मुझे ये कार्ड आपके पास लाने के लिए कहा। इस खाते में 2 अरब युआन हैं। ठीक है। जू योंग ने बैंक कार्ड लिया और उसे अपने बगल की चाय की मेज पर रख दिया। वह आदमी बहुत शांत लग रहा था। झांग हान ने उसकी ओर देखा और कहा, कृपया मेरे लिए चेयरमैन लियू को धन्यवाद कहें। आपका बहुत स्वागत है, श्री झांग। चेयरमैन लियू ने यह भी कहा कि उन्हें अपनी अनुपस्थिति के लिए खेद है। यदि कार्ड पर पैसा पर्याप्त नहीं है तो मैं आपके लिए और अधिक तैयारी करूंगा। अनुकूल व्यक्ति के ये कहने के बाद वह एक और सोफे पर बैठ गया। वह अपनी आंखों के कोने से झांग हान को देख रहा था और वह थोड़ा आश्चर्यचकित था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि चेयरमैन लियू इस युवक को इतना पैसा उधार देंगे। ये $2 बिलियन था और अध्यक्ष लियू ने उसे पर्याप्त न होने पर और अधिक देने का वादा किया था। दोनों के बीच कहानी तो होनी ही थी। अनुकूल व्यक्ति जानता था कि झांग हान की पृष्ठभूमि बहुत मजबूत थी। झांग हान ने कमरे में ज्यादा बात नहीं की। उनके शांत चेहरे से पता चल रहा था कि वह अच्छे मूड में नहीं है इस समय। यहाँ तक कि लेई तियानान और जू योन को भी थोड़ा घबराहट महसूस हुई। उन्हें ऐसा लग रहा था मानो वे किसी मूडी सम्राट के साथ जा रहे हों। यहाँ तक कि मेंग मैंग को अपने साथ न पाकर झांग हान ने लापरवाही से जो आभा प्रकट की वह बहुत भयावह थी। तभी वीआईपी रूम का दरवाजा खोला गया। झाओ फैंग आए और जू योन को बैंक कार्ड सौंपा। उन्होंने कहा, इसे ले लो। ठीक है, जू योन ने उत्तर दिया और बैंक कार्ड अपने हाथ में ले लिया। झाओ फैंग ने जो बैंक कार्ड लिया उस पर 2.6 बिलियन युआन थे क्योंकि नीलामी में योग्यता का प्रमाण मांगा गया था। झाओ फैंग अभी स्टूडियो में गया था और उस बैंक खाते में बड़ी संख्या ने वास्तव में कर्मचारियों को डरा दिया। उस व्यक्ति को आश्चर्य हुआ कि क्या खाता स्वामी नीलामी की जाने वाली सभी वस्तुओं को खरीदने जा रहा है। जैसे ही झाओ फैंग बैठे, मंच के पीछे की स्क्रीन जगमगा उठी। उसी समय उसके चारों ओर की रोशनी बहुत धीमी हो गई। 10 से अधिक अच्छे कपड़े पहने मध्यम आयु वर्ग के पुरुष मंच पर आए। उसी समय मेजबान ने उन्हें एक भावुक निर्देश भाषण के साथ संबोधित किया। हेवनली स्ट्रेंज ऑक्शन की स्थापना 13 साल पहले हुई थी। हमारे कर्मचारियों और साझेदारों के संयुक्त प्रयासों ने कंपनी को पहले से कहीं अधिक मजबूत बनाया है। आज इस साल की वार्षिक लॉटरी है और मेरे बगल में ये अतिथि सभी शाखा कार्यालयों के प्रतिनिधि हैं। यहाँ आने के लिए धन्यवाद। अब भाषण देने के लिए हानी ग्रुप के अध्यक्ष श्री पैंग शेंग का स्वागत करें। इस उद्घाटन समारोह में कई रिच प्लेबॉयज को बहुत दिलचस्पी थी, लेकिन बड़े पैमाने पर लोगों को ये बहुत परेशान कर रहा था। झांग हान को उनके भाषणों में कोई मछुआरा नहीं था। उन्होंने अपनी आत्मिक समझ को सक्रिय किया और कुछ दिलचस्प पाया। इस ओलंपिक हॉल में ग्रैंड मास्टर लेट स्टेज में 2 स्टूडियो थे, एक एक्सट्रीम पर थे और कुछ क्यूई स्ट्रेंथ मास्टर्स थे। अंतिम चरण में दोनों ग्रैंड मास्टर्स रूम नंबर 30 में थे। अधिकांश क्यूई स्ट्रेंथ मास्टर्स ऑर्केस्ट्रा हॉल के आसपास थे और उनमें से कुछ कमरे में या प्रवेश द्वार पर थे। उन्होंने लियू फैंग और झांग हान के अन्य लोगों के साथ रूम नंबर 27 में लिंग जी को भी पाया। पूरी जगह झांग हान की आत्मा की भावना से अचंभित हो गई थी। हालांकि झांग हान को अब उनमें कोई समानता नहीं थी। 10 लोगों ने लोकतंत्र भाषण के बाद मंच छोड़ दिया। मेजबान ने अचानक अपनी आवाज बुलंद की और कहा, अब मैं घोषणा करता हूं कि इस साल की हेवनली स्ट्रेंज फिल्म आधिकारिक तौर पर शुरू हो रही है। कृपया प्रदर्शनीकर्ता वूफी का स्वागत करें। फिर होस्ट एक तरफ मुचा और वूफी की ओर से हिलाते मंच से नीचे चला गया, जो इसमें शामिल था। सभी के सहयोगियों के नीचे वूफी ऑर्केस्ट्रा मंच पर चले गए। वह अच्छे कपड़े पहने और कुशल लग रही थी। नमस्कार विशिष्ट अतिथिगण, मैं वूफी हूँ। कृपया अपना स्क्रीन खोलें क्योंकि आगे मैं आपको पहली चीज दिखाने जा रहा हूँ, एक बैल सिंह वाले जानवर की जेड प्राचीन मूर्ति। इसका आधार 30 सेमी ऊंचा और 20 सेमी ऊंचा है। इतनी बड़ी प्राचीन मूर्ति का एक अच्छा और मूल्यवान संग्रह होगा। जैसे ही वूफी ने बात की, चमत्कार को 2 टूरिस्ट मंच पर ले जाया गया। इसे मंच के पीछे की स्क्रीन पर भी चित्रित किया जा रहा था। प्राचीन जेड बुलहॉर्न जानवर। प्रारंभिक बोली 50 मिलियन है और प्रत्येक बोली में कम से कम 1 मिलियन की वृद्धि होनी चाहिए। अब नीलामी शुरू हो रही है। वूफी ने वाक्य के अंत में गर्भपात अपनी आवाज की शुरुआत की। कई संग्राहकों ने अपनी चाल चली और एक के बाद एक अपने चप्पू उठाए। 55 मिलियन, 57 मिलियन, 63 मिलियन। नीलामी हॉल में कई लोग बोली लगा रहे थे। ये पता चला कि कई लोग इस मूर्तिकला में रुचि रखते थे। अभी कई लोग इसकी चर्चा कर रहे थे। हेवनली स्ट्रेंज नीलामी वास्तव में इसकी प्रतिष्ठा के योग्य है। अन्य नीलामियों में पहली वस्तु आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण होती। वह आश्चर्यजनक है। यह एक कारण से शक्तिशाली है। उन्हें बहुत सारी प्राचीन वस्तुएं मिल सकती हैं जिन तक अन्य कंपनियों की पहुंच नहीं है। ये दिलचस्प और जबरदस्त है।
वह प्राचीन जेड बुलहॉर्न जानवर बहुत आकर्षक दिखता है। बोली 100 मिलियन युआन से भी ऊपर जा सकती है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जब वे इस पर चर्चा कर रहे थे, कीमत बढ़ती रही। नंबर 530 की बोली 83 मिलियन। किसी और को 90 मिलियन। वीआईपी कमरा नंबर 37 में मेहमान ने 90 मिलियन की बोली लगाई। कई लोगों की नजर वीआईपी रूम नंबर 37 के ऊपर लगी स्क्रीन पर पड़ी, जिसमें 90 मिलियन युआन दिख रहे थे। तभी कई लोगों ने अपना सिर हिलाया और हार मानने का फैसला किया। 90 मिलियन, एक बार जाना, 2 बार जाना, 90 मिलियन युआन में बिका। वीआईपी कमरा नंबर 37 में अतिथि को बधाई। जेड बुलहॉर्न जानवर अब आपका है। सौदे के बाद नीलामीकर्ता वुफी ने अपना मूड शांत किया और आगे बढ़ती रहीं। दूसरी वस्तु किंग राजवंश का गुलाबी सितारा चीनी मिट्टी का फूलदान है। नीलामी जोरों पर थी। कुछ प्राचीन वस्तुएं उन संग्राहकों के लिए बहुत बड़ा प्रलोभन थीं। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि मुकाबला इतना कड़ा होगा। सभी वस्तुओं की अंतिम बोली अन्य नीलामियों की तुलना में 1.5 गुना अधिक थी। कुछ अक्षम बोलीदाताओं को निराशा महसूस हुई क्योंकि वे आर्थिक रूप से सीमित थे। ऐसा प्रतीत होता है कि उनमें से कुछ को इन प्राचीन वस्तुओं में कोई दिलचस्पी नहीं थी, जिनमें वीआईपी कमरा नंबर 30 में 2 लेट स्टेज ग्रैंड मास्टर्स भी शामिल थे। कमरे के अंदर 50 वर्ष की आयु के 2 ग्रैंड मास्टर अपनी आंखें बंद कर रहे थे और आराम कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उन्हें उन वस्तुओं में कोई दिलचस्पी ही नहीं है। सूट पहने 4 आदमी उनके पास खड़े थे, लेकिन उन्होंने कोई आवाज निकालने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि दोनों ग्रैंड मास्टर ने एक शब्द भी नहीं कहा था। झांग हान के वीआईपी कमरे में भी कोई बात नहीं कर रहा था। उस चुप्पी ने उपयुक्त आदमी को थोड़ा अजीब महसूस कराया। वह कई बार हेवनली स्ट्रेंज नीलामी में गया था और वह वहां कई बड़े लोगों के साथ गया था। अन्य लोग वस्तुओं के बारे में बात करेंगे चाहे वे कोई भी हों। उसे एक भी समय याद नहीं आया जब कमरे में माहौल इतना तनावपूर्ण था। प्रशिक्षक लियू को भी लगा कि इस कमरे का मूड अजीब था। वह कभी भी शांत और स्थिर व्यक्ति नहीं थे। हालांकि उसने किसी और के सामने कोई आवाज उठाने की हिम्मत नहीं की। वह किसी के बातचीत शुरू करने का इंतजार कर रहा था ताकि वह इसे जारी रख सके। हालांकि वह इतने लंबे समय से इंतजार कर रहा था और किसी ने ऐसा नहीं किया, जिससे वह वास्तव में चिंतित हो गया। उसके लिए सौभाग्य की बात है कि थोड़ी देर बाद झांग ली ने अपना मुंह खोला और पूछा, भाई, पिछली बार आपने बताया था कि हमारे माता पिता कुंजुवल में हैं। ये किस तरह का दिखता है? क्या उन्हें उस स्थान पर कष्ट सहना पड़ेगा? मुझे उनकी बहुत याद आती है और मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। इसके बाद झांग ली की आंखें लाल होने लगीं और उसके होंठ मुड़ गए। वह बहुत उदास लग रही थी। झांग हान ने पलटकर उसकी ओर देखा, फिर उसने आह भरी और उसका सिर रगड़ा। उन्होंने हंसते हुए कहा, आप निश्चिंत हो सकते हैं। वे कुंजू विश्व में सुरक्षित हैं। उस स्थान पर हेवनली नाइट संप्रदाय नामक एक संप्रदाय था और यह काफी प्रभावशाली है। पिताजी संप्रदाय के युवा गुरु हैं, तो वह बिल्कुल अच्छा कर रहा है। पिछली बार मैंने आपको बताया था कि कुंजूवल तक हमारी कोई पहुंच नहीं है और उन्हें वापस लाने में हमें आधा साल लगेगा। अब लगभग आधा साल हो गया है, इसलिए वह दिन जल्द ही आएगा। झांग हान के लिए इतने सारे शब्द कहना सामान्य बात थी, जो उसकी बहन के प्रति उसके ठोस प्रेम का एक मजबूत संकेत था। ठीक है, मुझे समझ आ गया। झांग ली ने सिर हिलाया और बहुत बेहतर महसूस किया। अहम सिस्टर ली, अपने आंसू पोंछो, प्रशिक्षक लियू ने कहा, जबकि उन्होंने ध्यान से झांग ली को कुछ टिश्यू दिए। झांग ली ने ऊतक ले लिए। आमतौर पर वह बस अपनी आंखें घुमा लेती और उससे पूछती, तुम दीदी किसे कह रहे हो? लेकिन अब उसने आंसू पोंछे और एक शब्द भी नहीं कहा। तभी मंच पर मौजूद नीलामीकर्ता ने अपनी आवाज धीमी की और कहा, नीलामी के लिए रखी गई निम्नलिखित वस्तुएं प्राचीन वस्तुओं का एक सेट हैं। एक में 8 हैं जिन्हें झांग कबीले के पूर्व कुलपति द्वारा एकत्र किया जाता था। पहली एक चीनी मिट्टी की बोतल है, ये वाला। चूंकि कुल 8 वस्तुएं थीं, इसलिए नीलामीकर्ता को उन्हें पेश करने में काफी समय लगा। जैसे ही उसने झांग कबीले के पितामह के बारे में बात की, 2 मार्शल कलाकारों वीआईपी कमरा नंबर 30 ने अचानक अपनी आंखें खोली और मंच पर नीलामी की वस्तुओं को शांति से देखने लगे। पुराने मार्शल कलाकारों में से एक ने कहा, यह आ गया। यह आता है। वीआईपी कमरा नंबर 36 में भी किसी ने यही बात कही। झांग कबीले के 2 बुजुर्गों के नेतृत्व में झांग चेन किनारे पर बैठा था। उन्होंने अपनी आंखों में कुछ भावनाएं लिए हुए नीलामी की वस्तुओं को अपने सामने देखा। वे सभी झांग गुआंगयू के विला की प्राचीन वस्तुएं थीं। एक ही समय में 8 प्राचीन वस्तुओं की नीलामी होना बहुत दुर्लभ था। हॉल में मौजूद हर कोई हैरान रह गया। ये 8 वस्तुएं बहुत अच्छी हैं। वे कितने हैं? मुझे डर है कि यह कम से कम 2 या 300 मिलियन युआन होने वाला है। बहुत कम लोग हैं जो इसे वहन कर सकते हैं। मैं उन्हें पसंद करता हूं, लेकिन मैं उन्हें खरीद नहीं सकता। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। कई लोगों की नजरों के नीचे नीलामीकर्ता ने वस्तुओं को पेश करने के बाद कहा, 8 प्राचीन वस्तुएं हैं और प्रत्येक के मूल्य का मूल्यांकन और अनुमान हमारे कर्मचारियों द्वारा किया गया है। पूरे सेट की शुरुआती कीमत 250 मिलियन युआन है। प्रत्येक बोली वृद्धि 1 मिलियन युआन से कम नहीं होगी। अब नीलामी शुरू होने दीजिए। $255 मिलियन, $257 मिलियन, 260 मिलियन। कई लोग बोली लगाने की कोशिश कर रहे थे और कुछ नहीं तो बोली अंततः 300 मिलियन पर तय होगी, जो एक बहुत ही उचित सौदा होगा। लेकिन इस समय झांग हान ने अपना हाथ थोड़ा ऊपर उठाया। झाओ फैंग, जो उनके बगल में थे, ने सिर हिलाया और अपने बगल के इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रक में बोली दर्ज की। नंबर 113 के लिए 267 मिलियन, 600 मिलियन। भगवान, वीआईपी कमरा नंबर 8 में विशिष्ट अतिथियों के लिए 600 करोड़। किसी और को 600 मिलियन एक बार जा रहे हैं, 600 मिलियन 2 बार जा रहे हैं। अचानक बड़ी बोली से हॉल में मौजूद कई लोग हैरान रह गए। उन्हें आश्चर्य हुआ कि पैसा पानी की तरह खर्च करने वाला कौन है। उनमें से अधिकांश ने नंबर 08 वीआईपी कमरे की ओर देखा, जिसकी खिड़की पर 600,000,000 युआन की बोली दिखाने वाली एक विशाल और चमकदार स्क्रीन थी। वे हार मानने वाले थे क्योंकि पूरे सेट की प्रत्येक प्राचीन वस्तु की कीमत अब लगभग 100 मिलियन युआन है। वह बहुत महंगा था। ठीक उसी समय जब सभी ने सोचा कि 8 वस्तुएं 600 मिलियन युआन में बेची जाएंगी। 650 मिलियन। कमरा नंबर 30 में आए मेहमान ने 650 मिलियन की बोली लगाई। 800 मिलियन। हे भगवान! नीलामीकर्ता वूफी भी हैरान रह गए। प्राचीन वस्तुओं के उस सेट की कीमत अधिकतम 300 मिलियन युआन थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि बोली इतनी ऊंची लगेगी। क्या असाधारण लड़ाई है। वीआईपी कमरा नंबर 8 में अतिथि ने 800 मिलियन युआन की बोली लगाई। कोई अन्य बोली। एक बार में 800 मिलियन युआन जा रहे हैं। 800 मिलियन युआन 2 बार जा रहे हैं।
आखिरी मौका, बिक गया, बधाई हो, 800 मिलियन युआन, वीआईपी कमरा नंबर 8 में बोली लगाने वाले को बेचा गया। मंच के नीचे कई लोग चिल्ला रहे थे, 800 मिलियन, आखिर क्या बात है? वहाँ वह आदमी कौन है? वह बहुत अमीर है। कुछ ईर्ष्यालु थे और कुछ तिरस्कारपूर्ण, जिनमें वीआईपी कमरा नंबर 27 में बैठा व्यक्ति भी शामिल था। कबाड़ के ढेर के लिए 800 मिलियन युआन, ये बहुत ही बेतुका था, कियाओफी ने व्यंग्य किया। हाँ, इसकी कीमत अधिकतम 4 या 500 मिलियन युआन थी, लेकिन उस आदमी ने 800 मिलियन खर्च कर दिए। उसके पास इसके लिए कोई योजना होनी चाहिए, अन्यथा वह खुद को बेवकूफ बना रहा है, लिंजी ने मुस्कुराते हुए कहा। वह भी यह नहीं समझ सका। हालांकि अभी उन्होंने जिस कीमत का उल्लेख किया है वह उनकी अक्लों से अधिक नहीं है। इस वक्त वीआईपी कमरा नंबर 30 में माहौल थोड़ा ठंडा था। कमरे के सामने 2 दिवंगत मंच ग्रैंड मास्टर बैठे थे। उनमें से एक झुर्रीदार और भूरे बालों वाला था, दूसरा छोटे बालों वाला था और उसकी त्वचा काली पड़ गई थी। वे काफी नाराज दिख रहे हैं। ये बोली लगाने वाला कहाँ से आता है? उसने हमारे विंस्नो स्कूल से चीजें चुराने की हिम्मत कैसे की? क्या वह जीने से थक गया है? बहुत परेशान दिख रहे छोटे बालों वाले आदमी को डांटा। आसपास के लोग कांपने से खुद को नहीं रोक सके और उन्हें अपने खून और हड्डियों में ठंडक महसूस हुई। चिंता मत करो, झुर्रियों वाले आदमी ने वीआईपी कमरा नंबर 8 की ओर देखा। वह गंभीर दिख रहा था और बोला, अब इन्हें खरीदने का क्या फायदा? और हम निश्चित नहीं है कि हमें उन प्राचीन वस्तुओं की आवश्यकता है या नहीं। हम आगे आने वाली बेहतर वस्तुओं की प्रतीक्षा करेंगे। हाँ, छोटे बालों वाले आदमी ने व्यंग्य किया और बात करना बंद कर दिया। इनमें से एक की उम्र करीब 50 साल से ज्यादा थी और दूसरे की उम्र 40 साल से ज्यादा थी। कुछ देर तक उनका अवलोकन करने के बाद उपयुक्त व्यक्ति ने पाया कि वे दोनों युवा लोगों की तरह बात करते थे और व्यवहार करते थे। वे बिल्कुल भी 50 साल के आसपास के लोगों जैसे नहीं लग रहे थे। मंच पर वूफी 800 मिलियन युआन के सौदे को लेकर बहुत उत्साहित थे। बोली सुनकर उसका स्वाभाविक रूप से सुर्ख रंग अब और भी अधिक निखर गया था। 1 मिनट बाद जब उसकी नजर अगली नीलामी वस्तु पर पड़ी तो वह अचानक निश्चिंत दिखी। उसने सोचा कि अगला राउंड आसान होगा क्योंकि आइटम सस्ता लग रहा था। अगला नीलामी आइटम नंबर 43 है। नीलामी वस्तुओं का ये सेट थोड़ा खास है। यहाँ किताबें, नोट्स, आधुनिक पेंटिंग और कुछ तस्वीरें हैं जो सभी झांग कबीले के पूर्व कुलपति झांग गुआंगयू की हैं। हम 1 मिलियन युआन से शुरू करेंगे और प्रत्येक बोली वृद्धि 100,000 युआन से कम नहीं होगी। अब चलो शुरू करें। पफ। जैसे ही वूफी ने बोलना समाप्त किया, उसने सोचा कि आखिरकार उसे कुछ आराम मिल सकता है। हालांकि उसके सामने की स्क्रीन अचानक जल उठी। उसने अपनी आंखें व्यापक रूप से खोली और अपनी लार गटक ली। फिर उसने बहुत कोशिश की कि उसे खांसी न हो, जिसमें उसे पूरे 5 सेकंड लग गए। जब उसे बेहतर महसूस हुआ तो उसने कांपती आवाज के साथ बात जारी रखी। कमरा नंबर 8 में आए मेहमान ने 500 मिलियन युआन की बोली लगाई। वे शब्द एक उछाले गए पत्थर की तरह थे जिसने हजारों लहरें पैदा की। मंच के नीचे मौजूद सभी प्रतिभागियों में हंगामा मच गया। उनमें से कुछ ये कहने से खुद को नहीं रोक सके, कितना? क्या मैंने गलत सुना? 500 मिलियन युआन, इस तरह की चीजों पर इतना पैसा कौन बर्बाद करेगा? अंदर कमरे में कौन बैठा है? यहाँ तक कि अन्य प्रतिभागियों की तो बात ही छोड़िए, नीलामीकर्ता भी काफी हैरान था। इसकी शुरुआत 1 मिलियन युआन से हुई और उस व्यक्ति ने सीधे 500 मिलियन की बोली लगा दी। वह भयावह था। लोग अभी भी गणना कर रहे थे कि संख्या कितनी बार दोगुनी हो गई है। वहाँ कौन लड़का है? क्या वह मौत की सजा भुगतने आता है? वीआईपी कमरा नंबर 30 में विंस्नो स्कूल के दोनों ने एक दूसरे को देखा और उनके चेहरे काले पड़ गए। अभिवादन करना, सफेद बालों वाले आदमी ने ठंडे स्वर में आदेश दिया। उसके बगल वाला उपयुक्त आदमी चौंक गया और उसने झट से बटन दबा दिया। 500 मिलियन, 2 बार जा रहे हैं। वीआईपी कमरा नंबर 30 में अतिथि ने 550 मिलियन की बोली लगाई। नीलामीकर्ता स्तब्ध रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई वास्तव में इन वस्तुओं के लिए प्रतिस्पर्धा करेगा। उसी समय वीआईपी कमरा नंबर 8 में झांग हान तिरस्कार पूर्वक मुस्कुराया। उन्होंने अपना बायां हाथ उठाया और झाओ फैंग ने तुरंत नई बोली लगा दी। हे भगवान! वीआईपी कमरा नंबर 8 में मेहमान ने लगाई 600 मिलियन की बोली। इंतजार। वीआईपी कमरा नंबर 30 ने बोली के लिए 700 मिलियन युआन की पेशकश की है। नहीं, 8 बोलियां 800 मिलियन। नहीं, 30 बोलियां 850 मिलियन। नीलामीकर्ता को कोई अंदाजा नहीं था कि अब क्या हो रहा है। मंच के नीचे बैठे कई अमीर लोग भी अवाक रह गए। बोली बढ़ती गई। उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि ये लोग इन सामान्य चीजों के लिए क्यों लड़ रहे थे। क्या बिल्ली है? उन्होंने केवल 10 लाख से शुरुआत की। वे क्या कर रहे हैं? लगभग एक ही समय में सभी रेस्तरां करने लगे। उन्हें अब किसी भी मनुष्य की परवाह नहीं थी क्योंकि वे बहुत सारे आविष्कार में थे। वो लड़का कौन है? कॉलेज रूम में जहां झांग चेन थी, दोनों साथियों ने एक दूसरे को देखा और दांग रह गए। क्या चल रहा है? आखिर कमरा नंबर 8 में रहने वाला यह व्यक्ति कौन है? कैमरा नंबर 30 में कौन है? वे एक दूसरे से घटना क्यों कर रहे हैं? क्या वे सिर्फ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? ये बहुत भयंकर है। झांग चेन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अशांति के कारण उसके हाथ कांप रहे थे। उन्होंने मंच पर फिल्म कलाकार को देखा और अपने मन में वह झांग हान और उनके साथियों के हॉल में चलने के दृश्य को याद करने की कोशिश कर रही थी। क्या ये वह है? निश्चित रूप से वह पूर्व पितृपुरुष के सामान की रखवाली करता है ना? नहीं, ये संभव नहीं है। उसने पूरे झांग कबीले के लिए भी बहुत अधिक कीमत चुकाई थी। परिवार में किसी ने भी उसके लिए इतनी बड़ी कीमत नहीं चुकाई। ये 2 महत्वपूर्ण बुजुर्ग होने चाहिए। ऐसी कुछ चीजें हैं जो वे पूर्व पितामह के सामान से चाहिए। झांग चेन के दिमाग में बहुत सारे विचार आए। उन्होंने ये भी अनुमान लगाया कि झांग हान यहाँ किसी अमीर आदमी के साथ था जिसने उसे अपने परिवार की नेवलिटी के लिए बोली लगाने में मदद की। झांग हान के उपन्यास में आने के अन्य कारण न बताएं। झांग चेन को इस बात से आश्चर्य हुआ कि वह अमीर आदमी था और नहीं बल्कि झांग हान ही था। कॉलेज रूम में जहां कियाओफी थी, क्या उन्हें इतना आक्रामक होना होगा? कियाओफी ने अपनी पलकें झपकाते हुए कहा। यह पहली बार था कि वह किसी मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में स्ट्रैंड स्टोइक्स में शामिल हुई थी। लगातार ऑपरेशन प्रतियोगिता दिलचस्प थी। क्या ये किसी प्रकार का मजाक है? क्या वे 3 पैसे से उस जंजीर को तोड़ते जा रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा कि वे क्या सोच रहे हैं, कियाओफी ने कहा। हालांकि लोग अपने स्वर में प्यास का भाव भी महसूस कर सकते थे। बोली लगाने वालों के लिए इस प्रकार की प्रतियोगिता काफी रोमांचक हो सकती है, जब तक कि वे काफी अमीर हों। मुझे असल में इस साल की प्रदर्शनी में इतनी बड़ी लड़ाई की उम्मीद नहीं थी। वह तो कमाल है। मुझे आश्चर्य है कि बोली लगाने वाले कौन हैं, लिन जी ने कहा और एक लंबी सांस ली।
उसने उसे देखा, वह बहुत उत्सुक था। हो है कि वे बस एक दूसरे से नाराज हो सकते हैं, लेकिन मुझे डर है कि बोली पहले से ही बहुत शुरू होती है। देखिए, अब ये पहले से ही एक अरब युवा है। कियाओफी ने चिल्लाकर अपना हिलाया सिर। सभी के सह कलाकारों के बीच मंच पर ऑस्कर कलाकार ने उत्साहपूर्वक घोषणा की, कमरा नंबर 8 में बोली लगाने वाले की ओर से एक अरब युवान। रूम नंबर 30 में विपक्ष की ओर से कोई बोली। मैं इसी बारे में बात कर रहा हूँ। कमरा नंबर 30 में विरोधियों ने 1 अरब 10 करोड़ युवाओं की बोली लगाई। कमरा नंबर 8 में मेहमानों की संख्या 200 मिलियन है। अब यह 1.2 अरब डॉलर है। ये वक्ता क्रमांक 30 का मोन्टोल कूल था। सफेद बालों वाला आदमी गुस्से में लग रहा था। उसके बगल में छोटे बालों वाला आदमी मेज पर टक्कर खड़ा हो गया। वह इतना भयंकर लग रहा था कि उसने अपने बगल की मेज को लगभग तोड़ डाला। बड़े हान, उपयुक्त आदमी पीला लग रहा था। उसने बूढ़े आदमी की ओर देखा और कांपती आवाज में उसे याद दिलाया, हमारे पास उपयोग में लाने के लिए केवल 1.2 बिलियन है। सफेद बालों वाला आदमी झिझका और उसने अपने दांत पीस लिए। फिर उसने आज्ञा दी, आगे बढ़ो। 1.2 अरब एक बार जा रहे हैं, 1.2 अरब 2 बार जा रहे हैं। ओह, कमरा नंबर 30 में आए मेहमान ने 1.22 मिलियन युआन की बोली लगाई है। यह आज रात की नीलामी में अब तक की सबसे ऊंची कीमत है और जहां तक मुझे पता है, ये पिछले 5 वर्षों की नई उच्चतम कीमत भी है। नीलामीकर्ता ने कुछ समय रुकने के लिए ऐसा कहा और फिर उसने जारी रखा, 1.22 बिलियन एक बार जा रहा है, 1.22 बिलियन 2 बार जा रहा है। कमरा नंबर 30 में हर कोई गंभीर दिख रहा था। दोनों बुजुर्ग खड़े होकर सांसें रोके हुए थे। यह महत्वपूर्ण क्षण था। 1.22 अरब युआन, आखिरी मौका। इस बिंदु पर सभी ने सोचा कि बोली समाप्त होने वाली है, लेकिन कुछ नाटकीय घटित हुआ। जैसे ही नीलामीकर्ता हथौड़ा नीचे गिराने ही वाला था, उसके सामने की स्क्रीन बदल गई। इस पर दिखाई गई बोली ने उसे थोड़ा चक्कर में डाल दिया। कमरा नंबर 8 में आए मेहमान ने 1.221 अरब की बोली लगाई। 1.221 अरब। बहुत से लोग भ्रमित थे और सोच रहे थे कि क्या हो रहा है। तभी उन्हें अचानक एहसास हुआ कि मंच पर वस्तुओं की बोली 10 लाख युआन से शुरू हुई थी और न्यूनतम वृद्धि केवल 100,000 युआन थी। क्या बिल्ली है? कई लोग चौंक गए। वीआईपी कमरा नंबर 30 में सफेद बालों वाला बूढ़ा व्यक्ति एल्डर हान बहुत क्रोधित था क्योंकि 100,000 युआन बहुत कम था, फिर भी उसके लिए इसे पार करना असंभव था। जारी रखें। छोटे बालों वाले आदमी को आदेश दिया जो कमरे के कोने से उन लोगों को देख रहा था। हिस, सूट पहने चारों आदमी कांप उठे। उनमें से एक बोली संख्या दर्ज करने का प्रयास कर रहा था क्योंकि उनके लिए बेहतर होगा कि वे वही करें जो उन्हें अब बताया गया था, अन्यथा उन्हें भयानक परिणाम भुगतने पड़ सकते थे। हालांकि उनके बजट की एक सीमा थी, फिर भी उन्हें कुछ मिलियन अधिक का उपयोग करने का अधिकार था। उन्होंने सोचा कि वे कम से कम अतिरिक्त भुगतान स्वयं कर सकते हैं और इसीलिए उन्होंने अपने साथियों से बोली बटन दबाने के लिए कहा। इसके बारे में भूल जाओ। एल्डर हान ने ठंडे चेहरे के साथ अपना हाथ लहराया और पूछा, उसे जीतने देने में क्या बात है। फिर वह खड़ा हुआ और 3 कदम आगे बढ़कर नाजुक कांच की खिड़की के सामने खड़ा हो गया। बहुत से लोग उसे तब तक देख पाते थे जब तक वे अपना सिर उठाते थे, लेकिन उनमें से कुछ ने उस समय उस पर ध्यान दिया था। कमरा नंबर 8 वाला व्यक्ति, चलो एक दूसरे से मिलें क्या? बूढ़े की गहरी आवाज पूरे हॉल में फैल गई। नीलामीकर्ता थोड़ी देर के लिए स्तब्ध रह गई और वह आगे आने वाली वस्तुओं का परिचय देना भूल गई। खड़खड़ाहट। अन्य लोगों ने ऊपर देखा और बूढ़े व्यक्ति को खिड़की के पास खड़ा देखा। कौन है ये? वह उकसा रहा है। कमरा नंबर 8 का व्यक्ति परेशानी में है। अभी हुई नीलामी 2 ताकतों के बीच लड़ाई का कारण बन सकती है। वह भयानक है। जैसे जैसे वे लोग धीरे धीरे शांत होते गए, आपको क्या लगता है कि आप क्या हैं? ये साधारण प्रश्न हॉल में गूंज उठा, लेकिन हर कोई जानता था कि यह कमरा नंबर 8 में बैठे व्यक्ति की ओर से आया था। इससे वहां मौजूद कई लोग हैरान रह गए। आपको क्या लगता है कि आप क्या हैं? ये बहुत अपमानजनक लग रहा था। उन्हें आश्चर्य हुआ कि आखिर कमरा नंबर 8 में आया मेहमान कौन था। क्या कहा आपने? एल्डर हान की आंखें ठंडी लग रही थीं। जैसे ही वह अपना भयंकर दबाव छोड़ने वाला था, काले रंग का एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति चुपचाप मंच पर आ गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसने कर्कश आवाज में चेतावनी दी, चुप रहो। हॉल में एक गरिमापूर्ण आवाज गूंजी। एल्डर हान का चेहरा ठिठक गया। उसने डर के मारे काले कपड़े वाले आदमी की ओर देखा। उसने एक नजर कमरा नंबर 8 पर डाली और फिर पीछे हट गया। सूट पहने चारों आदमी वास्तव में ये देखकर खुश हुए क्योंकि अब उन्हें बोली के लिए अतिरिक्त पैसे नहीं देने पड़ रहे थे। जारी रखें। मंच पर काले कपड़े पहने व्यक्ति ने लोगों पर खूब दबाव डाला। वह कमरा नंबर 8 को देख रहा था, भ्रमित और सतर्क दिख रहा था। वह अपनी आंखें नहीं हटा सका क्योंकि उसे वहां से एक जबरदस्त दबाव महसूस हुआ, जिससे उसकी आत्मा कांप उठी और उसका दिल उसके गले में आ गया। फिर उतार चढ़ाव बहुत जल्द ही शांत हो गया, जैसे पानी की सतह पर ड्रैगनफ्लाई द्वारा बनाई गई लहरें। उसे यकीन नहीं था कि उसने गलती की है या नहीं, और अगर उसने गलती नहीं की है, तो कमरा नंबर 8 में बैठा आदमी बिल्कुल दुर्जय था। ये चेतावनी देने के बाद वह मंच के पीछे लौट आए। वह ग्रैंड मास्टर पीक स्टेज पर मार्शल आर्टिस्ट थे। किसी भी स्थिति को बिगड़ने से रोकने के लिए वह यहाँ मंच के पीछे थे। कुआं। नीलामकर्ता शांत हो गया और 2 सेकंड के लिए रुका, फिर उसने अपने दिल में अशांति को दबा दिया और जारी रखा, अगला आइटम। अभी जो कुछ हुआ उसने आगे की कार्यवाही के लिए तनावपूर्ण माहौल बना दिया। यहाँ तक कि बोलियां भी प्रभावित हुई थीं और उम्मीद से कम थीं। जब ये लगभग खत्म हो गया, तो कुछ अमीर लोगों ने आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण प्राचीन वस्तु के लिए लड़ाई की। हालांकि ये लड़ाई कमरा नंबर 8 और 30 के बीच हुई लड़ाई जितनी आश्चर्यजनक नहीं थी। आखिरी वस्तु एक लॉन्गेविटी गार्ड्स बोतल थी और किसी को ये 220 मिलियन युआन में मिली। स्वर्गीय अजीब नीलामी समाप्त हो गई। लियू फैंग और अन्य लोग नीलामी के बारे में बात कर रहे थे जब वे हॉल से बाहर चले गए। कमरा नंबर 8 में रहने वाला व्यक्ति बहुत अमीर है। उनकी हर बोली इतनी आश्चर्यजनक थी। उनकी पहली बोली 800 मिलियन और दूसरी 1.221 बिलियन थी। ये कुल मिलाकर 2 बिलियन है और उसने इसे पानी की तरह खर्च कर दिया। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो इस तरह 2 बिलियन युआन खर्च कर सकते हैं। फिर दोनों चुप हो गए। उनका परिवार वास्तव में बहुत अमीर था, लेकिन उन्होंने कभी भी नीलामी में 2 बिलियन खर्च नहीं किए। जाहिर है, कमरे में मौजूद व्यक्ति एक बड़ा शॉट था। जब वे गलियारे से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि लोग कार्यक्रम स्थल से बाहर जाने के लिए कतार में इंतजार कर रहे हैं। मैं किसी से मिलने जा रहा हूँ। जियो हुआंग, आप मेरे साथ रह सकते हैं, लियू फैंग ने एक पीले बालों वाले आदमी की ओर इशारा करते हुए कहा। मास्टर लियू, क्या आप हमारे साथ बाहर नहीं जा रहे हैं? उसके बगल में एक चुलबुली महिला ने पूछा।
मैं यहाँ हूँ और जांग हाँ के साथ किताब करने का इंतजार करूंगा। आप पहले बाहर जा सकते हैं। लियू फैंग ने विवाद से अपना हाथ खींचा और समागम किया। ठीक है, उनके साथियों ने सिर हिलाया और भीड़ के साथ चले गए। लियू फैंग और पेली बाले वाला मैनचेस्टर स्टेट में स्थिर चल रहे थे। उनके सामने भीड़ में जांग हान को खोजा जा रहा था। भाई लियू, हमारे पास सिर्फ 2 ही हैं और उनके कम से कम 5 संस्थान थे। अगर हम इस जगह पर जा रहे हैं तो हमें और लोगों को बताना चाहिए, पीले बाल वाले व्यक्ति ने अजीब आवाज में लियू फैंग से कहा। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? लियू फैंग ने अपनी बात रखी और उस आदमी की जिम्मेदारी थपथपाई। क्या आप नहीं जानते कि हम अब कहाँ हैं? आकाशीय विचित्र प्रक्षेपण में पीले बालों वाले व्यक्ति ने अपनी गर्दन को झुकाया और उत्तर दिया। फिर आप क्यों हैं? लियू फैंग ने अपना ओर कर देखा और कहा, श्रृंखला अजीब स्पेक्ट्रम में लड़ाई की झलक कौन चाहेगा? तुम 3 मत हो, हम उनका साथ देने जा रहे हैं लेकिन हम लड़ाई नहीं करने जा रहे हैं। अगर वे हमें फिल्मों की तस्वीरें दिखाते हैं तो वे इसे कभी भी फिल्म से बाहर नहीं कर पाएंगे। लियू फैंग बहुत चित्रण लग रहे थे, लेकिन वास्तव में उन्हें पदोन्नति देने के लिए पीले बाल वाले व्यक्ति की आवश्यकता थी। आप ठीक कह रहे हैं। पीले बालों वाला आदमी शर्मिंदगी से मुस्कुराया। जैसे जैसे भीड़ हॉल से बाहर भीड़ गई, अंदर कम से कम लोग होते गए। जब वह बाहर आया तो झांग युआन भी एक तरफ खड़ा हो गया। जल्द ही जब जांग चेन 2 साथियों के साथ बाहर आया तो वह थोड़ी देर के लिए झिझका और जांग यांग के बगल में खड़ा हो गया। उसने सोचा कि जांग यान जांग हान का इंतजार कर रहा था और वह देखना चाहता था कि क्या होगा। इसके अलावा उसे यह प्रभाव सा एहसास हुआ कि फ्लोरिडा रूम नंबर 8 में झांग हान ही व्यक्ति था। जब उसके मन में यह भयानक विचार आया तो उसने सच्चाई के बारे में विचार से खुद को रोक नहीं सका। इसलिए उन्होंने सर्वसम्मति का निर्णय लिया। 5 मिनट बाद कई लोग अपना व्यापार खत्म करके चले गए। ऐसा लग रहा था कि लॉटरी हॉल में अब कुछ ही स्टाफ बचे हैं। क्या वह चला गया? लियू फैंग ने पीले बाल वाले व्यक्ति से बहुत भ्रमित होकर पूछा। नहीं, वे वहां हैं। पीले बाल वाले व्यक्ति ने दाहिनी ओरियो क्षेत्र के बाजार की ओर रुख किया। 6 लोगों का एक समूह आगे बढ़ रहा था। प्रमुख बिल्कुल झांग हान था। अरे निकोल झांग, मैं कब से मेहमानों का इंतजार कर रहा हूँ। लियू फैंग ने अपने चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान के साथ कहा। वह अपनी अंतिम मूंद ली और झांग हान की ओर बढ़ी। लियू फैंग ने फिर जोर से कहा, आप भाग्यशाली थे कि पिछली बार बच गए थे। मैं आज टेररिस्ट को पकड़ने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ। आपने पहले जो किया है उसके लिए आपको भुगतान करना होगा। लियू फैंग के शब्दों ने झांग चेन का चेहरा ठंडा कर दिया। आधे साल पहले झांग हान ने लियू फैंग की फरारी जीती थी। फिर उसने इसे बेच दिया और शांग जिन को छोड़ दिया। झांग चेन ने इसके बारे में सुना था। अब झांग चेन बस उत्सुक था कि झांग कबीले के पूर्व युवा मास्टर झांग हान लियू फैंग द्वारा लाई गई परेशानी को कैसे हल करेंगे। झांग युआन, जो झांग चेन के बगल में खड़ा था, आगामी टकराव को देखकर बहुत खुश लग रहा था। उसकी आंखों के भाव से संकेत मिलता है कि वह आने वाले टकराव की बेसब्री से कामना कर रहा था। जब लियू फैंग आगे बढ़ा तो वह सभी प्रकार के चेहरे देखकर घबरा गया। झांग हान शांत दिखे। कुछ लोगों ने लियू फैंग को ठंडे चेहरों से देखा, कुछ ने व्यंग्य से और कुछ ने अर्थपूर्ण भाव से। क्या होगा अगर ये लापरवाह युवक झगड़ा कर लें? लियू फैंग हारना नहीं चाहता था और वह इस बारे में थोड़ा अनिश्चित था कि झांग हान वास्तव में उससे क्या चाहता है। वह नहीं जानता था कि झांग हान नीलामी के नियमों का पालन करेगा या नहीं। नहीं, ये स्वर्गीय अजीब नीलामी थी। किसी ने भी यहाँ तमाशा खड़ा करने की हिम्मत नहीं की। लियू फैंग अचानक फिर से आश्वस्त हो गए, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाते, उनके पीछे किसी ने व्यंग्य किया। हाँ, वह पीछे मुड़ा और देखा कि 2 अच्छे कपड़े पहने हुए बुजुर्ग नीलामी हॉल से बाहर निकल रहे थे। उनके पीछे 4 आदमी सूट पहने हुए थे। जब लियू फैंग और अन्य लोगों ने दोनों बुजुर्गों को देखा तो उनके चेहरे ज्यादा नहीं बदले। हालांकि जब उन्होंने 2 बुजुर्गों के पीछे 4 लोगों को देखा तो झांग फैंग, झांग चेन, झांग युआन और पीले बालों वाला आदमी सभी चौंक गए। डिंगशी समूह के अध्यक्ष, मा ग्रुप के बॉस हु। वे दोनों प्रसिद्ध उद्यमी हैं, लेकिन वे अब इतनी सावधानी से काम क्यों कर रहे हैं? दोनों बुजुर्ग उन लोगों को अपना साथी बना सकते हैं, जिसका अर्थ यह है कि यह अत्यधिक संभव है कि वे दोनों दुर्जय शक्तियां हैं। स्थिति को समझने के बाद लियू फैंग ने भी खुद को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया। वह 2 कदम पीछे हट गया और उन लोगों के लिए रास्ता बना दिया। जब उन्होंने बूढ़े व्यक्ति को उपहास करते हुए और पूछते हुए सुना, क्या आप कमरा नंबर 8 के व्यक्ति हैं, तो उनके चेहरे नाटकीय रूप से बदल गए। लियू फैंग के मुंह का कोना जम गया। वह ये जानकर अभी भी आश्चर्यचकित था कि झांग हान कमरा नंबर 8 में था, जहां से 2 अरब युआन की बोली आई थी। क्या चल रहा है? झांग युआन और पीले बालों वाला आदमी भी दंग रह गए क्योंकि यह उनकी कल्पना से बहुत परे जा रहा था। झांग चेन भी आश्चर्यचकित रह गए जब उन्हें पता चला कि उनकी पहले की अक्कलें सच थीं। दर्शकों की सुन्न निगाहों के बीच दोनों बुजुर्ग झांग हान और उसके साथियों के पास चले गए। फिर वे झांग हान के समूह से 5 मीटर की दूरी पर रुक गए। प्रशिक्षक लियू ने बड़ों को सिर से पांव तक जांचा और लापरवाही से उत्तर दिया, हाँ। आप क्या चाहते हैं? हाँ, एल्डर हान के बगल वाले छोटे बालों वाले व्यक्ति ने व्यंग्य किया। तुम्हारी उन चीजों को चुराने की हिम्मत कैसे हुई जो हम चाहते थे? हम विन स्नो स्कूल से हैं। तुम आग से खेल रहे हो। विन स्नो स्कूल, नाम सुनते ही लेई तियानान का चेहरा बदल गया। उसे आश्चर्य हुआ कि वे लोग विन स्नो स्कूल के शिष्य थे। छोटे बालों वाले आदमी के पीछे खड़े व्यक्ति ने अपना मुंह खोला और उनका परिचय कराया। ये विन स्नो स्कूल से ग्रैंड मास्टर हान और ग्रेट मास्टर चे हैं। मुझे लगता है कि आप दोनों को होशियार रहना चाहिए और खुद को परेशानी में नहीं डालना चाहिए। झांग चेन, झांग युआन, लियू फैंग और पीले बालों वाला आदमी यह सुनकर बहुत डरे हुए लग रहे थे। अरे, वे दोनों वू डाओ ग्रैंड मास्टर्स हैं। लियू फैंग खुद को कोसने से नहीं रोक सके। कोई आश्चर्य नहीं कि 4 उद्यमी इतने सावधान हैं। ये पता चला है कि दोनों वू डाओ ग्रैंड मास्टर्स हैं, झांग चेन ने खुद से कहा। उसकी आंखें चमक रही थीं। जब वह यूके में पढ़ रहा था तो उसे पता चला कि सभी महान स्थानीय ताकतों के पास उनका समर्थन करने के लिए रहस्यमय शक्तियां थीं। उसे गलती से ये भी पता चला कि सबसे प्रसिद्ध ताकतें पिशाचों के साथ साथ मार्शल कलाकार भी थे जिन्हें वहां महाशक्ति धारक कहा जाता था। जब वह वापस आया तो उसे इस बात की पूरी जानकारी थी कि एक कबीले के विकास के लिए मार्शल कलाकारों का क्या मतलब है। शांगजिंग में मार्शल कलाकार बहुत प्रभावशाली नहीं थे क्योंकि सरकार की शक्ति उन सभी पर भारी पड़ती थी। यहाँ किसी की भी उत्पात मचाने की हिम्मत नहीं हुई। अन्य स्थानों पर मार्शल कलाकारों ने स्थानीय कुलों के विकास में बहुत योगदान दिया। वह जानता था कि झांग कबीले में 1 दर्जन से अधिक मार्शल कलाकार थे, जिनमें से सबसे शक्तिशाली 7वें चाचा वू दाओ ग्रैंड मास्टर थे। वह अभी भी मार्शल आर्ट की दुनिया के बारे में और अधिक जानने की कोशिश कर रहा था।
साथ में चाचा ने एक बार उनसे कहा था कि वुडाओ ग्रैंड मास्टर्स बहुत दुर्लभ थे, लेकिन अब उनमें से 2 उनके सामने खड़े थे। ऐसा इसलिए होना चाहिए क्योंकि नीलामी एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। जब वह सोच रहा था, उसकी नजर झांग हान और झांग ली पर पड़ी। फिर उसने मन ही मनाह भरी। वह पहले तो लियू फैंग से छुटकारा भी नहीं पा सका। अब जब 2 वुडाओ ग्रैंड मास्टर्स आ गए हैं, तो उनके लिए निश्चित रूप से कठिन समय होगा। जहां तक छोटे बालों वाले मार्शल आर्टिस्ट की बात है, वह झांग हान और उसके साथियों को घूर रहा था। जब उसने देखा कि ये लोग अभी भी बहुत शांत हैं, तो उसे उलझन महसूस हुई। जब उसने लेई तियानान का चेहरा बदला हुआ देखा, तो वह उस पर हंसा। फिर उसने अपनी जेब से एक कार्ड निकाला और इठलाते हुए आगे बढ़ गया। ये पता है, बेहतर होगा कि आप सामान शाम 6 बजे से पहले यहाँ भेज दें। मैं तुम्हें उनके लिए कुछ पैसे दूंगा। ऐसा नहीं है कि विंड स्नो स्कूल आपको धमका रहा है। आप इसके लायक हैं क्योंकि आप अहंकारी हैं। हर कोई जानता था कि कुछ पैसे का क्या मतलब है। यह एक प्रतीकात्मक छोटी राशि से अधिक कुछ नहीं होगा। उनका चेहरा 40 साल के एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति के लिए बहुत अहंकारी था। उसके व्यवहार और शब्दों से पता चलता है कि वह बहुत आश्वस्त लग रहा था। वह धीरे धीरे झांग हान के पास गया, जो उसके समूह में सबसे आगे था। फिर उसने तिरस्कारपूर्वक झांग हान को कार्ड सौंप दिया और उम्मीद की कि वह इसे विनम्रता से लेगा। खड़खड़ाहट। उस समय लेई तियानान की पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे हल्का सा आभास हुआ कि उसके सामने खड़ा विंड स्नो स्कूल का शिष्य मौत को दावत दे रहा है। उस आदमी को अंदाजा नहीं था कि वह कितने भयानक व्यक्ति को भड़का रहा है। यह विशेष रूप से सच था जब निर्दयी झांग बुरे मूड में था और वह लड़की जो उसे शांत कर सकती थी वह आसपास नहीं थी। यह एक बाघ की तरह था जो अपने दांत दिखा रहा था और वह आदमी बाघ के पास आकर उससे पूछ रहा था कि क्या यह असली बाघ है और उसने उसे काटने की हिम्मत दिखाई। ठीक है, सबकी निगाहों में झांग हान ने धीरे से अपना दाहिना हाथ उठाया। वह पते वाला कार्ड लेने जा रहा था। इससे लियू फैंग को थोड़ा असहज महसूस हुआ। अरे, मैं उसके लिए मुसीबत खड़ी करने के लिए यहाँ आया हूँ। मैंने दूसरे लोगों को मौका क्यों दिया? झांग चेन, झांग युआन और पीले बालों वाले व्यक्ति के मन में एक ही विचार था। वे 2 वुदाओ ग्रैंड मास्टर्स हैं। अन्य लोगों को उस दबाव में मंदी का सामना करना पड़ा होगा। उसका हाथ कार्ड के पास आ रहा था। झांग हान बहुत शांत लग रहा था और उसकी आंखें ठंडी लग रही थीं। उसने धीरे से अपना दाहिना हाथ उस कार्ड पर रख दिया। बॉप, कमरे में बुलबुले फूटने की साफ आवाज गूंज उठी। लगभग उसी समय सभी दर्शकों की आंखें फैल गईं। उन्होंने देखा कि छोटे बालों वाले आदमी के शरीर का आकार अचानक बदल गया। ऐसा लग रहा था कि आसपास की हवा उसे निचोड़ रही है और वह एक दबाए हुए गुब्बारे की तरह है जो रिस रहा है। उसके शरीर का आकार लगातार सिकुड़ता और फूलता रहा। जल्द ही वह राख में बदल गया और हवा के साथ चला गया। एक असली आदमी सबके सामने से गायब हो गया। लियू फैंग ने आश्चर्य से अपना जबड़ा झुका लिया। उसे कुछ पता नहीं था कि क्या हो रहा है। झांग चेन, झांग युआन और पीले बालों वाला आदमी कांप रहे थे। हवा के दबाव से उनका लगभग दम घुटने लगा। हम बर्बाद हो रहे हैं। लेई तियानान ने अपना माथा थपथपाया और कहा। वह जानता था कि यह निश्चित रूप से गड़बड़ होने वाला है। ये लोग इतने मूर्ख थे कि उन्होंने निर्दयी झांग के साथ खिलवाड़ किया। लेई तियानान इतने गुस्से में थे कि किसी ने उन्हें नहीं पहचाना। अगर वे लोग उसे पहचान लेते तो पता चल जाता कि वह युवक कौन है। ये लोग बहुत मूर्ख थे और उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ी। लेई तियानान को यह नहीं पता था कि वह उतना प्रसिद्ध नहीं था जितना सोचा गया था। और उन लोगों को वास्तव में पता नहीं था कि वह कौन था। शायद उसने अवचेतन रूप से उस संभावना पर ध्यान नहीं दिया। आपने क्या किया? पुकारते ही एल्दहान का चेहरा पीला पड़ गया। उसके दिमाग पर अब एक शब्द ने कब्जा कर लिया था, जो था भागो। वह अच्छी तरह से जानता था कि किसी को कितना शक्तिशाली होना पड़ता है, उसके साथी को कितनी आसानी से मार दिया जाता है। हो सकता है कि वह ईश्वरीय क्षेत्र में न हो, लेकिन वह निश्चित रूप से एक ग्रैंड मास्टर पीक है। कैसे? एल्दहान बहुत हैरान हो गया और जैसे ही वह भागने वाला था, उसने देखा कि युवक उसकी ओर इशारा कर रहा था। बस, किसी अदृश्य शक्ति ने उसे कैद कर लिया। नहीं। एल्दहान की आंखें इतनी व्यापक रूप से खुल गईं कि उसकी आंखें किसी भी क्षण बाहर निकल सकती थीं। वह चिल्लाया, रुको, मुझे समझाने दो। तुम मुझे मारने की हिम्मत मत करो। मैं मार्क्विस शी फैंग का अधीनस्थ हूँ। यदि आप मुझे जाने देंगे तो मैं उससे कहूंगा कि आपको जो भी जादुई हथियार चाहिए, वह दे दे। मैं विंड स्नो स्कूल का सदस्य हूँ। हमसे जुड़ने के लिए मैं आपका रेफर बन सकता हूँ। एल्दहान को नहीं पता था कि मौत के दरवाजे का सामना करते समय अपनी भाषा को कैसे व्यवस्थित किया जाए। द विंड स्नो स्कूल, तुम्हें क्या लगता है तुम क्या हो? झांग हान ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। उसने अपनी हथेली ऊपर उठाई और फिर नीचे दबाया। धमाके, 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 धमाके। जैसे ही 4 दबी दबी आवाजें बाहर आई, एल्दहान के पीछे सूट पहने 4 लोग तुरंत मर गए। उनके शरीर खूनी धुंध में फट गए। लियू फैंग, झांग चेन, पीले बालों वाला लड़का और झांग युआन को ऐसा लगा मानो जो कुछ हुआ था उसे देखकर उनकी गर्दनें दब गई हों। उन्हें सांस लेने में कठिनाई महसूस हो रही थी और उनका शरीर नियंत्रण से बाहर हो रहा था। वे इस भयानक जगह को छोड़ना चाहते थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फिर झांग हान ने अपने हाथ में काले रत्न का एक टुकड़ा पकड़ लिया। दुर्लभ रत्न में अत्यधिक कीन की शक्ति थी। झांग हान ने इसे किसी दिन विशेष उपयोग के लिए रखा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह दिन इतनी जल्दी आ जाएगा। उसने अपना दाहिना हाथ भींच लिया और मणि तोड़ दी। धूल एक अंधेरी धुंध में बदल गई जिसने एल्दहान को ढक दिया। कृपया कुछ दया करो, नीलामी हॉल के अंदर कोई चिल्लाया। काले कपड़े वाला वह व्यक्ति जिसने पहले नीलामी में हस्तक्षेप किया था, जल्दी से दौड़कर आया। झांग हान ने उस आदमी को नजरअंदाज कर दिया। उसकी आंखें बिल्कुल काली हो गईं, जो काफी डरावनी लग रही थीं। फू, एल्दहान का शरीर अचानक आग की लपटों से जलने लगा। वह आग में झुलसते हुए चीख रहा था और चिल्ला रहा था। जल्द ही कई लोगों की हैरान निगाहों के नीचे एल्दहान जल गया, लेकिन उसकी दहाड़ अभी भी गूंज रही थी। इससे लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। क्या चल रहा है? बस, झांग हान ने अपना हाथ उठाया और काली धुंध उसकी हथेली के केंद्र में जमा हो गई। फिर यह उसके सिर पर चढ़ गया और लगातार बदलते मुखौटे की तरह उसके चेहरे को ढक दिया। यहाँ तक कि लेई तियानान को भी नहीं पता था कि क्या हो रहा है। ओह, झांग हान ने सांस छोड़ी और काले कपड़े पहने उस आदमी की ओर देखा, जो उससे दाहिनी ओर 10 मीटर की दूरी पर खड़ा था। क्या आपको इस बात से कोई तकलीफ है? झांग हान की आवाज कर्कश और धीमी थी, जो पहले की शांत आवाज से काफी अलग थी। आवाज अब और भी भयानक लग रही थी, जैसे किसी राक्षस की बड़बड़ाहट। उस आदमी के हाथ कांपने लगे।
वह एक कदम पीछे हट गया और अपने हाथ जोड़ लिए। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, नहीं, मैं नहीं जानता। महागुरु की जय हो, मैं स्वर्गीय अजीब नीलामी से वांग म्यू हूँ। हिस स्विश, झांग हान ने हल्की सांस ली, फिर उसका अजीब चेहरा लियू फैंग की ओर घूम गया और उसने कहा, अब आपकी बारी है। लियू फैंग बुरी तरह डर गया था। वह जमीन पर गिर गया और लगातार पीछे हट रहा था। यहाँ तक कि दूसरी तरफ पीले बालों वाला लड़का भी लियू फैंग के साथी के रूप में डर से कांप रहा था। अभी दो वृद्ध व्यक्तियों के पीछे के चार लोग, जो अपने मालिक की तरह ही ताकतवर थे, उनके सामने वाले व्यक्ति ने बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें मार डाला। वे कैसे जीवित रह सकते थे? पीले बालों वाला वह आदमी सबसे ज्यादा डरा हुआ था, जमीन पर पड़ा हुआ कांप रहा था। थोड़ी देर बाद उसके नितंबों के पीछे पीला द्रव जमा हुआ दिखाई दिया। झांग चेन और झांग युआन दोनों स्तब्ध थे। वे मार्शल कलाकार नहीं थे और मार्शल कलाकारों के बीच लड़ाई शायद ही कभी देखते थे। इसलिए यहाँ जो हुआ उसने उन्हें हैरान कर दिया। और यहाँ तक कि जो लोग वास्तविक मार्शल आर्ट जानते थे, जैसे कि उनके बगल में खड़ा काले रंग का आदमी, नहीं जानता था कि इस समय क्या करना है, क्योंकि उसने अपनी जान जोखिम में डालने और निर्दयी झांग को रोकने की हिम्मत नहीं की। इसलिए वह एक तरफ खड़ा होकर चुपचाप देखता रहा। उनकी निगाहों के नीचे झांग हान ने धीरे से अपना हाथ उठाया। उसका चेहरा अभी भी धुंधला था, मानो बदल रहा हो। सभी का कलेजा मुंह में आ गया। उन्हें डर था कि जैसे ही झांग हान की हथेली लियू फैंग पर पड़ेगी, उसे मार दिया जाएगा। लियू फैंग मौत से डर गया था। उसने झट से अपना हाथ हिलाया। भाई झांग, कृपया मेरी जान बख्श दें। यह मेरी गलती है और मेरा इरादा आपको परेशान करने का नहीं था। मैं बस आपसे फिर से प्रतिस्पर्धा करना चाहता था। मेरा इरादा तुम्हें उकसाने का नहीं था। लियू फैंग ने कर्कश आवाज में समझाया, आखिरकार रेस में जो कुछ हुआ वह डोंगहू द्वारा योजनाबद्ध था। मैंने तुम्हें दुख पहुंचाने के बारे में कभी नहीं सोचा। मैं बस जीतना चाहता था। मैं तुम्हें एक बार हराना चाहता था। मैं सिर्फ खुद को साबित करना चाहता था। मेरा किसी को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। कृपया, मैं बस बहुत कुछ जीतना चाहता था, मुझे जाने दो। पफ, झांग हान ने धीरे से सांस ली। उसके चेहरे के चारों ओर का हल्का काला कोहरा छट गया और उसकी आंखें सामान्य हो गईं। इसके बारे में सोचने के बाद उसने लियू फैंग पर नजर डाले बिना अपनी हथेली हटा ली। हालांकि ऐसा लग रहा था कि झांग हान ने अपना हमला रोक दिया था, लियू फैंग इतना घबरा गया था कि वह सांस लेना भी भूल गया। उन चारों में से झांग चेन, जो अपेक्षाकृत शांत था, ने महसूस किया कि झांग हान अब और हमला नहीं करना चाहता था। यह उनके लिए एक अवसर था। खुद को प्रतिस्पर्धी बनाए रखने के लिए झांग चेन को लिंजी जैसे कई सामाजिक रिश्तों की जरूरत थी, जिन्हें कियाओ जान और लियू फैंग का साथ मिला, जो लियू परिवार के पहले उत्तराधिकारी थे। अपने डर के बावजूद झांग चेन शांत दिखे और कांपती आवाज में कहा, झांग हान। झांग चेन ने मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। कितने अफसोस की बात है कि मैं पहली बार आपसे मिला हूं, क्योंकि मैंने आपके बारे में सुना है और लंबे समय से आपसे मिलने का इंतजार कर रहा हूं। आप सचमुच सुंदर और अद्भुत हैं। मुझे लगता है आपको भी मुझे जानना चाहिए। मैं झांग चेन हूं। मैं जो कहना चाहता हूं वह यह है कि लियू फैंग के पिता और उनका परिवार हमारे साथ अच्छा काम करते हैं। आप झांग हान ने अपना दाहिना हाथ उठाया और हवा में हिलाया। झांग चेन के बाएं चेहरे से एक स्पष्ट ध्वनि निकली। थप्पड़ खाने के बाद वह 2 बार घूमा और जमीन पर गिर पड़ा। उसका गाल नंगी आंखों से दिखाई देने वाली दर से सूज गया। झांग हान ने झांग चेन पर एक नजर डाली, लेकिन उसे बोलने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। फिर वह लियू फैंग के पास गया और उसकी ओर देखा। क्या तुम्हें मालूम है कि मैंने तुम्हें क्यों नहीं मारा? नहीं, मैं नहीं, लियू फैंग ने कांपते हुए उत्तर दिया। क्योंकि मैंने तुम्हें धमकाया था और तुम्हें विदेश जाने दिया था। अब तुम रह सकते हो और अगली बार मुझे मत भड़काओ। झांग हान मंद मंद मुस्कुराया। फिर उसने जाने की पहल की। झाओ फैंग और अन्य लोगों ने उसका पीछा किया और लिफ्ट के किनारे तक चले गए। मुझे पता है मैं गलत हूँ। मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। लियू फैंग ने झांग हान की पीठ की ओर देखा और जोर से चिल्लाया। वह जोर जोर से सांस ले रहा था और उसके माथे से ठंडे पसीने की धारा बह रही थी। कई साल बाद जब लियू फैंग कुलपिता लियू बने और 10 साल के भीतर लियू परिवार को शांग जिंग के शीर्ष 8 परिवारों में से एक में पदोन्नत किया, तो वह हमेशा अपनी युवा पीढ़ी को सिखाते थे, क्या आप जानते हैं कि मैं क्यों सफल हुआ? क्योंकि किसी ने मुझे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सबक सिखाया। वह व्यक्ति, ओह, वह एक भगवान है। लेकिन इस समय लियू फैंग अभी भी एक सामान्य व्यक्ति थे। आपदा के बाद भी वह डरा हुआ महसूस कर रहा था। अचानक उसका पीले बालों वाला साथी रेंगता हुआ आया और फिर जोर से चिल्लाया, मैं बहुत डर गया हूँ, भाई लियू। आपने कहा था कि यह यहाँ बहुत सुरक्षित है और किसी ने भी हमसे लड़ने की हिम्मत नहीं की, है ना? उन्होंने न केवल लड़ाई की, बल्कि हमें लगभग मार ही डाला। उनके पीछे काले कपड़े वाला आदमी सख्त हो गया। उन्हें उनकी बातें नागवार गुजरी। वह फुफकारने लगा और सीधे चला गया, बिना किसी से दोनों लोगों को भेजने के लिए कहे। 10 मिनट से अधिक समय के बाद लियू फैंग, येलो हेयर, झांग युआन और झांग चेन ठीक हो गए और जाने के लिए खड़े हो गए। झांग चेन के गाल लाल और सूजे हुए थे, लेकिन उनकी त्वचा क्षतिग्रस्त नहीं हुई थी। हालांकि वह दर्द में था, वह जानता था कि यह झांग हान की दया का परिणाम था। लियू फैंग और येलो हेयर ने उनका इंतजार कर रहे अपने दोस्तों को नजरअंदाज कर दिया, एक कार में बैठे और सीधे चले गए। झांग युआन और झांग चेन भी दूसरी कार में सवार हो गए। झांग हान, वह कौन है? झांग युआन ने डर के साथ कहा। नहीं देखा, उसके नाम के बजाय उसे ग्रैंड मास्टर झांग कहें। झांग चेन ने अपना चेहरा तौलिए से ढकते हुए उत्तर दिया। उसने कहा कि वह उस आदमी को मारने जा रहा था, इसलिए उसने ऐसा किया। ये बहुत क्रूर है। वह इतना डरावना क्यों है? झांग युआन को चक्कर आ गया और उसका दिमाग उस दृश्य से भर गया, जिससे वह डर गया। अरे नहीं! अचानक झांग चेन अपनी आंखें खोलकर चिल्लाया। क्या चल रहा है? झांग युआन कुछ हद तक हैरान था। झांग चेन ने तुरंत अपना मोबाइल फोन निकाला और एक नंबर पर कॉल किया। हेलो अंकल माँ, क्या उन्होंने नंबर 8 विला को नुकसान पहुंचाया है क्या? झांग चेन का चेहरा बदल गया। फोन कट जाने के बाद उसने जोर से आह भरते हुए कहा, मुझे डर है कि कुछ भयानक घटित होगा। तुरंत वापस जाओ और तेजी से गाड़ी चलाओ। झांग चेन ने झांग युआन की ओर देखा। इतना कहने के बाद उसने अपना मोबाइल फोन उठाया और वीचैट पर क्लिक किया। नमस्कार मिस्टर वू, मुझे आपको परेशान करने के लिए खेद है। मैं आपके मार्शल आर्ट सकल के बारे में पूछताछ करना चाहता हूँ। क्या आपने ग्रैंड मास्टर झांग और ग्रैंड मास्टर लेई के बारे में सुना है? उनमें से एक मर्दाना शक्ल और छोटे बाल वाला एक युवक है। दूसरा लगभग 1.9 मीटर लंबा है, जो थोड़ी दाढ़ी वाला बड़ा आदमी है। उद्धरण चिन्ह।
संदेश भेजने के बाद उसने अपना सेल फोन रख दिया। 1 मिनट बाद उसने डिंग सुना। दूसरे पक्ष ने संदेश भेजा, क्या आप बेरहम झांग और निर्देशक लेई के बारे में बात कर रहे हैं? निर्दयी झांग, टकराना, ये खबर साफ आसमान से वज्रपात की तरह थी। डॉट 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 डॉट। जब झांग हान और अन्य लोग लिफ्ट में दाखिल हुए। भाई, ये ठीक है। झांग ली ने घबराहट से भौहें चढ़ा लीं। हालांकि उसका भाई इतना ताकतवर था कि वह बिना किसी हिचकिचाहट के अपने प्रतिद्वंद्वियों को मार सकता था, लेकिन उसे चिंता थी कि उसने बहुत सारे लोगों को मार डाला है। लेई त्यानान खुश होकर बोली, छोटी लड़की, तुम बहुत कम जानती हो। शत्रु के प्रति दयालु होना स्वयं के प्रति क्रूर होना है, और वे विंड स्नो स्कूल के शिष्य हैं। बलों के विभाजन के अनुसार उनका आपके शत्रु बनना तय है। लिली, मार्शल आर्ट की दुनिया बहुत खतरनाक है, और जो लोग दूसरों को नुकसान पहुंचाने की पहल नहीं करते हैं उन्हें दयालु कहा जा सकता है। मेरे स्वामी ने कभी दूसरों को नहीं भड़काया। हाँ, मैं देख सकता हूँ कि बॉस को उसी तरह की जीवन शैली जीना पसंद है, और उसकी देखभाल के लिए एक छोटी राजकुमारी है। जू योंग ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा ऐसा है। झांग ली ने सिर हिलाया और कहा, तो भाई, आप बात क्यों नहीं करते? झांग ली ने असमंजस में झांग हान की ओर अपनी निगाहें घुमाई। झांग हान ने दूसरों की निगाहों पर ध्यान नहीं दिया। वह अब आंखें सिकोड़कर स्तब्ध था। झांग ली की बातें सुनने के बाद झांग हान को होश में आने में 2 सेकंड लगे। उसने हल्का सा सिर हिलाया और कहा, मैं कुछ सोच रहा था। उस रत्न का उपयोग एल्डहान को मारने के लिए नहीं किया गया था, बल्कि झांग हान के लिए एक प्रकार का जादू करने के लिए किया गया था। यिन शक्ति के रत्न के साथ झांग हान एल्डहान की आत्मा को अस्थायी रूप से 2 सेकंड के लिए रख सकता था और उसकी स्मृति को पढ़ सकता था। हालांकि जादू के दुष्प्रभाव के रूप में झांग हान की आत्मा की भावना प्रभावित हो सकती है, लेकिन उसकी मजबूत आत्मा की भावना और एल्डहान की ताकत के कारण उसे कोई नुकसान नहीं होगा। दिलचस्प बात यह थी कि एल्डहान की वास्तविक उम्र लगभग 25 वर्ष ही थी। उसके अधिक उम्रदराज दिखने का कारण यह था कि उसे पश्चिम में 5 वर्षों तक गुलाम बनाकर रखा गया था और पिशाचों के लिए रक्त उपलब्ध कराने के लिए मजबूर किया गया था। जीवित रहना उसके लिए सर्वोत्तम परिणाम था। उसी समय झांग हान को उनकी बोली के विशिष्ट कारण पता थे। झांग हान की स्मृति में उनके पिता झांग गुआंग्यो हेवनली नाइट संप्रदाय के युवा मास्टर भी थे। विंड स्नो स्कूल में एक इनाम कार्य था, जो कोई भी हेवनली नाइट संप्रदाय के युवा मास्टर को मार देगा, उसे एक दिव्य स्तर के खजाने और 2 पवित्र स्तर के खजाने से पुरस्कृत किया जाएगा। इनाम अपने आप में काफी आकर्षक था, और उनके यहाँ आने का दूसरा कारण एक गुप्त स्थान की चाबी ढूंढना था, जिसे झांग हान के पिता ने रखा था। एल्डहान के अलावा 11 लोग थे जो एक साथ वापस आए थे, और वे सभी एक ही उम्र के युवा लोग थे, लेकिन बहुत अधिक उम्र के लग रहे थे। जहां तक उपस्थित बाकी मार्शल कलाकारों की बात है, वे सभी मुजो में बिग डिपर संप्रदाय के गुप्त स्थान में शी फेंगहो के समर्थक थे। क्या झांग परिवार के सदस्य अपनी सुरक्षा के लिए ऐसा कर रहे हैं? सिर्फ कई अंतिम चरण के ग्रैंड मास्टर्स के लिए? झांग हान को इस पर विश्वास नहीं था, लेकिन उसे झांग परिवार के लक्ष्यों और योजनाओं की परवाह नहीं थी। लिफ्ट से उतरने के बाद वे नीलामी घर से बाहर चले गए और 2 रोल्स रॉयस फैंटम में चढ़ गए। भाई, मुझे झांग परिवार बिल्कुल पसंद नहीं है। झांग हान और झांग ली झाओ फैंग की कार की पिछली सीट पर बैठे थे। कुछ मिनट बाद झांग ली दबी आवाज में बुदबुदाया। झांग ली की बातें सुनकर झांग हान ने उसकी ओर देखा और कुछ कहने ही वाला था। झाओ फैंग ने अचानक अपना ब्लूटूथ हेडसेट उतार दिया, अपना सिर थोड़ा घुमाया और गहरी आवाज में कहा, मास्टर योंग ने अभी मुझे फोन किया। आधे घंटे पहले झांग परिवार के 8 नंबर विला में आग लग गई थी। आग बहुत भीषण थी, लेकिन अब तक दमकल की गाड़ी नहीं पहुंची। जैसे ही वह बोल रहा था, झाओ फैंग ने रियरव्यू मिरर में झांग हान की अभिव्यक्ति को देखा और उसे अपनी आंखों में बर्फ के साथ डूबते हुए देखा। नंबर 8 विला, क्या ये? झांग ली ने अपना मुंह अपने हाथ से ढक लिया और उसकी आंखें शिकायत और चिंता से भरी थीं। यह मेरे माता पिता का विला है। हाँ, झांग हान व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराया। उन्होंने अच्छा काम किया, वे पागल हो रहे हैं। फैंग, झांग हान अपनी आंखें बंद करके अपनी सीट पर वापस झुक गया। चलो झांग परिवार के पास चलते हैं, उसने उदासीनता से कहा। झाओ फैंग रुके और फिर सिर हिलाया। हाँ, मेरे गुरु झांग परिवार के पास जा रहे हैं। जिन लोगों ने एक बार उसे नीची दृष्टि से देखा, वे जीवन भर पछताएंगे। झाओ फैंग ने अपने दाहिने हाथ से अपना मोबाइल फोन निकाला और आगे कार में जू योंग को एक आवाज संदेश भेजा। चलो झांग परिवार के पास चलते हैं। समझ गया, जू योंग ने उत्तर दिया। तभी दोनों लग्जरी कारें राहगीरों की नजर बचाकर रोशनी वाले अगले चौराहे पर बाईं ओर मुड़ गईं। झांग परिवार का आवासीय क्षेत्र, जो कभी शांगजिंग शहर के समृद्ध मध्य भाग में एक राजकुमार का था, एक सामान्य जागीर के आकार के समान था। बाहरी दीवार, जो पहले क्षतिग्रस्त हो गई थी, को कई साल पहले झांग परिवार द्वारा बीजिंग में आमंत्रित एक प्रसिद्ध वास्तुशिल्प डिजाइन मास्टर द्वारा पुनर्निर्मित किया गया था, और अब इसे विभिन्न पैटर्न से सजाया गया था, जो अक्सर राहगीरों को रुकने और प्रशंसा करने के लिए आकर्षित करता था। ये गेट महल का भव्य प्रवेश द्वार था, जो 30 मीटर लंबा था, जिसके दोनों तरफ गार्ड रूम थे, बीच में 6 लाल स्तंभ थे और ऊपर एक पट्टिका थी जिस पर झांग हवेली लिखा था। कई स्तंभों के मध्य में दोनों तरफ खड़े सुरक्षा गार्डों द्वारा नियंत्रित इलेक्ट्रॉनिक दरवाजे थे, जो आमतौर पर दिन के दौरान खोले जाते थे। गेट से आगे की सड़क पत्थर की ईंटों से पक्की थी। सड़क के दोनों किनारों पर छोटे छोटे पेड़, कई आधुनिक विला और प्राचीन थीम के समान शैली वाले 5 पुराने घर थे। इस समय झांग हवेली में एक निश्चित स्थान से धुआं निकल रहा था, जिसे आसपास के कुछ लोगों ने देखा था, और वे अनुमान लगा रहे थे कि आग कहां हो सकती है। हालांकि अब दिन का समय था, झांग परिवार के पुराने केंद्रीय निवास में रेस्तरां पहले से ही शानदार रोशनी और आवाजों की गड़गड़ाहट से भरा हुआ था। झांग परिवार के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति झांग हुशान अपना 80वां जन्मदिन मना रहे थे। हालांकि कई अमीर व्यवसाय और परिवार के बड़े सदस्य उन्हें बधाई देना चाहते थे, लेकिन झांग हुशान ने केवल अपने परिवार के सदस्यों को ही उनकी जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने की अनुमति दी। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि उनका जन्मदिन चंद्र नववर्ष के 10वें दिन था। वह उन मेहमानों को परेशान नहीं करना चाहता था जो अभी वार्षिक बैठक में शामिल होकर वापस आए थे। इसलिए धीरे धीरे जो लोग झांग परिवार की वार्षिक बैठक में शामिल हुए, वे जन्मदिन के उपहार के रूप में पहले से ही अधिक कीमती चीजें अपने साथ लाएंगे। झांग गुआंग्यू के प्रभाव में झांग परिवार को शांगजिंग शहर के शीर्ष 10 में स्थान दिया जाता था। हालांकि झांग गुआंग्यू के जाने से वे बहुत कमजोर हो गए थे, फिर भी झांग परिवार एक अग्रणी परिवार था। झांग परिवार की समृद्ध आबादी और कई शाखाएं थीं। हॉल में 12 टेबलें थीं, प्रत्येक में लगभग 10 लोग थे। इस प्रकार कुल मिलाकर लगभग 100 लोग थे।
दूसरे मास्टर झांग सबसे केंद्रीय और सबसे बड़ी डाइनिंग टेबल पर थे। उनके साथ वर्तमान कुलपति झांग नान और झांग परिवार के कई प्रमुख पुरुष सदस्य थे, जिनमें 16 या 17 साल का एक युवक भी शामिल था। ये दूसरे मास्टर झांग के नियमों में से एक था। नंबर 8 विला कैसा है? झांग हुशान ने झांग नान से पूछा। झांग हुशान एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका स्वभाव बहुत छोटा था। अपनी विशिष्ट उल्टी भौहों के अलावा वह दयालु दिखते थे। हालांकि हॉल में कई लोग जानते थे कि जब वह छोटा था तो उसका स्वभाव बुरा था। हालांकि उन्होंने बहुत कुछ सहन किया था और अन्य लोगों के मामलों की बहुत कम परवाह की थी, फिर भी उन्होंने झांग गुआंग्यू पर पूरा ध्यान दिया। दूसरे अंकल, हमारी हवेली में कोई 8 नंबर विला नहीं है। झांग नान फुसफुसाए। ओह, यह अच्छी बात है। झांग हुशान ने अपनी आंखों में जटिल भावना के साथ आह भरी। ऐसा लग रहा था कि वह परिवार के पूर्व मुखिया झांग गुआंग्यू को याद कर रहे थे, जिसने दूसरी मेज पर बैठी 40वें वर्ष की 2 महिलाओं को चुपचाप उन पर व्यंग्य करने के लिए मजबूर कर दिया था। दूसरा चाचा, चपटे बाल कटवाने वाला एक व्यक्ति जो झांग नान के विपरीत दिशा में बैठा था, मुस्कुराया और कहा, हाल के वर्षों में हमारे बड़े भाई के नेतृत्व में संपत्ति, पैमाने और अन्य के मामले में झांग परिवार की ताकत में लगातार सुधार हुआ है। पहलू, जो पहले से भी अधिक है। हाँ, दूसरों ने प्रतिध्वनि की। वास्तव में भाई नांग झांग गुआंग्यू से भी बदतर नहीं है। अगर बड़े भाई ने पहले ही परिवार का बोझ अपने ऊपर ले लिया होता तो परिवार तेजी से आगे बढ़ पाता। झांग नान अब अपने परिवार का मुखिया था और उन सभी ने उसकी चापलूसी करने की कोशिश की, खासकर जब से उनमें से अधिकांश झांग नान के अनुयायी थे। वास्तव में केवल कुछ ही लोग हैं जो जानते थे कि हर पहलू में उनकी ताकत उस वर्ष के समान थी। लेकिन समाज विकसित हो रहा था। तुलनात्मक रूप से कहें तो वे अभी भी अधिक प्रतिष्ठा वाले अन्य बड़े परिवारों से बहुत पीछे थे। बेशक झांग हुशान, जिनके पास समृद्ध अनुभव था, ये भी जानते थे। लेकिन झांग हुशान इसमें शामिल नहीं होना चाहते थे। अपना सिर थोड़ा हिलाते हुए वह हंसे और दूसरों का उत्साह बढ़ाने के लिए अपना गिलास उठाया। सटीक कहें तो जब बाकी लोग शराब पीते थे तो वह चाय पीते थे। जैसे ही उन्होंने अपना चश्मा उठाया, झांग हवेली के गेट के सामने कई कारें आ गईं। ये दमकल गाड़ियां थीं। गेट के दोनों ओर के गार्ड ने समय की जांच की और अग्निशमन गाड़ियों को अंदर जाने दिया। फायर ट्रक के हवेली में प्रवेश करने के 5 मिनट बाद 2 रोल्स रॉयस फैंटम पहुंचे। लाइसेंस प्लेट नंबर देखें। क्या पहला अंकियाओ कंपनी के चेयरमैन लुका नहीं है? उसे क्या हुआ? दूसरे मास्टर ने अपने जन्मदिन की पार्टी में किसी भी मेहमान को आमंत्रित नहीं किया। काय करते? बाईं ओर थोड़ा युवा गार्ड ने दाईं ओर अपने साथी की ओर देखा। तो क्या हुआ? दूसरा आदमी लापरवाही से मुस्कुराया। कौन? तुम अभी अभी झांग परिवार में आए हो। अब जब आपका परिचय भाई माने कराया है, मैं कुछ और शब्द कहूंगा। द्वारपालों को भी अनुभव की आवश्यकता होती है। ऐसे में कारों में चाहे कोई भी हो, हमें सबसे पहले उन्हें रोकना चाहिए। जब वे अपना उद्देश्य स्पष्ट कर देंगे तो हम अंदर जाएंगे और नेताओं को रिपोर्ट करेंगे। तुम यहीं रुको, मैं उनकी कार रोकूंगा। एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी की तरह उसने रोल्स रॉयस को इशारा किया और फिर उनके पास चला गया। रुको। उसके पीछे कौन सोच रहा था, हाँ, मुझे झांग हवेली के गेट को देखने का मौका पाने के लिए दूसरों ने सिफारिश की थी। यह एक अच्छा काम है। भाई बाई वापस क्यों उड़ गए? उसकी नजर के नीचे भाई बाई, जो अभी अभी निकला था, वापस उड़ गया और एक खंभे से टकराकर बेहोश हो गया। जब वह सोच रहा था कि क्या हो रहा है, तो उसे अपना शरीर हल्का महसूस हुआ और फिर वह बेहोश हो गया। दोनों तरफ के गार्ड रूम में आराम कर रहे सभी 6 लोगों ने नहीं देखा, लेकिन अगले ही पल बूम, तेज आवाज के साथ पूरा गेट हिल गया और स्वचालित लोहे का गेट टूट गया। 2 रोल्स रॉयस आसानी से अंदर चली गईं। क्या हुआ? मुझे मौत से डर लग रहा है। क्या बात है तुम्हें, बाय? कौन? कुछ कॉलों के बाद दोनों व्यक्ति स्तब्ध होकर उठे। अन्य लोगों को राहत मिली, लेकिन साथ ही वे सदमे में भी थे। कोई अंदर घुस आया। उन्होंने झट से वॉकी टॉकी उठाई और चिल्लाकर बोले, अलर्ट। 2 रोल्स रॉयस टूट गईं। वे सिर्फ द्वारपाल थे और हवेली में पेशेवर सुरक्षा सदस्य थे। वे आमतौर पर विभिन्न क्षेत्रों में गश्त करते थे। जैसे ही उन्होंने ये खबर सुनी, उनमें से कुछ जो गेट के करीब थे, तेजी से उस ओर भागे जहां ये हुआ था। लेकिन इससे पहले कि वे दोनों कारों को रोक पाते, वे एक एक करके निकल गईं। पीछे के सुरक्षा गार्ड डर गए। ये जानते हुए कि ये वे लोग हैं जिनसे वे निपट नहीं सकते, उन्होंने अपनी वॉकी टॉकी निकाली और अपने नेताओं को इसकी सूचना देना शुरू कर दिया। आखिरकार झांग परिवार के मार्शल आर्टिस्ट जो पुराने घर के रेस्तरां में थे, ने इसके बारे में सुना। कोई अंदर घुस आया। उन्होंने सभी गार्डों को ठंड से बाहर कर दिया। वे नंबर 8 विला में गए। झांग परिवार में एक स्वर्ग मंच मास्टर ने नाराजगी जताई और दूसरों को परेशान किए बिना 3 युवाओं के साथ जल्दी से बाहर चले गए। जब वे नंबर 8 विला के पास पहुंचे तो उन्होंने 2 रोल्स रॉयस देखी। उनके पास कई लोग खड़े थे, जिनमें से वे केवल सामने वाले पुरुष और महिला को जानते थे, झांग हान और झांग ली। स्वर्ग मंच मास्टर ने भौहें चढ़ा ली और पूछा, झांग हान, क्या आप उन्हें अंदर लाए और गार्डों को चोट पहुंचाई? झांग हान और झांग ली विला के सामने खड़े थे। जबकि झांग हान के चेहरे के भाव सामान्य थे, झांग ली थोड़ी उदास थी क्योंकि वह अपने माता पिता के बारे में सोच रही थी। हाँ, झांग हान धीरे से घूमा और 3 मिनट बाद उत्तर दिया, कितना बहादुर जवान है। हेवन स्टेज मार्शल आर्टिस्ट ने उदासीनता से कहा, यदि आप विला देखना चाहते हैं तो आपको पहले हमें रिपोर्ट करना चाहिए और हम इसे मना नहीं करेंगे। परंतु इस प्रकार सेंध लगाना तुम्हारा अहंकार है। मैंने सोचा था कि झांग परिवार छोड़ने के बाद आप पहले की तरह अहंकारी होने के बजाय अच्छा व्यवहार करेंगे। इसलिए खत्म होने पर झांग हान ने शांति से पूछा, इसलिए हेवन स्टेज मार्शल आर्टिस्ट ने धीमी आवाज में कहा, तो मैं तुम्हें तुम्हारे पिता के लिए सबक सिखाने जा रहा हूँ। फैंग, उसे चुप कराओ। झांग हान ने उसमें रुचि खो दी और झांग ली के साथ जीर्ण शीर्ण विला को देखने लगा। वह इमारत, जो उनके बचपन की यादों को संजोए हुए थी, जलकर खाक हो गई थी। शायद एक नई शुरुआत की शुरुआत हो रही थी। झांग हान के व्यवहार से झांग परिवार के हेवन स्टेज मार्शल आर्टिस्ट नाराज हो गए। लेकिन इससे पहले कि वे आगे बढ़ पाते, उन्होंने देखा कि 2 युवक कार के पास खड़े होकर आ रहे हैं। वे झाओ फैंग और प्रशिक्षक लियू थे। ठीक है, मैं झांग, बकवास मत करो, मेरी तरफ देखो, प्रशिक्षक लियू चिल्लाया। वह आदमी डरा हुआ था। इससे पहले कि वह समझ पाता कि क्या हुआ था, प्रशिक्षक लियू उसके पास आए। तब उन्हें एहसास हुआ कि प्रशिक्षक लियू एक मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर थे। प्रशिक्षक लियू ने हेवन स्टेज मार्शल आर्टिस्ट को अपनी मुट्ठियों और टांगों से मारा और वह व्यक्ति घायल हो गया और खून उगलने लगा। शेष 3 युवा मार्शल कलाकारों को भी झाओ फैंग ने जल्दी ही हरा दिया। वह स्वर्ग मंच मास्टर झांग हान को देखकर दंग रह गया।
क्या चल रहा है? हालांकि वह थोड़ा भ्रमित था, वह जानता था कि पूर्व कुलपति का नया लौटा बेटा झांग हान अब बहुत शक्तिशाली हो गया है। एक मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर को यहाँ आमंत्रित करने के लिए उसे प्रभावशाली होना चाहिए। उसने कभी नहीं सोचा था कि दोनों व्यक्तियों में से एक झांग हान का पहला शिष्य था और दूसरा सिर्फ सुरक्षा समूह का सदस्य था। चल दर 10 सेकंड के बाद झांग हान धीरे से घूमा और मुख्य घर की ओर चला गया। वे हम पर एहसानमंद हैं। हम पर उनका क्या बकाया है? झांग परिवार का हेवन स्टेज मार्शल आर्टिस्ट झांग हान की बातों से भ्रमित हो गया। जैसा कि उसने सोचा था, वह सड़क के किनारे लेटा हुआ था और झांग हान और उसकी बहन को पुराने घर की ओर जाते हुए देख रहा था। दो लोग, एक लंबा और दूसरा छोटा, कार में दाखिल हुए और उन दो युवकों के साथ उनका पीछा किया जिन्होंने अभी अभी सुरक्षा गार्ड को मारा था। हालांकि उसे झांग हान के शब्दों का अर्थ समझ में नहीं आया, लेकिन वह इन दो ग्रैंड मास्टर्स के महत्व को जानता था। उसने तुरंत झांग परिवार में एकमात्र मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर का नंबर डायल किया। झांग हान दो ग्रैंड मास्टर्स के साथ वापस आए। वह सब वापस लेना चाहता है जो हम पर बकाया है। जब झांग हान और अन्य लोग पुराने घर के सामने पहुंचे तो गेट के सामने 10 से अधिक लोग जमा हो गए थे। ऊपर वर्णित ग्रैंड मास्टर के अलावा कुलपिता झांग सहित 6 या 7 अन्य सदस्य थे। झांग हान, झांग परिवार के पूर्व सदस्य, हम आपसे मिलने के लिए आपका स्वागत करते हैं, लेकिन हमें आपके शत्रुतापूर्ण अंगरक्षकों को देखने की उम्मीद नहीं थी। पैट्रियार्क झांग ने आह भरी। झांग परिवार हमेशा शिक्षकों और ज्ञान का सम्मान करता है, खासकर आपके पिता का, जिनकी मैं बहुत प्रशंसा करता हूँ। आपको उसे एक उदाहरण के रूप में लेना चाहिए और उससे सीखना चाहिए, न कि बिना बात के परेशानी खड़ी करनी चाहिए। सच कहूं तो अगर तुम्हारे पिता यहाँ होते तो तुम्हें अवश्य सबक सिखाते। इसके अलावा इस तरह से हवेली में घुसना आपके लिए कानून के खिलाफ है, लेकिन गुआंगयू की खातिर मैंने आपको माफ कर दिया है। बस इतना ही, ये दूसरे चाचा का जन्मदिन है और आप सीट लेने के लिए अंदर आ सकते हैं। हा हा हा, झांग हान मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। मैं वास्तव में अपने पिता की प्रशंसा करता हूँ, जो मेरे मॉडल भी हैं, लेकिन क्या इसका आपसे कोई लेना देना है? मैं यहाँ सिर्फ आपको ये बताने आया हूँ कि मैंने अपने पिता की चीजें 2.2 बिलियन युआन से खरीदी हैं। वे मेरे पिता के थे और मैं उन्हें मांगने के लिए यहाँ हूँ। जहाँ तक नंबर 8 विला और उसमें मौजूद हर चीज की बात है, तो मैं आपसे केवल 10 बिलियन चार्ज करूंगा। झांग हान ने धीरे और गंभीरता से कहा, आपको मेरे माता पिता की चीजों को नहीं छूना चाहिए था। मुआवजा चुकाओ और मैं इसे जाने दूंगा, अन्यथा मैं पूरी झांग हवेली को नष्ट कर दूंगा। अरबों का मुआवजा, या वह पूरी झांग हवेली को ध्वस्त करने जा रहा है? इस उपस्थित झांग परिवार के सभी सदस्य क्रोधित थे। यदि उन्होंने 10 अरब युआन मुआवजा दिया तो झांग परिवार की कुल ताकत आधी हो जाएगी। अत्यधिक प्रतिस्पर्धी स्थान शांगजिंग में ऐसा झटका उन्हें आसानी से नीचे गिरा सकता है। जब उन्होंने ये सुना तो पहले तो वे चौंक गए। क्या मैंने गलत सुना? तब उन्होंने झांग हान की धमकी सुनी और झांग परिवार के मुखिया और एकमात्र मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर झांग नान के नेतृत्व में परिवार के सभी सदस्य क्रोधित हो गए। आप जूनियर हैं, परिवार से निकाल दी गई युवा पीढ़ी इतनी बेलगाम कैसे हो सकती है? क्या आप सचमुच सोचते हैं कि आप कोई हैं? तुम्हारे पापा भी होंगे तो ऐसे शब्द नहीं कहेंगे। इतना अहंकारी होने की आपकी योग्यता क्या है? झांग नान के पास मौजूद कुछ लोग उपहास करने से खुद को नहीं रोक सके। 10 अरब? क्या तुम पैसे के पीछे पागल हो? झांग हान, झांग ली, ऐसा मत सोचो कि तुम जो चाहो कर सकते हो, भले ही तुम्हें कोई समर्थक मिल जाए। झांग नान का चेहरा काला पड़ गया और उसकी आवाज गंभीर हो गई। हालांकि आपको परिवार से निकाल दिया गया था, फिर भी आप झांग गुआंगयू की वापसी के माध्यम से वापस आ सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब आपको ये मौका देना जरूरी है। आपके द्वारा किसी को यहाँ परेशानी पैदा करने के लिए वापस लाने का क्या मतलब है? क्या आप समझौता नहीं करने जा रहे हैं? झांग हान ने एक कदम आगे बढ़ाया और अपने सामने लोगों की ओर देखा। आप बहुत घमंडी हैं। झांग परिवार के एकमात्र ग्रैंड मास्टर ने भौहें सिकोड़ ली और झांग हान की ओर चल पड़े। उसके बगल के अन्य 8 मार्शल कलाकारों ने एक दूसरे की ओर देखा और झांग हान के प्रति अपना विरोध दिखाने के लिए उसका अनुसरण किया। उनके कार्यों ने झांग नान का मुंह बंद कर दिया, जिसने झांग हान को उदासीनता से देखा। आप वास्तव में इसे कठिन तरीके से करना चाहते हैं। झांग हान को देखकर, जो उन्हें घमंडी और अज्ञानी लग रहा था, उन्होंने सोचा कि उसे उचित रूप से दंडित करना बेहतर होगा ताकि उसे एहसास हो सके कि वह वास्तव में कहां खड़ा है। मार्ग का नेतृत्व करने वाले ग्रैंड मास्टर ने चलते समय ठंडे स्वर में कहा, झांग हान, गुआंगयू की खातिर मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दूंगा। अब चले जाओ या क्या? झांग हान थोड़ा सा घबरा गया और उसका बायां हाथ आगे बढ़ गया। सभी ने एक लहर की आवाज की तरह एक दुर्घटना सुनी। झांग परिवार के सभी मार्शल कलाकारों ने महसूस किया कि एक अद्भुत और अप्रतिरोध्य शक्ति उनके पैरों से उठ रही है और उन्हें अजगर की तरह बांध रही है ताकि वे बिल्कुल भी हिल न सकें। झांग नान और अन्य लोगों ने देखा कि परिवार के सभी 9 सदस्य जो झांग हान की ओर चल रहे थे, उन्हें एक अदृश्य शक्ति ने उठा लिया और 2 मीटर की ऊंचाई पर हवा में तैरने लगे। ग्रैंड मास्टर झांग ने अपने शरीर को मोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह केवल थोड़ा सा ही हिल सका, जिससे वह थोड़ा भ्रमित हो गया। क्या हो रहा है? खड़खड़ाहट। जब उसने झांग हान को भयभीत होकर देखा तो उसका दिल तेजी से डूब गया। अभिव्यक्तिहीन युवक उन्हें छुए बिना अपने बाएं हाथ से उनके शरीर को नियंत्रित कर रहा था। उसके हृदय में भयंकर संदेह और भय उत्पन्न हो गया। वह एक सुपर मार्शल आर्टिस्ट है। ये कैसे हो सकता है? झांग नान के पीछे लोगों का समूह भी स्तब्ध था। ऐसा लग रहा था कि वे सांस लेना भूल गए थे और पूरी तरह से स्तब्ध थे। उन सभी ने आश्चर्य से झांग हान पर ध्यान केंद्रित किया, जिसने इन 9 लोगों को नियंत्रित करने के लिए अपना बायां हाथ बढ़ाया। वे सभी सोच रहे थे, क्या ये सच है? उनके सामने झांग हान ने अपनी भौहों को थोड़ा ढीला किया और अधीरता से कहा, मेरे धैर्य की परीक्षा मत लो। हुश। झांग हान के बाएं हाथ की एक लहर के साथ ग्रैंड मास्टर झांग और 8 मार्शल कलाकार सभी पीछे की ओर उड़ने के लिए मजबूर हो गए। बैंग बैंग बैंग। नर्म शरीरों के दीवार से टकराने की धीमी आवाज के बाद उनमें से 9 को थोड़ा चक्कर आया और वे थोड़े घायल हो गए। झांग हान ने झांग नान और अन्य लोगों की ओर देखते हुए अपना दाहिना हाथ उठाया और तालाब के पास मंडप की ओर इशारा किया। दरार। एक कर्कश ध्वनि के साथ पूरा मंडप उखड़ गया। जैसे जैसे झांग हान का दाहिना हाथ जकड़ता गया, वह छोटा और छोटा होता गया, मानो किसी अदृश्य बड़े हाथ से कुचल दिया गया हो। प्लॉप प्लॉप। बजरी तालाब में गिरी और लहरें उठी, ठीक उसी तरह जैसे उस समय झांग नान और अन्य लोगों की मनोदशा थी। तुम्हारे पास 3 दिन हैं। झांग हान ने बात पूरी की, उनकी ओर देखा और फिर पलट गया। झांग ली, जिन्होंने शुरू से अंत तक कुछ नहीं कहा, चुपचाप झांग हान के पीछे कार तक चले गए। सबकी नजरों के नीचे से 2 काली रोल्स रॉयस धीरे धीरे निकल गईं।
क्या वह अब भी वही झांग हान है जिसे मैं जानता हूँ? संशय की आवाज आई, वह इतना शक्तिशाली कैसे हो गया? उसकी ताकत। ग्रैंड मास्टर झांग ने डर के मारे हौंकते हुए कहा, वह कम से कम ग्रैंड मास्टर लेट स्टेज पर है, या यहाँ तक कि पीक स्टेज पर भी है। इसके साथ ही ग्रैंड मास्टर ने अपनी जेब से कई बार बजने वाला सेल फोन निकाला और फोन उठा लिया। हम क्या करेंगे? क्या हमें उसे 10 अरब देने चाहिए? उसने अत्यधिक कीमत की मांग की। अगर हम उसे 10 अरब युआन देंगे तो हम दिवालिया हो जाएंगे। कई अनिच्छुक आवाजें सुनकर झांग हान ने आह भरी और उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प की चमक चमक उठी। हालांकि वह शक्तिशाली हो गया है, हम असहाय नहीं हैं। और तो और शांग जिंग भी है। झांग फेन, आप उससे संपर्क करके उसे यह स्पष्ट करने के लिए जिम्मेदार हैं कि हम उसे नीलामी में खर्च किए गए पैसे दे सकते हैं, लेकिन हमें उस पर कोई अतिरिक्त पैसा नहीं देना है। हाँ, लगभग 20 वर्ष की एक महिला ने सिर हिलाया। बस इसी क्षण। क्या कहा आपने? भीड़ से जोरदार चीख निकली। बहुत से लोग डर गए और झांग परिवार के एकमात्र ग्रैंड मास्टर को देखने के लिए अपना सिर घुमा लिया, जो खुली हुई आंखों और कांपते मुंह के साथ कुछ भयानक देख रहा था। बजना, उसका मोबाइल फोन जमीन पर गिर गया, लेकिन उसे इसका पता नहीं चला। वह अभी भी घाटे में खड़ा था। उसके साथ क्या माजरा है? झांग परिवार के अन्य सदस्यों ने उनसे संपर्क किया। भाई, तुम्हें क्या हो गया है? झांग नान ने ग्रैंड मास्टर झांग के कंधे को छुआ। ऐसा लग रहा था कि ग्रैंड मास्टर झांग एक सपने से जाग गया है, पीला और कांप रहा है, और फिर उसने धीरे से अपना सिर घुमाया और अपने परिवार के मुखिया झांग नान की ओर देखा। उसकी आंखें कांपने लगीं और उसने हकलाते हुए कहा, हम समाप्त हो गए। हम मुसीबत में लग रहे हैं। झांग नान ने भौहें चढ़ा दी। क्या चल रहा है? झांग हान, झांग हान, झांग हान। बुदाओ ग्रैंड मास्टर झांग वो भयभीत लग रहे थे। 3 बार कांपने के बाद उसने चिल्लाकर झांग हान की पहचान बताई, वह झांग हानयांग है। वह झांग हानयांग है। हांगकांग में निर्दयी झांग। टकराना। ऐसा लग रहा था कि यह खबर कमरे में मौजूद सभी लोगों पर अचानक से एक झटके की तरह असर कर गई। क्या कहा आपने? झांग नान के मस्तिष्क को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसमें ऑक्सीजन की कमी हो गई हो। वह लड़खड़ा गया और लगभग जमीन पर गिर पड़ा। झांग, झांग हानयांग। इस नाम में एक जादुई शक्ति थी जिससे उपस्थित सभी लोगों के चेहरे पीले पड़ गए। झांग परिवार के लगभग सभी लोग उपस्थित थे और वे कई चीजों के बारे में स्पष्ट थे। निस्संदेह वे मार्शल आर्ट की दुनिया के प्रसिद्ध मार्शल आर्टिस्ट झांग हानयांग को जानते थे। हांगकांग में निर्दयी झांग के रूप में वह अपने क्रूर तरीकों के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ तक कि हांगकांग मेली परिवार को भी उसने नष्ट कर दिया, जिनका इतिहास 100 साल पुराना था और वे झांग परिवार से कहीं अधिक शक्तिशाली थे। झांग हान के लिए झांग परिवार को नष्ट करना आसान होगा। हम क्या कर सकते हैं? हर कोई अभिभूत और दबाव महसूस कर रहा था, मानो किसी अदृश्य पहाड़ से। हाँ, हम क्या कर सकते हैं? झांग नान ने लगभग हमारे खिलाफ लड़ाई लड़ी। अब हम उससे कैसे लड़ सकते हैं? झांग नान को भी पछतावा हुआ क्योंकि उसने एक संभावित अच्छे अवसर को संकट में बदल दिया। इस गलती के लिए दूसरे परिवार हमें चिढ़ाएंगे। झांग परिवार की युवा पीढ़ी के सदस्य झांग हान को उनके परिवार से बाहर निकाल दिया गया और कुछ साल बाद वे सम्मानित झांग हानयांग बन गए। यह उनके लिए एक किंवदंती बन गई होगी। लेकिन इसके बजाय यही हुआ। हम क्या कर सकते हैं? क्या ये सच है? 1 मिनट के बाद झांग नान ने शांत रहने की कोशिश की और झांग वू से पूछा। हाँ, झांग चेन ने मुझे बताने के लिए फोन किया था। मुझे लगता है कि यह शायद सच है, क्योंकि झांग हान वास्तव में शक्तिशाली है और मेरे पास उसके साथ प्रतिस्पर्धा करने की ताकत भी नहीं है। झांग वू ने आह भरते हुए उत्तर दिया। झांग चेन को ये कैसे पता है? क्या इसका मतलब यह नहीं कि यह नकली हो सकता है? झांग चेन कहाँ है? झांग नान के बगल में एक आदमी से पूछा। वे आ रहे हैं। बगल में एक आदमी ने सामने की ओर इशारा किया। सभी ने ऊपर देखा और झांग चेन और झांग युआन को तेजी से उनकी ओर भागते देखा। झांग नान ने जल्दी से पूछा, चेन, तुम्हें कैसे पता चला कि झांग हानयांग है? क्या ये सच है? सभी ने झांग चेन के सूजे हुए बाएं गाल को देखा, लेकिन वे सभी उसकी बातों पर ध्यान दे रहे थे और किसी ने भी उससे नहीं पूछा कि वह घायल कैसे हुआ। हाँ, ये है, ये सच है। झांग चेन हिंसक रूप से हौंफने लगा। उसके चेहरे की हरकतों के कारण उसके बाएं चेहरे पर चोट लगी और वह इससे अधिक कुछ नहीं कह सका। उसके बगल में झांग युआन ने उत्सुकता से उत्तर दिया, झांग हान इतना भयंकर है कि छोटी छोटी गलतियां करने वाले को भी मार सकता है। यह इतना भयावह था कि वह उन्हें सीधे गायब कर सकता था। दिंगक्सी ग्रुप के मैनेजर गुवान, मा ग्रुप के चेयरमैन हूँ। वे सभी विंस्नो स्कूल के 2 लोगों के साथ झांग हान के थप्पड़ से मारे गए। वे सभी मर चुके हैं। वे सभी झांग हान द्वारा नष्ट कर दिए गए थे। हॉर्नफिने के कारण उनकी बातें रुक रुक कर कही गईं, जिससे उन्हें पूरी तरह से समझ पाना मुश्किल हो गया। क्या हुआ? झांग नान ने अपने दांत पीस लिए और झांग चेन की ओर देखा। हिस, झांग चेन ने गहरी सांस ली। ये शुरू हो गया। उन्होंने हेवनली स्ट्रेंज नीलामी से पहले जो कुछ हुआ था उससे शुरुआत की। अंत में उन्होंने कहा, मेरे दोस्त ने कहा कि ग्रैंड मास्टर झांग और ग्रैंड मास्टर लेई कभी कभी एक साथ दिखाई देते थे। उनके शरीर के आकार के विवरण के अनुसार उन्होंने सोचा कि वे शायद झांग हानयांग और निर्देशक लेई थे। खबर मिलते ही मैंने अंकल वू को फोन किया, लेकिन उन्होंने मेरी कॉल का जवाब नहीं दिया। उसने जो कहा उसे सुनने के बाद झांग परिवार के सभी सदस्यों का चेहरा पीला पड़ गया। वह सचमुच शैतान है। बेहतर होगा कि मैं इसके बारे में दूसरे चाचा से पूछूं। झांग नान अपना मन नहीं बना सका। वे पीले चेहरों के साथ पुराने डाइनिंग हॉल में वापस चले गए। झांग नान ने झांग परिवार के दूसरे मालिक को खबर बताई और उनके इनपुट का इंतजार किया। हालांकि बुजुर्ग झांग ने भावुक होकर कहा, एक बाघ का पिता एक कुत्ते के बेटे को जन्म नहीं देगा। फिर वह 10 मिनट तक चुप रहे। ऐसा लग रहा था जैसे वृद्ध व्यक्ति कुछ याद कर रहा हो। जब उसे होश आया तो वह बैसाखी के सहारे खड़ा हो गया, झांग नान की ओर देखा, अपना सिर हिलाया और कहा, क्या आप जानते हैं कि हम पुरानी पीढ़ी के लोग झांग गुआंगयू को क्यों पसंद करते हैं? यह झांग नान भ्रमित हो गया और आह भरी, मुझे नहीं पता। क्या यह उसकी क्षमता है? एक मार्शल कलाकार के रूप में उनकी स्थिति, या कुछ और? बहुत सारे कारण थे, लेकिन झांग नान कुछ भी कहने वाला नहीं था। झांग परिवार के दूसरे मालिक ने कुछ ऐसा कहा जिससे वह उदास हो गया, क्योंकि वह झांग परिवार की 100 साल तक समृद्धि की गारंटी दे सकता है और आपकी केवल 20 या 30 साल तक। रहने भी दो, मैं बूढ़ा हूं और झांग परिवार का प्रबंधन करना आप पर निर्भर है। इतना कहकर वह धीरे धीरे बाहर चला गया, स्तब्ध झांग परिवार के सदस्यों को पीछे छोड़ते हुए। ये झांग परिवार पर कई दिनों तक आधिपत्य बनाए रखने के लिए काफी संघर्ष चल रहा था। झांग परिवार के दूसरे गुरु के चले जाने और नवजात के कारण जन्मदिन की पार्टी का उद्देश्य खो गया।
जो लोग यहाँ हैं बैठक के लिए मुख्य घर में जाएं। झांग नान गए, अपने दादा पर पान पहुंचा, गहरी आवाज में कहा और जाने के लिए आगे बढ़े। उनके हाव भाव और रेखा ने तीरों को हिलाकर रख दिया। बैठक से पहले जांग नान ने सभी को बताया कि जांग हान जांग हन्यांग थे और वे अल्प रूप से समाचार प्रसार पर रोक लगा दिए और स्थिति की प्रतीक्षा करेंगे। शांत होने के बाद झांग नान को पता चला कि उनके अन्य रिश्तेदारों को पता नहीं चल पाया कि झांग हान जांग हन्यांग थे। इसलिए जांग हान की वापसी के बारे में सुनने के बाद जो लोग उसके प्रति शत्रु थे वे निश्चित रूप से दोष ढूंढेंगे, जैसे कि लियू फैंग और लिंजी। उन्हें उम्मीद थी कि उनके संघर्ष से जांग हान पर कुछ असर पड़ेगा। लेकिन अगर लियू फैंग और उनके छोटे भाई के बारे में भी पता है तो मैं यह नहीं बता सकता कि उनके तत्व सैद्धांतिक नहीं हैं। जांग चेन ने कहा, अब जब हम इस बिंदु पर पहुंचते हैं तो हम केवल प्रतीक्षा कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या होता है। अभी 3 दिन बाकी हैं। आइए कोई रास्ता तय करें। झांग नान का स्वर था, हर कोई अपनी राय से बात कर सकता है। उन्हें यह नहीं पता था कि लियू परिवार ने उसी समय उनके साथ ऐसा निर्णय लिया था। क्या कहा आपने? झांग हन्यांग। लियू फैंग को देखकर लियू परिवार के साथ उच्च स्तरीय सदस्यों ने कई बार कहा। लेकिन लियू फैंग का विशिष्ट विवरण सुनने के बाद वे जल्द ही शांत हो गए। इसे अन्य परिवार तक नहीं फैलाया गया। वह जांग परिवार में परेशानी पैदा कर रहा है और हो सकता है कि कोई दूसरा व्यक्ति जो उसे पहचान न सके उसे भड़काएगा। हमारे लिए यह अच्छा है कि हम पहले किसी को खबर न बताएं, न कि इसे व्यक्तिगत करें। पैट्रियार्क लियू ने धीरे से कहा। डिंग। जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की उसका सेल फोन बजा उठा। लियू फैंग ने अपने बाएं हाथ से अपना सेल फोन निकाला और अपने बाएं हाथ से अजीब तरीके से अपना सिर खुजलाया। स्क्रीन पर देखकर वह आश्चर्यचकित हो गया, ये लिंजी है। हाँ, शायद वह जांग हान को भड़काने की राह पर है। पैट्रियर्क लियू मुस्कुराए और लियू फैंग को फोन पर उत्तर देने के लिए सहमति व्यक्त की गई। नमस्ते, होटल लिन, तुम मुझे क्यों बुलाते हो? लियू फैंग को लगा कि उनके बड़ों के सामने उनके आम आदमी में थोड़ा सा अजीब था। उन्होंने फ्री स्ट्रीम चालू कर दिया ताकि हर कोई लिन जी के शब्दों को सुन सके। मैंने सुना है कि आपने झांग हान को देखा है। आपने नीलामी के अंत में क्या इंतजार किया? मेरे दोस्त ने आखिरकार देखा कि आप और झांग चेन उसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि झांग चेन नीचे की ओर असफल हो गया हो। लियू फैंग ने ऊपर देखा और पाया कि पैट्रियार्क लियू ने जो कुछ भी कहा था उसे देखने के लिए हस्ताक्षर किए थे, इसलिए उसने 2 सेकंड के लिए इसके बारे में सोचा और उससे कहा, मैंने उसे देखा। वह बॉस का डरपोक है, स्थापित किया गया है। मैंने उसे खेल के लिए रनबन को कहा और उसने वादा किया। दीप्ति लिन, क्या तुम उसे, मेरे शिकार को, मैं लूटना चाहता हूँ? क्यों? लिन जी 2 बार मुस्कुराई, मैं बस उत्सुक हूँ। झांग हान मेरा पुराना मित्र है। अब जब वह वापस आ गया है तो मैं उसके साथ एक पार्टी करना चाहूंगा। क्या आप उस पार्टी को जानते हैं जो कल भाई फी द्वारा आयोजित की जाएगी? चलो चलें और मजा करें। जहां तक झांग हान की बात है, क्या आपके पास उसकी संपर्क जानकारी है? मैं उन्हें कल हमारे साथ आने के लिए आमंत्रित करूंगा। उनकी संपर्क जानकारी मेरे पास है, लेकिन मैं इसे तुम्हें नहीं दूंगा। आप स्वयं ही इसका पता लगा सकते हैं। लियू फैंग ने सीधे फोन रख दिया। वह और लिन जी कभी भी एक दूसरे के प्रति मित्रवत नहीं रहे। यदि वह बहुत उत्सुक होने का दिखावा करता तो लिन जी को उसकी प्रेरणा पर संदेह होता। झांग हान ने एक बार लिन जी को घायल कर दिया था, जो लिन जी के दिल में हमेशा एक कांटा बना रहता है। मुझे लगता है कि वह झांग हान की संपर्क जानकारी चाहता है। लियू फैंग ने सिर हिलाया। जैसा कि लियू फैंग ने भविष्यवाणी की थी, लिन जी अब एक होटल के कमरे की खिड़की के सामने धूम्रपान कर रही थी और बिस्तर पर लिन हाई शहर से वापस लाई गई छोटी सुंदरता लेटी हुई थी। वह बहुत स्पष्ट विचारधारा वाला था। लियू फैंग की बात सुनने के बाद वह खिड़की पर खुद से बुदबुदाया, लियू फैंग के लिए मुझे वह देना असंभव है जो मैं चाहता हूं। लेकिन उसने कल झांग हान को क्यों नहीं हराया? लियू फैंग के स्वभाव के आधार पर लिन जी ने कल जो हुआ उसके बारे में अनुमान लगाया, यह महसूस करते हुए कि लियू फैंग को कार रेस में झांग हान को अपमानित करना चाहिए था। हाँ, चलो मिलते हैं जब से तुम वापस आए हो। लिन जी ने इसके बारे में सोचा और एक फोन नंबर डायल किया। 5 मिनट में मेरे मोबाइल फोन पर झांग चेन का फोन नंबर भेजें। लिन जी को 3 मिनट के भीतर एक संदेश मिला। उसने नंबर डायल किया और कुछ घंटियों के बाद नंबर जुड़ गया। हेलो झांग चेन, मैं लिन जी हूँ। नमस्ते। झांग चेन की आवाज सुनने के बाद लिन जी धीरे से मुस्कुराए। मैंने सुना है कि झांग हान वापस आ गया है, इसलिए मैं आपसे उसकी संपर्क जानकारी मांगना चाहता हूँ। आपको गलत व्यक्ति मिल गया है। क्या आपके पास उसकी संपर्क जानकारी नहीं है? ओह, मैं ये भूल गया कि झांग हान को झांग परिवार से बाहर निकाल दिया गया है। मुझे माफ करें। लिन जी को पता था कि झांग चेन उसे वह नहीं देना चाहता जो उसने मांगा था। मेरे पास उसकी संपर्क जानकारी है। मैं अपनी बैठक समाप्त करने के बाद इसे ढूंढ लूंगा। झांग चेन ने शांति से उत्तर दिया। ठीक है, धन्यवाद भाई झांग चेन। लिन जी हंसी और फोन रख दिया। उसने मुस्कुराते हुए खिड़की से बाहर देखा। झांग चेन का लहजा अलग है। ऐसा लगता है कि उसे थप्पड़ मारा गया होगा। लेकिन पहला कौन होगा? लियू फैंग। जहां तक लियू फैंग के स्वभाव का सवाल है, ये संभव है, शायद उसे रोकने के लिए झांग चेन या झांग हान के नए बॉस ने उसे पीटा था। उसका नया बॉस कौन है? क्या उसका बॉस कमरा 8 में वीआईपी मेहमान है? यह जरूरी नहीं है। कोई भी बॉस दूसरों पर 2 अरब युआन खर्च नहीं कर सकता। हाँ, और कियाओ जान के सामने आना किसी के लिए भी बेकार है। कुछ संभावनाओं के बारे में सोचने के बाद उसने इसके बारे में सोचने में रुचि खो दी, क्योंकि कियाओफी और कियाओ जान उसके लिए लगभग अजेय थे। डॉट 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 डॉट। बेशक झांग हान इस सब के बारे में स्पष्ट नहीं था, न ही इसे समझने में दिलचस्पी रखता था। कार में बैठने के बाद झांग हान और झांग ली अभी भी पिछली सीट पर बैठे थे। उनके आने के समय से अलग झांग हान को अब थोड़ी राहत महसूस हुई, क्योंकि उन लोगों की अभिव्यक्ति ने उन्हें प्रसन्न कर दिया था। झांग ली की अभिव्यक्ति थोड़ी शांत हो गई क्योंकि उसने कुछ त्याग दिया था। इस बार इंस्ट्रक्टर लियू कार के सहचालक थे। थोड़ी देर बैठने के बाद झांग हान और झांग ली के भावों को ध्यान से देखने के बाद उसने अपना सिर घुमाया और झांग हान की ओर प्रशंसा का इशारा किया। बॉस, आप अभी बहुत अद्भुत थे। तुम्हारे हाथ के इशारे से वे आकाश में इधर उधर उड़ गए। मैं आपके स्तर तक कब पहुंच सकता हूं? वे मुस्कुरा उठे। क्या अब आप ऐसा नहीं कर सकते? झांग हान ने उत्तर दिया। मैं नहीं कर सकता। मेरी आध्यात्मिक शक्ति केवल 20 मीटर तक फैल सकती है। ये पर्याप्त नहीं है। प्रशिक्षक लियू ने शिकायत की। झाओ फैंग 30 मीटर से अधिक क्यों खींच सकता है? अपनी प्रतिभा देखो, तुम बेवकूफ। झांग ली ने खर्राटा लिया। बहन ली, मुझे यह मत बताओ, प्रशिक्षक लियू ने कहा। झांग ली ने कहा, चले जाओ।
झांग ली भी उससे बात नहीं करना चाहता था। वह खिड़की से बाहर देखने के लिए मुड़ी। बॉस, जब आप अपनी चालें चल रहे थे तो मैंने पानी और आग देखी। मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता? क्या आप हमें एक या दो चालें सिखा सकते हैं? प्रशिक्षक लियू को पूछने में कोई शर्म नहीं आई। प्रशिक्षक लियू ने केवल अस्थायी रूप से पूछताछ की, लेकिन झांग हान ने केवल एक सेकंड सोचने के बाद सिर हिलाया। ठीक है, जब हम हांगकांग वापस जाएंगे तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। बहुत खूब, ठंडा। प्रशिक्षक लियू बहुत खुश थे और झाओ फैंग की बांह को थपथपाने और थपथपाने से खुद को नहीं रोक सके। क्या आपने सुना? जब हम हांगकांग वापस जाएंगे तो बॉस हमें कुछ शक्तिशाली चीजें सिखाएंगे। डिंग, झांग हान का सेलफोन अचानक बज उठा। ये जियान से था। जब उसने फोन का जवाब दिया तो पहली आवाज मिंग मैंग की आई। पापा, लगभग 5 बज गए हैं। तुम वापस क्यों नहीं आए? पिताजी रास्ते में हैं, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। मिंग मैंग की आवाज से झांग हान खुश हो गया। हम पापा का इंतजार कर रहे हैं। माँ ने कहा कि पापा के वापस आने पर हम स्वादिष्ट खाना खाएंगे। मिंग मैंग की आवाज खुशी से भरी थी। क्या आप स्वादिष्ट भोजन चाहते हैं या आपको पिताजी की याद आती है? झांग हान मुस्कुराया। झांग हान ने अपने मोबाइल फोन से स्पष्ट रूप से बड़बड़ाहट सुनी। तभी छोटी लड़की की प्रसन्न आवाज फिर से उठी। माँ ने मिंग मैंग को यह कहने दिया कि मुझे स्वादिष्ट खाना खाना पसंद है। झांग हान ने आश्चर्यचकित होने का नाटक करते हुए अपना सिर हिलाया। तुम्हें क्या पसंद है? ठीक है, मुझे पापा पसंद हैं। क्या आपको मिंग मैंग पसंद है? हाँ, झांग हान ने मुस्कुराते हुए कहा। पिताजी आपसे प्यार करते हैं। मुझे भी पापा बहुत पसंद हैं। हम पापा, माँ आपसे बात करना चाहती हैं। जल्द ही वापस आ गए। तब छोटी लड़की की आवाज दूर तक थी। झांग हान ने अनुमान लगाया कि वह कार्टून देखने के लिए सोफे पर गई होगी। हेलो प्रिय, क्या आपका काम खत्म हो गया? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जी यान के साथ कुछ मिनटों तक बातचीत करने के बाद झांग हान ने फोन रख दिया और डोंगफेंग होटल लौटने के लिए आधे घंटे की गाड़ी चलाई। झांग हान के ऊपर जाने के बाद मिंग मैंग उसकी बाहों में आ गई। झांग हान के कमरे में केवल रोंग जियाक्सिन, लेंग यू और जो फी थे, जबकि बाकी सभी दूसरे कमरे में थे। जब बॉस दूर था तो शेखी बघारने का समय था। टीचर लियू इंस्टेंट रूम में भागे और आज के अपने दोस्त के बारे में बात की। हालांकि प्रशिक्षक लियू को पहले भी बहुत कुछ अनुभव हुआ था, लेकिन उनका ऐसा दृश्य पहली बार था। लेई तियान और अन्य लोग झांग हान के कमरे में और एक तरफ मुड़कर बैठे। कुछ देर बातचीत करने के बाद जियान ने समय देखा और कहा, चलो रात के खाने के लिए बाहर घूमें। लगता है आपने इसकी व्यवस्था कर ली है। झांग हान ने जियान की अभिव्यक्ति और मुस्कुराया। ठीक है, चलो आज रात दादोंग रोस्ट डक आर्किटेक्चर। हमारे चाचा ने अपने पास 10 बत्तखें रखी और उन्हें शाम 6 बजे तक तैयार किया जाना चाहिए। जियान ने उत्तर दिया। उस रेस्तरां में बत्तख कुरकुरा भी शामिल है और स्वादिष्ट भी नहीं है। ये सफेद चीनी में डूबी बत्तख की खाल है जिसका उल्लेख मैंने पिछली बार किया था। इसे अपने मुंह में रखें और ये तुरंत पिघल जाएगा। इसका स्वाद बहुत अच्छा है और आप इससे मंत्रमुग्ध हो जाएंगे, विशेष रूप से उस बत्तख से जिसे हमने मुख्य सामग्री के रूप में पहाड़ में पाला है। ओह, तुम बत्तख चुराने वाले हो। जियान हंसने से नहीं रोक सका। बाकी लोग भी हंसे और सिरहाया। फिर वे बस अपना बैग लिफ्ट और एक साथ होटल से निकल गए। बैसाखी की दृष्टि के नीचे वे रोल्स रॉयस की एक पंक्ति में चढ़ गए और अलाउद्दीन दादोंग रोस्ट डक रेस्तरां में चले गए। डोंगफेंग होटल के पास होंगक्सिन शॉपिंग मॉल में स्थित दादोंग रोस्ट डक उनसे ज्यादा दूर नहीं था। होंगक्सिन एक बड़े पैमाने का शॉपिंग मॉल था जिसमें शानदार सजावट के साथ एक मूवी थिएटर, वीडियो गेम सिटी, खानपान, अवकाश और मनोरंजन, कपड़े आदि शामिल थे। कई दुकानों में गुची, वर्साचे, अरमानी और अन्य उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड थे। दादोंग रोस्ट डक शॉपिंग मॉल के सामने बाईं ओर था। रेस्तरां की सजावट अनोखी थी और थोड़ी गंभीर लग रही थी। दुकान के दाहिने सामने भूमिगत पार्किंग स्थल का प्रवेश द्वार था। झांग हान और उसके दोस्त प्रवेश द्वार पर कार से बाहर निकले। काफिला पार्किंग स्थल की ओर चला गया, जबकि अन्य लोग रोस्ट डक रेस्तरां की ओर चल दिए। अफसोस, वांग जानपिंग ने रोस्ट डक रेस्तरां के दरवाजे की ओर देखा और आह भरी। समय गुजर जाता है। मुझे याद है कि आखिरी बार मैं 1992 में दादोंग रोस्ट डक आया था। उस समय दुकान कुछ ही साल पुरानी थी और यहाँ के व्यंजनों का स्वाद काफी प्रामाणिक था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्वाद कितना प्रामाणिक है, ये पहाड़ पर बत्तख जितना स्वादिष्ट नहीं है। वांग मिंग मुस्कुराए और आगे चल रहे 3 लोगों के परिवार को देखा। उसने अपना सिर हिलाया और कहा, अगर यह हान के लिए नहीं होता तो हमें अद्भुत भोजन का स्वाद लेने का मौका नहीं मिलता। आप ठीक कह रहे हैं। माउंट न्यू मून की सामग्री से यहाँ हर कोई मोहित हो गया था, इसलिए उन सभी ने सिर हिलाया और सहमति व्यक्त की। उनके विचार में माउंट न्यू मून 2 प्रकार की दिव्य वस्तुओं और कई प्राकृतिक कीमती सामग्रियों के साथ एक खजाना भूमि बन गया था। मिंग मैंग झांग हान और जियान के बीच में थी, उनका हाथ पकड़कर आगे की ओर ले जा रही थी। जियान जब अकेले यात्रा करती थी तो बहुत सावधान रहती थी क्योंकि उसे पहचाने जाने में बहुत परेशानी होती थी। लेकिन जब वह झांग हान के साथ बाहर जाती थी तो जियान को हमेशा बहुत राहत मिलती थी। भले ही उसने धूप का चश्मा नहीं पहना हो, फिर भी उसे पहचाने जाने के प्रभाव की चिंता नहीं थी। आराम करने के बाद वह अच्छे मूड में थी और हर समय मुस्कुराती रहती थी। मिंग मैंग ने अपनी स्पष्ट आंखों से दादोंग रोस्ट डक के बगल में खिलौने की दुकान को देखा। स्टोर के सामने कुछ खिलौने थे जिनके साथ खेला जा सकता था, जिनमें एक सिक्के से चलने वाला इलेक्ट्रिक घोड़ा और कुछ इलेक्ट्रिक खिलौना कारें शामिल थी जिन्हें आगे बढ़ाया जा सकता था। वहां पर कुछ लोग खेल रहे थे। पापा, वहां बहुत सारे खिलौने हैं। मिंग मैंग ने अपनी बड़ी आंखों से बाईं ओर देखा और कहा, माँ, क्या हम कुछ देर खेल सकते हैं? अभी नहीं। जी यान धीरे से मुस्कुराया। चलो पहले डिनर पर चलते हैं। अब शाम हो चुकी है और जल्द ही बाहर अंधेरा और ठंड होने वाली है। शायद हम दिन के दौरान मौज मस्ती करने के लिए वापस आ सकते हैं। फरवरी के मध्य में होने के कारण शांगजिंग शहर में अभी भी बहुत ठंड थी। कभी कभी सर्दियों में बर्फबारी की तुलना में भी अधिक ठंड होती थी, जिसका कारण सड़क के दोनों किनारों पर बर्फ पिघलना था। सौभाग्य से जियान और मिंग मैंग ने बहुत सारे कपड़े पहने थे जो उन्हें ठंडी हवा से बचाते थे। इसके अलावा झांग हान उनकी देखभाल कर रहे थे। जियान के शब्दों को सुनने के बाद मिंग मैंग का छोटा मुंह थोड़ा सा थपथपाया। फिर उसने अपना छोटा सा सिर हिलाया। ठीक है। जैसे ही वे रेस्तरां के सामने वाले दरवाजे पर पहुंचे, एप्रन पहने एक वेट्रेस ने दरवाजा खोला और मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया। मेहमान का नाम सुनकर वेट्रेस पहले तो दंग रह गई, लेकिन एक सेकंड में ही उसे होश आ गया और वह और भी गर्मजोशी से मुस्कुराने लगी। आपका स्वागत है, कृपया मेरे साथ दूसरी मंजिल तक चलें। आपकी सीटें तैयार हैं।
बात करते समय उसने उत्सुकता से झांग हान और जियान की ओर देखा, साथ ही उनके पीछे के लोगों की ओर भी देखा। उसे लगा कि जियान परिचित लग रहा था, लेकिन उसके पास इसके बारे में सोचने का समय नहीं था। जिस बात ने उसे आश्चर्यचकित कर दिया वह बत्तखें थीं जिन्हें मेहमान यहाँ लाए थे, और शेफ ने कहा कि बत्तखें गुणवत्ता में अद्वितीय थीं, जिसने सभी वेटरों और वेट्रेस को चौंका दिया। बत्तखों को भूनने के बाद स्वादिष्ट गंध से कई लोगों की लार टपकने लगी और वे एक खाना भी चाहते थे। सौभाग्य से उन्होंने अपनी उत्कृष्ट व्यावसायिकता के आधार पर खुद को संयमित रखा। झांग हान के पीछे इतने लोग थे कि दूसरी मंजिल के अंदरूनी हिस्से में सबसे बड़ी मेज भी उन सभी को नहीं समा सकी। मेहमानों के बैठ जाने के बाद रास्ता दिखाने वाली वेट्रेस पीछे हट गई। एक और गोल चेहरे वाली वेट्रेस आए और मुस्कुराते हुए बोली, सभी को नमस्कार। आपके द्वारा लाए गए बत्तखों को शेफ ने आधे घंटे में खाने की सलाह दी है। इसका स्वाद सबसे अच्छा होगा। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? वह नहीं जानती थी कि मेजबान कौन है, इसलिए उसे निकटतम मेजबान वांग मिंग की ओर देखना पड़ा। वांग मिंग ने विपरीत दिशा से झांग हान को देखा। हम आधा घंटा इंतजार करेंगे, आइए पहले कुछ और ऑर्डर करें। झांग हान ने सिर हिलाया। ठीक है, यहाँ हमारा मेनू है। वेट्रेस ने झांग हान को एक मोटा मेनू सौंपा। झांग हान ने पेज को मिंग मैंग की ओर घुमाया और पूछा, मिंग मैंग तुम क्या खाना चाहोगी? ठीक है, बहुत सारे व्यंजन हैं, मैं कुछ भी खा सकता हूँ। मैं नक्चड़ी नहीं हूँ। मिंग मैंग ने झांग हान की ओर देखा और गंभीरता से कहा। जी यान और अन्य सभी उससे खुश थे। जी यान को पता था कि मिंग मैंग एक नखरेबाज खाने वाली महिला थी जिसे मिठाई पसंद थी और सब्जियां नापसंद थी। लेकिन जब से झांग हान ने उसकी देखभाल करना शुरू किया था, मिंग मैंग भोजन के मामले में नखरेबाज नहीं थी, जिसका श्रेय उसके पिता को जाता था। अपने पसंदीदा व्यंजन ऑर्डर करें। झांग हान ने लापरवाही से मेनू को मेज पर रख दिया और फिर मिंग मैंग की ओर देखा। क्या हम कुछ देर के लिए बाहर चलें? मिंग मैंग भ्रमित थी और फिर उसकी आंखें चमक उठी और उसने खुशी से कहा, ठीक है। ये कहते ही वह कुर्सी से नीचे उतर गई, जो उसके लिए बड़ी थी। झांग हान खड़ा हुआ, मिंग मैंग का छोटा सा हाथ लिया और जी यान की ओर देखा। क्या आप हमारे साथ आएंगे? तुम थोड़ी देर खेलने जाओ, मैंने अभी तक अपनी चाची से बात पूरी नहीं की है। जी यान ने सिर हिलाया। ठीक है। झांग हान ने मिंग मैंग का छोटा हाथ पकड़ा और पहली मंजिल तक चला गया। जी यान ने अपना धूप का चश्मा उतार दिया। बहुत खूब। वेट्रेस स्तब्ध रह गई और फिर उत्तेजित महसूस करने लगी जब उसने अपनी आंखें व्यापक रूप से खोली। आप हैं, वाह। जब जी यान ने ये देखा तो वह चौंक गई। फिर वह मुस्कुराई और अपने होठों पर एक पतली उंगली रखकर वेट्रेस को इसे गुप्त रखने का संकेत दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वेट्रेस अभी अभी सपने से जागी हो। उसने अपने से दूर मेहमानों की कई मेजों की ओर देखा और अपनी आवाज धीमी कर ली। मैं अपनी आवाज धीमी रखूंगा, मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं इसे गुप्त रखूंगा। कभी कभार दूसरों द्वारा खोजा जाना दिलचस्प था। वेट्रेस ने अधिक ध्यान से कुछ स्वादिष्ट व्यंजनों की सिफारिश की। जब झांग हान नीचे गया तो लिंजी और एक युवक पहली मंजिल पर एक खिड़की के पास चाय पी रहे थे और बातें कर रहे थे। लिंजी शायद किसी का इंतजार कर रहे थे क्योंकि वह समय समय पर दरवाजे की ओर देखते थे। हालांकि इंतजार करने के दौरान उसे एक जाना पहचाना चेहरा दिखाई दिया, जिसे देखकर वह हैरान रह गया। क्या भाई फी यहाँ है? उसके सामने बैठे ब्रश कटे आदमी ने नजरें घुमाई। मुझे लगता है कि मैं किसी पुराने परिचित को देख रहा हूँ। क्षमा करें, मैं जाऊंगा और देखूंगा, लिंग जी ने कहा, फिर उठकर दरवाजे के किनारे चली गई और शीशे में से पीछे एक आदमी और उसके सामने एक लड़की को देख रही थी। क्या वह झांग हान है? उसके साथ एक छोटी लड़की क्यों है? मुझे याद है कि डोंगहू ने एक बार कहा था कि उसने लियू फैंग के साथ अपनी आखिरी रेस के दौरान एक छोटी लड़की को झांग हान का पीछा करते देखा था। डोंगहू ने कहा कि छोटी लड़की बहुत नाजुक थी और वह झांग हान को डैडी कहती थी। क्या वह झांग हान की नाजायज बेटी है? दिलचस्प है, क्या वे दोनों मेरे सामने हैं? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे थे या नहीं। लिंजी ने जाकर देखने की योजना बनाई। लिंजी ने अपनी आंखें सिकोड़ ली, धक्का देकर दरवाजा खोला और दाहिनी ओर चले गए जहां बच्चे खेलते थे। लेकिन 4-5 कदम चलते ही उधर से आवाज आई, जी, आप कहाँ जा रहे हैं? लिंजी ने अपना सिर घुमाया और मुस्कुराए। भाई फी, मुझे लगा कि मैं किसी परिचित को देख रहा हूँ, इसलिए मैं देखने के लिए बाहर आया। लिंजी ने फिर आगे देखा और पाया कि पिता और बेटी भीड़ में गायब हो गए थे। उसने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, मुझसे गलती हुई। चलो पहले चलते हैं। कियाओ फेई, जो अकेले आई थी, ने रेस्तरां में प्रवेश कराया। भाई फी, खिड़की के पास बैठा ब्रश कट आदमी भी उसका स्वागत करने के लिए खड़ा हो गया। ठीक है, पहली मंजिल पर बहुत सारे लोग हैं, चलो दूसरी मंजिल पर चलते हैं, कियाओ फी ने कहा। बगल में मौजूद वेटर ने उन्हें दूसरी मंजिल तक पहुंचाया। दूसरी मंजिल पर लिंजी दाईं ओर चलते हुए अचानक रुक गए। भाई फी, अब मैं वास्तव में एक परिचित व्यक्ति को देखता हूँ। आपके परिचित पूरे शांगजिंग शहर में हैं। इसमें अजीब बात क्या है? कियाओ फी ने मुस्कुराते हुए कहा। दरअसल वह इस बात का मजाक उड़ा रहा था कि हालांकि लिंजी के कई दोस्त थे, लेकिन उनमें से कुछ ही उसे मदद की पेशकश कर सकते थे। लिंजी ने अजीब तरीके से अपना सिर खुजाया। लेकिन इस बार कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसमें आपकी रुचि हो। कौन? कियाओ फी ने लापरवाही से पूछा। लिंजी ने बाईं ओर की खिड़की को ध्यान से देखते हुए अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ ली, जहां उन्होंने झाओ फैंग और जुओ फी को देखा। आखिरकार उसकी नजर लंबे बालों वाली सुंदरता पर पड़ी। फिर वह झुका और कियाओ फी के कान में फुसफुसाया, वह जियान लगती है। उसकी। कियाओ फी की आंखें चमक उठी। वह खूबसूरत सितारा, मैंने उसके बारे में पहले सुना था। कियाओ फी ने ये नाम 1 या 2 महीने पहले ही सुना था, लेकिन वह भूल गया कि उन्हें ये खबर किसने सुनाई थी। कियाओ फी थोड़ा परेशान महसूस कर रही थी और उसे उस दिन बहुत अधिक शराब पीने का पछतावा हुआ। लेकिन कियाओ फी किसी और चीज को लेकर अधिक चिंतित थी। उसकी आंखें चमक उठी और उसने पूछा, क्या तुम्हें यकीन है? चलो चलकर देख लें, लिंग जी ने मुस्कुराते हुए कहा। चल दर। कियाओ फी ने उस मेज तक जाने का रास्ता दिखाया। जब वह करीब आया तो वह स्वाभाविक रूप से धीमा हो गया, जबकि लिंग जी आगे बढ़ गई। उनके बगल में ब्रश कट वाला आदमी भ्रमित था। आप क्या कर रहे हो? ओह, क्या संयोग है, आपसे यहाँ मिलकर खुशी हुई। जब लिंग जी ने झाओ फैंग को देखा तो वह मुस्कुराए और नमस्ते कहा। उनका व्यवहार सुरुचिपूर्ण था, मानो झाओ फैंग वास्तव में उनके पुराने दोस्त थे। कोई नहीं जानता था कि कैसे झाओ फैंग ने लिंग जी को कॉलर से उठाया और उससे पूछा कि क्या वह उस दिन हार स्वीकार करेगा। ये लिंग जी के दिमाग में एक छोटा सा कांटा था। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? झाओ फैंग ने भौहें चढ़ा दी और बेरहमी से जवाब दिया।
उनके शब्दों ने उपस्थित अन्य लोगों का ध्यान आकर्षित किया। झांग ली, झू फी, वांग जानपिंग और प्रशिक्षक लियू सभी ने लिन जी को देखा। झू फी को पता था कि क्या हो रहा है, इसलिए उसकी निगाहें बहुत अमित्र थीं। जाहिर है, ये लोग उन्हें धमकाने के लिए यहाँ आए थे, लेकिन वे नहीं जानते थे कि वे वांग जानपिंग, वांग जानजोंग, वांग मिंग, झाओ फैंग, प्रशिक्षक लियू, जू योंग, लेंग यू और लेई तियानान का सामना कर रहे थे। वे 8 मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर थे। आप तीनों क्या करना चाहते हैं? झू फी चुपचाप हंसने से खुद को नहीं रोक सका। लिन जी ने झू फी की तिरस्कारपूर्ण निगाहों को नजरअंदाज कर दिया और झाओ फैंग के शब्दों का जवाब नहीं दिया। इसके बजाय वह जियान की ओर देखने के लिए थोड़ा झुका और विनम्रता से कहा, आप कैसी हैं, मिस जी? हमें पिछली बार मिले हुए 6 महीने हो गए हैं और मिस जी हमेशा की तरह खूबसूरत हैं। जैसे ही वह बोला, लिन जी ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया। हालांकि जियान ने न तो उनकी बातों का जवाब दिया और न ही उनसे हाथ मिलाया। वह शर्मनाक था। मिस जी, लिन जी नाराज थे लेकिन फिर भी मुस्कुराते रहे। मुझे शर्म आती है कि पिछली बार मैंने मिस जेड के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। ऐसा कुछ बेहद खास कारणों से भी था। खैर, मैं माफी के रूप में आपके भोजन का भुगतान करूंगा और शाम को आप सभी के लिए एक विशेष माफी रात्रिभोज का आयोजन करने जा रहा हूं। इसके साथ ही लिन जी ने मेज पर बैठे सभी लोगों पर नजर डाली और पाया कि वे सभी उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वह मूर्ख हो। लिन जी को और भी अधिक शर्मिंदगी महसूस हुई। धिक्कार है, मैं अब वह भाई लिन नहीं हूं जिससे आप परिचित थे। अब मैं कियाओफी का अनुयायी हूं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे नीची दृष्टि से देखने की? लिन जी को ऐसा लगा मानो कोई जोकर प्रदर्शन कर रहा हो। जैसे ही लिन जी आगे बढ़ना चाहती थी, झाओ फैंग धीरे से खड़े हो गए। जब लिन जी ने ये देखा तो वह अवचेतन रूप से आधा कदम पीछे हट गया और अपनी ही कायरता पर क्रोधित हो गया। हाहा, कियाओफी ने झाओ फैंग पर नजर डाली, फिर आगे बढ़ी, जियान का सामना करने के लिए दाएं मुड़ी, इच्छानुसार अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और कहा, हेलो मिस जी। मैं कियाओ परिवार से कियाओफी हूँ। मैंने मिस जी की सुंदरता के बारे में लंबे समय से सुना है। मुझे मिस जी से अधिक होने की उम्मीद नहीं थी। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करता, उसे किसी ने जोर से धक्का दिया और उसके शरीर का ऊपरी हिस्सा बगल में गिर गया। यदि वह ब्रश कटे हुए आदमी से नहीं टकराता तो वह बुरी तरह घायल हो जाता। कियाओ फेई का चेहरा काला पड़ गया। हालांकि झाओ फैंग ने उसे वापस लड़ने का कोई मौका नहीं दिया। झाओ फैंग ने कियाओफी की ओर देखा और अपना हाथ बढ़ाया। हालांकि ऐसा लग रहा था कि उसने कियाओफी की गर्दन के चारों ओर अपनी बाहें डाल दी थी, लेकिन वास्तव में उसने कियाओफी के गले को अपनी कोहनी से पकड़ लिया था और लगभग उसका दम घोंट दिया था। लिन जी यह सोचकर कांप रही थी कि उसे कैसे दंडित किया गया था, लेकिन अगले ही पल उसे अपनी गर्दन भी किसी की बांह से घिरी हुई महसूस हुई और उसे घुटन का एहसास हुआ। ये वह आदमी था जो किनारे पर बैठा था और तुच्छ दिख रहा था। वह प्रशिक्षक लियू थे। लिन जी और ब्रश कट वाले आदमी के चारों ओर अपनी दोनों बाहें रखते हुए प्रशिक्षक लियू ने वेटर को देखकर स्नेहपूर्वक मुस्कुराया और फिर झाओ फैंग को अपने साथ आगे बढ़ने का इशारा किया। हम दोस्त हैं, प्रशिक्षक लियू ने समझाया। वेट्रेस की चकित निगाहों के बीच वे बाथरूम में चले गए, दरवाजा बंद कर दिया और तभी अंदर से दबी दबी सी आवाज आई। 1 मिनट से भी कम समय के बाद प्रशिक्षक लियू और झाओ फैंग शांति से बाहर आए। तीनों लोगों को बाथरूम से बाहर आने में 5 मिनट और बाकी थे। जब वे अंदर गए तो अच्छे कपड़े पहने हुए थे, लेकिन बाहर आने पर मैले कुचले और पीले पड़ गए। लेकिन उन्हें चोट नहीं लगी, जैसे कि वे अभी बाथरूम में पानी के लिए लड़ाई कर रहे हों। बाहर आते ही उन्होंने सिर झुकाया, शरीर पर दर्द सहा और तेजी से बाहर भागे। वे तीनों शर्मिंदा और क्रोधित थे। सौभाग्य से उनके चेहरे पर कोई मार नहीं पड़ी, अन्यथा वे और भी अधिक शर्मिंदा होते। वे नहीं जानते थे कि झाओ फैंग और प्रशिक्षक लियू झांग हान के लिए अपना चेहरा छोड़ना चाहते थे। झांग ली को अपने दोस्तों को झांग हान की कहानी बताना पसंद था जब वह छोटा था, इसलिए वे एक दूसरे को जानते थे। लिन जी ने झाओ फैंग को भी देखा था और उन्हें पता था कि वह लड़ने में अच्छा है। लेकिन लिन जी ने यह भी नहीं सोचा कि वे इतने लापरवाह थे कि कियाओफी की पहचान को ध्यान में रखे बिना उन्हें पीट दिया। अगर तुम मरना चाहते हो तो निर्दयी होने के लिए मुझे दोष मत दो। हालांकि लिन जी दर्द में थे, लेकिन वह बहुत उत्साहित थे। कियाओफी शांगजिंग शहर में सबसे प्रसिद्ध युवा मास्टर थे और यहाँ तक कि लिन जी ने भी उन्हें उकसाने की हिम्मत नहीं की। क्या कियाओफी इन लोगों को पीटने के बाद जाने देगी? यह असंभव था। लिन जी का मानना था कि कियाओफी हार नहीं मानेगी। कियाओफी की आदत के अनुसार वह निश्चित रूप से जियान सहित यहाँ के सभी लोगों को मार डालेगा। सौंदर्य निर्दोष था, लेकिन ये पाप का स्रोत हो सकता है। लिन जी और ब्रश कट आदमी कियाओफी के पीछे पीछे आउटडोर पार्किंग स्थल तक गए। धिक्कार है, कियाओफी ने फरारी को लात मारी जिसकी कीमत उसके सामने लगभग 10 मिलियन युआन थी और बोनट को अवतल बना दिया। उसे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी क्योंकि यह उसकी कार नहीं थी। ये ब्रश कट आदमी की कार थी, जबकि कियाओफी की कार ज्यादा दूर नहीं थी। ब्रश कट वाले आदमी को कोई परवाह नहीं थी, न केवल इसलिए कि थोड़ी क्षति से कोई फर्क नहीं पड़ता था, बल्कि इसलिए भी क्योंकि वह इतना क्रोधित था कि उसे अन्य चीजों की परवाह नहीं थी। उसने अपनी आस्तीनें ऊपर उठाई और चिल्लाया, बहुत सारी चोटें हैं। वे 2 लोग बहुत निर्दयी हैं। मैं उन्हें मारने के लिए कोई ढूंढ लूंगा। जैसे ही उसने बात की, उसने फोन करने के लिए अपनी जेब से सेल फोन निकाला। भाड़ में जाओ। उसके सामने गाली गलौज शुरू हो गई, तभी उसने कियाओफी को गुस्से से अपनी ओर देखते हुए देखा। ब्रश कटे हुए आदमी को झटका लगा और उसने अपना मोबाइल फोन वापस ले लिया। ये करने की आपकी बारी नहीं है, लिन जी ने गुस्से में कहा और फिर कियाओफी की ओर देखा। मेरे 2 अंगरक्षक पास में हैं, क्या मैं उन्हें बुलाऊं? ये पता लगाने के बाद कि उनका स्थान कहाँ है, उन्हें दंडित करना आपके लिए अधिक सुविधाजनक होगा। ठीक है, कियाओफी ने सिर हिलाया, रेस्तरां की दूसरी मंजिल की दिशा में उदासीनता से देखा और फिर चली गई। वे काफी भाग्यशाली थे कि झांग हान से नहीं टकराए। यदि होते तो शायद स्थिति वैसी न होती। झांग हान और मिंग मैंग एक बड़ी इलेक्ट्रॉनिक कार चला रहे थे जो एक पहिया पालने के आकार की थी। झांग हान ने मिंग मैंग के साथ चौक पर धीरे धीरे आगे बढ़ने के लिए कार को नियंत्रित किया। पापा बाएं मुड़ें, पापा दाएं मुड़ें। 2 राउंड की ड्राइविंग के बाद झांग हान मिंग मैंग के साथ नीचे आया और कई अन्य खिलौनों के साथ खेला। आधा घंटा जल्दी ही बीत गया। अगर जियान ने उन्हें नहीं बुलाया होता तो वे लंबे समय तक वहां खेलते रहते। झांग हान के अपनी सीट पर लौटने के बाद सभी ने शानदार रात्रिभोज का आनंद लेना शुरू कर दिया। इस दौरान किसी ने भी लिन जी के बारे में कुछ नहीं कहा। मिंग मैंग को भुनी हुई बत्तख पसंद थी, लेकिन वह जल्द ही यहाँ की स्वादिष्ट झींगा गेंदों से आकर्षित हो गई और उनमें से कई को खा लिया। रात के खाने के बाद उन्होंने कुछ मिनट आराम किया और अपनी कारों में डोनफेंग होटल के लिए रवाना हो गए। रास्ते में झाओ फैंग का ईयरफोन जल उठा। उसने ओह ध्वनि निकाली और रियरव्यू मिरर में देखा।
उसके बगल में एक सफेद कैडिलैक धीरे धीरे चल रही थी। मास्टर, लिंजी अभी कियाओफी और एक अन्य व्यक्ति के साथ यहाँ आए थे। उन्हें मैंने और प्रशिक्षक लियू ने पीटा था, इसलिए उन्होंने हमारे पीछे आने के लिए किसी को भेजा। झाओ फैंग ने जो कुछ हुआ था उसका संक्षिप्त विवरण दिया। अच्छा ऐसा है। झांग हान ने अपनी आत्मा की शक्ति से उस कार की जांच की और उसके अंदर लगभग 30 वर्ष का एक व्यक्ति पाया। वह आदमी जो इनवर्ट स्ट्रेंथ स्टेज पर था, उनका पीछा करते हुए किसी को उनका रास्ता बता रहा था। हाईवे इंटरचेंज से गुजरते समय झांग हान ने अपनी दाहिनी उंगली को थोड़ा हिलाया। उनके पीछे चल रही कैडिलैक को धीरे धीरे ऊपर उठाया गया। अब वे 20 मीटर ऊंचे पुल पर गाड़ी चला रहे थे। एक बार जब कार रेलिंग पर गिर गई तो इनवर्ट स्ट्रेंथ मार्शल आर्टिस्ट को बहुत नुकसान होगा और यहाँ तक कि उसकी मौत भी हो जाएगी। कार में बैठा व्यक्ति अभी भी फोन पर बात कर रहा था और उसे कार तैरती हुई महसूस नहीं हुई। हालांकि थोड़ी देर बाद झांग हान ने अपनी उंगली वापस ले ली। उनके पीछे की कार आसानी से उतर गई। गाड़ी चला रहे आदमी को इस समय तक कुछ भी असामान्य नहीं लगा। कार इतनी धीमी क्यों है? उसने सोचा कि यह कार की समस्या है। उसे नहीं पता था कि वह लगभग मर चुका था। उन्होंने कार्य सफलतापूर्वक पूरा किया। जब झांग हान अपने कमरे में लौटा तो शाम के 7 बज चुके थे और पूरी तरह से अंधेरा था। जबकि जी यान और मिंग मैंग दोनों ने पायजामा पहन लिया, झांग हान ने अपने कपड़े नहीं बदले क्योंकि वह आमतौर पर सोते समय केवल बॉक्सर पहनता था। शांगजिंग में उनका कार्य पूरा हो गया था, लेकिन झांग हान झांग परिवार को दी गई 3 दिन की समय सीमा का इंतजार कर रहे थे, इसलिए उन्हें 3 दिनों के लिए शांगजिंग में रहना पड़ा। उन्होंने इस अवसर का लाभ उठाकर यात्रा करने की योजना बनाई। जी यान बिस्तर पर आराम से लेटी हुई थी और लगातार अपने मोबाइल फोन पर यात्रा गाइड देख रही थी। मिंग मैंग उसके पास बैठ गई और खुशी से कुछ मुलायम खिलौनों से खेलने लगी। हम कल कहाँ जाएंगे? जी यान ने बहुत देर तक व्यर्थ खोज की, इसलिए उसने झांग हान से पूछा। मिंग मैंग की आंखें चमक उठी। आप कहाँ जाना चाहते हैं? झांग हान ने मिंग मैंग को खुश करने के लिए अजीब आवाज में उससे पूछा। हालांकि उसकी जेब में रखा सेल फोन अचानक बज उठा। यह एक स्थानीय नंबर था और नंबर भाग्यशाली थे। झांग हान को पता था कि यह लिंग जी का नंबर था। लिंग जी ने एक बार जियान के मोबाइल फोन एड्रेस बुक से झांग हान का फोन नंबर लिया और फिर अपने मोबाइल फोन से झांग हान को कॉल किया। इसलिए झांग हान ने अपना नंबर ध्यान में रखा। कल के लिए अपने गंतव्य के बारे में सोचें। मैं ये कॉल लूंगा, झांग हान ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर बेडरूम से बाहर चला गया, लिविंग रूम में सोफे पर बैठ गया और फोन का जवाब दिया। नमस्ते झांग हान, बहुत दिनों से नहीं देखा। आपको मेरी आवाज से परिचित होना चाहिए, है ना? आप क्या चाहते हैं? झांग हान ने लापरवाही से अंगूर खाया और सोफे पर झुक गया। कल शाम 7 बजे हंता एंटरटेनमेंट क्लब की 6ठी मंजिल पर एक पार्टी होगी। मैंने लियू फैंग और झांग चेन से सुना कि आप शांगजिंग में वापस आ गए हैं और मैं आपसे मिलना चाहता हूं, मेरे पुराने दोस्त। आप मुझे ठुकरा तो नहीं देंगे, है ना? मैंने तुमसे कब वादा किया था? झांग हान हंसे। लिंजी मुस्कुराई और फिर बोली, मैंने डोंगहू, मासनमन और लियू युन जैसे कुछ अन्य दोस्तों को भी आमंत्रित किया। ओह, वैसे वहां कोई आपको आश्चर्यचकित कर देगा। मैं आपको ईमानदारी से आमंत्रित कर रहा हूं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मुझे मना कर देते हैं। झांग हान थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ क्योंकि वह लिंजी द्वारा बताए गए नामों से परिचित था और उसने उन्हें सबक सिखाने के लिए पार्टी में जाने की योजना बनाई थी। ठीक है, मैं कल समय पर वहां पहुंच जाऊंगा, झांग हान ने लापरवाही से उत्तर दिया और फोन रख दिया।